हेलो हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्कारम 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 नमस्कार 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 गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। सब बढ़िया? हाँ जी सर, सब बढ़िया। चंगा जी, बढ़िया रहने दो सर। नहीं बढ़िया? क्यों बोलो नो सर? सर गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। देखो एटीट्यूड तो हमारा सब बढ़िया होना चाहिए ना, समझ में आया कि नहीं? योर एटीट्यूड शुड ऑलवेज बी लाइक सब बढ़िया है। हो ना रहा हो बात अलग है, समझ नहीं। यहाँ गुजरात में होगे कैम छो मजा में कितना भी दुखी होगा बंदा क्या कहेगा मजा में, मतलब आई मीन मजा है सर, आई मीन हैप्पी सर। सो गुजरात किसी को पूछो कैम छो मजा में, अरे वो दुख में बेचारा दुखी वो लेटा हुआ है, बुखार आया हुआ है। 20 को तो क्लास चलेगा अपना सर, ठीक है, समझे कि नहीं? अब आप कह रहे हो कि 20 को आप देख लीजिएगा, 20 को तो रेगुलर ही क्लास रहेगा सर। रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा बाद में तो सर, और क्या बताया। रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, दिक्कत नहीं होगी ज़्यादा कुछ ना, मतलब आप देखिए कि एक ही दिन का है ना, तो इट वोंट मेक मच ऑफ अ प्रॉब्लम। खैर चलिए अपन आते हैं वापस एंड शुरू करते हैं वो क्या कहते हैं अपने अकबर भाई साहब को। और अकबर की कल हमने पॉलिटिकल एक्सपेंशन देख ली थी। एक्चुअली पॉलिटिकल एक्सपेंशन से सवाल ज़्यादातर नहीं पूछे गए हैं। सो यूपीएससी हैज नॉट आस्क्ड मच क्वेश्चंस विद रिस्पेक्ट टू द पॉलिटिकल डेवलपमेंट। यूपीएससी हैज आस्क्ड विद रिस्पेक्ट टू पॉलिसीज ऑफ द स्टेट, है ना, जैसे राजपूत पॉलिसी थी। तो राजपूत पॉलिसी तो हमने देख लिया है, और राजपूत पॉलिसी में आपको कंपटीटिव सवाल दो ही राजा के आते हैं सर, ओके। तो एक अकबर का आएगा और दूसरा जो आएगा वो आपका औरंगजेब का आएगा सर, ठीक है। तो ऑलवेज रिमेंबर कि वेरेवर द क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड, द क्वेश्चंस विल बी विद रिस्पेक्ट टू द राजपूत पॉलिसी ऑफ अकबर एंड राजपूत पॉलिसी ऑफ औरंगजेब। औरंगजेब में आएंगे तो फिर से अकबर को रिवाइज कर लेंगे कि व्हाट वर द सिमिलरिटीज एंड व्हाट वाज द डिफरेंस एज वेल सर, ठीक है, समझे। इनफैक्ट अकबर के ऊपर से एक सवाल आ सकता है कि ही इज द फाउंडर ऑफ द मुगल एम्पायर सर, ठीक है, rather than बाबर। व्हाई दिस क्वेश्चन इज वेरी लाइक नो प्रोमिनेंट एंड इसके पीछे की लेगेसी क्या है ना, कि भाई बाबर को मुगल एम्पायर के फाउंडर के रूप में नहीं कंसीडर कर दिया जाता है, और अकबर को कंसीडर किया गया है। थोड़ा उसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं सर, ठीक है, और उसके बाद फिर आगे कंटिन्यू करेंगे अकबर की और पॉलिसीज को लेकर, धार्मिक पॉलिसी को लेकर। तो राजपूत पॉलिसी तो आपको क्लियर है ना सर, यू आर क्लियर अबाउट द राजपूत पॉलिसी सर, ठीक है, कि व्हाट ही बेसिकली इंटेंडेड टू डू विद राजपूत एंड बेसिकली इट हेल्प्ड अकबर इन द ओवरऑल एक्सपेंशन। देखिए इसकी इंप्लीकेशन एक ही आएगी, इससे मुगल एम्पायर का फाउंडेशन हुआ है, इससे एक्सपेंशन हुआ है सर, ओके, समझे। सो बाय डूइंग मैट्रिमोनियल अलायंसेस विद द राजपूts, इन्वॉल्विंग देम इन द एडमिनिस्ट्रेशन, इन मनसबदारी सिस्टम, also making sure that he will be going for religious tolerant views as well. So that is one of the reasons you will find कि the jizya was abolished, the pilgrimage tax जो उस पीरियड में यात्रियों के ऊपर कर लगाया जाता था वो थोड़ा बहुत अबॉलिश करने की कोशिश की गई है। रिकंसिलिएशन हुआ है हिंदू मुस्लिम्स के बीच में सर, ठीक है। एंड वी विल फाइंड कि इनकी मदद से ही अकबर वाज एबल टू लाइक नो विन ओवर डेक्कन, ही वाज एबल टू विन ओवर बंगाल, ही वाज एबल टू विन ओवर अप टिल द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री एज वेल सर, ठीक है। तो ही मैरिड मल्टीपल किंगडम्स, उसने एक से ज्यादा किंगडम्स के साथ शादी की है सर, दिसंबर के अंदर किया था उसने, बीकानेर के साथ मैट्रिमोनियल रिलेशंस बनाए थे उसने, जैसलमेर के साथ बनाए थे सर, ठीक है। तो इससे वी विल फाइंड कि उसने काफी सारे शासकों के साथ अच्छे रिलेशंस बनाए सर, ओके। इसमें आखिर में एक ये भी लिखेंगे कि इट वाज नॉट सक्सेसफुल सर, है ना, समझे, इन पर्टिकुलर स्टेट दैट इज द स्टेट ऑफ मेवाड़ सर, ओके। मेवाड़ कंटिन्यू टू रेजिस्ट द अकबर्स राजपूत पॉलिसी इन वन और द अदर वेज एंड दिस लेड टू द कॉन्फ्लिक्ट्स, ओके। दिस कॉन्फ्लिक्ट कैन बी सीन विद रिस्पेक्ट टू टू वॉर्स, वन इन 1568 दैट इज द सीज ऑफ चित्तौड़ एंड द सेकंड इज 1576 द बैटल ऑफ हल्दीघाटी सर, ओके। तो सेकंड जो आएगी वो हल्दीघाटी के पॉइंट ऑफ से लिखेंगे। अल्टीमेटली द राजपूत पॉलिसी प्रूव्ड सक्सेसफुल इन वन वे that the Rajput prince was deputed, Mansingh was deputed to fight against Rana, and this led to, we can say, the solidification of Mughal Rajput alliances as well, and also the objective of the Rajput policy about the division of the Rajput confederacy also got successful, ठीक है। So the policy had dual implications, है ना, समझे। The confederacy of the breaking down of the Rajput confederacy, that was very much needed and successful for the stability and the growth of the Mughal empire, ठीक है, समझे। And simultaneously we will see that it helped in the expansion, consolidation and conquest of the Mughal empire as well, है ना, तीनों में हेल्प किया राजपूतों ने। आखिर में कंक्लूजन ये लिखेंगे, this continued the policy was continued by the later kings. This included in the period of Jahangir and Shah Jahan. The undoing of this policy proved very fatal for Aurangzeb and this led to the downfall of Mughal empire, ठीक है, समझे। तो ये 7-8 पॉइंट आपके याद आने चाहिए। इसमें एनेक्सेशन नहीं करना वो भी पता होना चाहिए, मैंने आपको बता दिया था कि व्हाई अकबर डिड नॉट एनेक्टेड द राजपूत स्टेट्स, ओके, समझे। और साथ ही साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि अकबर जो था वो इंटरफियरेंस करता था, ऐसा नहीं करता था अंडर द राजपूत पॉलिसी ओनली, बट वो खाली सक्सेशन के अंदर इंटरफियर करता था, डे टू डे में नहीं करता था। लिखने के लिए तो ये भी लिखा गया था कि वो सक्सेशन में भी ज्यादा इंटरफियर नहीं करता था, बट करता था, ठीक है। जब पीके की बात आती थी सर, समझे, मतलब जो राज्याभिषेक होता है, जो राजपोशी होती है शासकों की, उसमें जरूर से अकबर का सी इनडायरेक्टली रहा करता था, ओके। अब आप समझने की कोशिश करिए तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम अकबर की ये जो राजपूत पॉलिसी है, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से आप अफगानों को देखोगे तो क्या पॉलिसी थी सर, अब आया तो नहीं है पर मुझे लगता भी नहीं है कि अफगानों से आएगा, ठीक है। तो वी विल फाइंड कि अफगान पॉलिसी ऑफ अकबर एंड राजपूत पॉलिसी ऑफ अकबर वाज वेरी डिफरेंट, ओके। अफगान आल्सो रेबेल्ड अगेंस्ट अकबर, है ना, हमने पढ़ा था कल की क्लास में, अफगानों ने विद्रोह किया, बगावत की है, बाबर के समय से चालू, हुमायूं के समय से चालू है, और राजपूतों ने भी बाबर और हुमायूं के समय पे भी उनके सामने बगावत की थी। तो व्हाई दिस कोलैबोरेशन, है ना, समझे, ठीक है, ओके, कि ऐसा तो क्या हो गया था कि द पॉलिसीज ऑफ अकबर टुवर्ड्स द राजपूट्स वाज क्वाइट रिकंसिलिएटरी इन नेचर, काइंड ऑफ अकोमोडेटिव एंड इन्वॉल्विंग एंड मेकिंग देम लाइक नो कंटिन्यूएशन सबऑर्डिनेट करने के बाद। बट उसके बाद वी विल फाइंड कि जब अफगानों की बात आई तो अकबर की पॉलिसी ऐसी क्यों रही सर, समझे, ठीक है, ओके। तो आपको द कॉन्क्वेस्ट ऑफ मुगल एम्पायर की जो बात आएगी ना सर, ओके, और द फाउंडेशन ऑफ मुगल एम्पायर की बात आएगी, ये फाउंडेशन मूलतः से दो पॉलिसीज के द्वारा हुआ ना सर, ओके। एक वो राजपूत पॉलिसी जिसके बारे में हमने देखा, दूसरी वी विल फाइंड कि अकबर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही हम लोग के लिए जरूरी हो जाता है, वो है आपकी अफगान पॉलिसी सर, ठीक है। अब नाउ द क्वेश्चन कम्स, व्हाई दिस कोलैबोरेशन एंड व्हाई अकबर वांटेड टू हैव अ वेरी सेपरेट पॉलिसी फॉर द अफगान्स, ओके। अब देखिए इनके लिए तो हमने सकारात्मक बातें लिखी है सर, ओके। अफगान्स में देखोगे तो आपको इस प्रकार की बातें कोई देखने को मिलेगी नहीं। एक ही एक्सेप्शन था, वो था बस बहादुर। बस बहादुर जो था वो अफगान ओरिजिन था, मतलब, है ना, तुर्को अफगान लिनियज से मोस्ट ऑफ। तो बस बहादुर वाज द ओनली पर्सन हु वाज सबऑर्डिनेटेड बाय द अकबर एंड ही वाज अलाउड टू कंटिन्यू एज अ वसाल। उसके सिवाय आप देखने की कोशिश करोगे तो ओवरऑल जितने भी अफगान्स थे सर, ठीक है ना, उन सबको अकबर ने एक-एक करके खत्म कर दिया सर, ठीक है, ओके। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट सर, व्हाई, है ना, ये सब क्यों हुआ सर, समझे नहीं, व्हाई ही वाज सो स्टिफ, है ना, व्हाई ही वाज सो रिजिड, है ना, क्या कारण है उसके पीछे, बताओ सर, बताओ, कुछ तो बताओ सर, है ना, कहां गए, जिंदा हो कि मर गए सब के सब, कमेंट नहीं आ रहा है, चल रहा है कि नहीं चल रहा है, अनुभव सर, ओके। किसी ने लिखा है सेव सा, है ना, लॉयल हिस्ट्री, और क्या लिखा है सर, गेटिंग अबाउट, ओके, समझे नहीं समझे, दे वर नॉट एज लॉयल, है ना, हिस्ट्री का शेयर वैसा रहा है सर, गेटिंग अबाउट, ओके। तो देखिए 2-3 कारण थे सर। देखो अफगानों में एक ही एक्सेप्शन था। एक्सेप्शन के अंतर्गत जो रूलर्स हुआ करते थे, रूलर्स के अंतर्गत हमें ये चीज़ देखने को मिलती है कि बस बहादुर को छोड़ के, है ना, द रूलर्स ऑफ मालवा, ऑल द अफगान स्टेट्स वर एन एक्सेप्शन, समथिंग ओके। तो ज्यादातर स्टेट्स आपको बिहार के मिलेंगे, बंगाल की तरफ से मिलेंगे, उन सब पे एनेक्सेशन कर दिया जाता है। उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, ठीक है। देखिए उसने राजपूतों के प्रति जिस प्रकार का नो एनेक्सेशन पॉलिसी अपनाया था, वो एनेक्सेशन पॉलिसी अफगानों के प्रति नहीं अपनाएगा, ठीक है। सैकड़ों कारण थे इसके पीछे, एक हिस्टोरिकल एविडेंसेस हमारे पास है सर, ठीक है। और अकबर इतिहास जानता था, उसने थोड़ा बहुत जीएस पेपर 1 पढ़ के गया था और ऑप्शन भी पढ़ा होगा उस पीरियड के अंदर। तो वी विल सी कि उसको लिखना तो नहीं आता था, बट देन वी विल फाइंड कि लोगों ने उसको सुनाया होगा कि देखो अफगानों से बच के रहना, क्योंकि उनके ऊपर तुम ट्रस्ट नहीं कर सकते सर। देखो हुमायूं ने शेर खान को ट्रस्ट किया था चुनार के अंदर सर, 1532 के अंदर,
एंड वी विल सी कि 1530 में हुमायूं ट्रस्टेड शेर खान और कहा कि भाई तू चुनाव में बैठना और इधर मत आना, ठीक है समझे। बट वी विल फाइंड कि शेर खान ने 3 साल में गाड़ी पलटा दी ना, 1537 तक आते तो बर्बाद कर दिया, ठीक है ओके। तो वी विल फाइंड कि द अफगान्स हिस्टोरिकली वर सीन एज रिबेलियन फोर्स, ओके। ये रिबेलियन और इनकी हिस्ट्री जिस तरह से रही है, इसके अंदर से इनकी लॉयल्टी का एक फैक्टर बहुत बड़ा निकल के आएगा, ठीक है समझे। इनफैक्ट शेर खान आल्सो वी विल फाइंड कि जब हम लोग इनके ऊपर ट्रस्ट की बात करेंगे, डिफेक्शन की बात करेंगे, तो हमें देखने को मिलता है कि ये पार्टी बदलता रहता था, ओके। तो शेर खान ने तो वी विल सी कि बाबर के साइड से भी पानीपत के दौरान में ट्रांजिशन में उधर की पार्टी में भी चला गया था। मैंने बताया था कि वो लोहानी से उसका राब्ता नहीं होता है, तो लॉयल्टी फैक्टर एक बहुत बड़ा था सर, ओके। दूसरी कहानी ये थी कि वंस द अफगान स्टार्टेड पोजेसिंग पावर सर, जैसे इनको सत्ता मिलती है ना सर, ओके, ये पावर का यूज करके फिर मुगलों से लड़ाई करते थे सर। देखिए पानीपत की दोनों लड़ाई जो है वो अफगानों के सेंटर की हुई थी सर, ठीक है। तो मुगल को बहुत पहले से ये चीज पता थी कि ये जितने भी अफगान है, ये अफगान मूलतः से यहाँ टिकने नहीं चाहिए सर, ठीक है, और शासक के रूप में बिल्कुल नहीं टिकने चाहिए। अकबर ने ज्यादा से ज्यादा क्या किया कि अफगान नोबिलिटी को इंक्लूड कर दिया था सर, ठीक है। अकबर की पॉलिसी में ऐसा नहीं था कि पूर्ण रूप से उसने अफगानिस्तान से आए हुए लोगों को डिस्कार्ड कर दिया है, बट सम ऑफ द नोबल्स वर इंक्लूडेड सर, ठीक है, समझ गए। ओके, सम नोबल्स का इंक्लूजन करने का मतलब क्या है कि उनको कहा गया कि देखो तुमको लॉयल्टी ब्रीच करनी पड़ेगी मंत्री के रूप में सर, है ना, और फिर उसके बाद मैं तुमको 2-3 जगह के ऊपर बैठा दूंगा सर, ओके। तो कंट्रोल मैनर के अंदर स्टेट कभी नहीं देना। देखो राजपूतों को उसने नोबिलिटी में भी इंक्लूड किया है और स्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंक्लूड किया। राजपूत पॉलिसी में दो धारी तलवार थी ना सर, ठीक है। तो इनके बेसिकली स्टेट्स की ऑटोनॉमी तो वैसे के वैसे ही रहने दी सर, है ना, और इनमें से बहुत लोगों को नोबिलिटी में लेके आ गया सर, ओके। अकबर वी विल सी कि राजपूतों के अंतर्गत ऐसा नहीं करेगा सर, बस बहादुर को मनसबदार बनाया सर, ओके, नोबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऐसा नहीं कहा कि तुम मारवाड़ फिर से रूल करना शुरू कर दो सर, क्योंकि इनको इतिहास पता है अकबर को सर, एंड ही नोज हिस्ट्री के जैसे अफगानों को मौका देते हैं ये चौका मारता है। शेर खान ने मारा है, वी विल फाइंड ओवर पीरियड ऑफ टाइम, इसके पहले सैकड़ों बार ये हो चुका था, बाबर के कार्यकाल में जब झगड़ा हुआ और ईस्टर्न इंडिया के अंदर बिहार से लेके बंगाल और यूपी वाले प्रदेश के अंदर बगावतें होती रही सर, ओके। तो वी विल फाइंड कि दैट इज आल्सो वन ऑफ द रीजंस, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। देखिए राजपूत वर नॉट इनवर्ड लुकिंग, बट राजपूत वेरी प्रैक्टिकल इन नेचर सर, ठीक है ना। सो दे रियलाइज दिस पार्ट कि द इंपीरियल फोर्स और द सोवरेन फोर्स दैट इज मुगल पावर सर, ठीक है। उनके सामने लड़ लड़ के क्या करेंगे सर, ना लड़ रहेंगे हमारी एनर्जी खत्म हो जाएगी सर, इट्स बेटर टू बी ट्रीटेड इन अ रिस्पेक्टफुल एंड डिग्निफाइड वे एज़ वेल। अफगान ट्रेडिशनली मैंने बताया कि वो मतलब क्या है, देखो राजपूतों के लिए भी लड़ना बहुत प्रोमिनेंट था, पर बेसिकली लड़ना स्पोर्ट्स के रूप में था। एंड वी विल आल्सो फाइंड कि ये जो प्रैक्टिसेस थी उसके अंदर धर्म युद्ध मतलब नीति नियम और सब कुछ होता था सर, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया मानसिंह ने मना कर दिया था कि मैं सेना को मैसेकर नहीं कर दूंगा, इवन हल्दी घाटी प्लेस, ओके। फिर मैसेकर हुआ बाद में हुआ, पर बाय दैट टाइम मानसिंह वाज एक्चुअली कॉल्ड बैक, ओके समझे। तो ये चीज राजपूतों के प्रति अकबर को भी पता थी कि यार ये बड़े मतलब है ना वैसे लोग हैं जो प्रोमिनेंटली चीजों को फॉलो करवाते हैं, और वी विल फाइंड कि एक बार जबान दे दी तो जबान के पक्के हैं सर, ठीक है समझ। बट वहां ये तो था नहीं अफगान पॉलिसी के अंदर, वो तो आज बोलेगा कल घूम जाएगा सर, समझे। क्योंकि ट्रेडिशनली उनका काम ही है लड़ाई करना, और बेसिकली कोई फॉरेन पावर नहीं रहा तो अंदर लड़ेंगे सर, ओके। ये हुआ ना हुमायूं को भगाने के बाद, पहले हुमायूं को भगाते वक्त मिलती कि अफगान एक हो गए थे सर, ओके। तो शेर खान ने जब उसको परसू करना शुरू किया तो बाकी सारे अफगान सरदारों ने शेर खान की मदद की। द मोमेंट हुमायूं लेफ्ट अवे दे स्टार्टेड फाइटिंग सर, गेटिंग ऑन, ओके। अमेरिका जैसा है समझ जाओ सर, ब्रिटेन जैसा है, सोवियत संघ जैसा है सर, ओके। 1979 में सोवियत संघ घुसा अफगानिस्तान में, सोवियत यूनियन सर, ओके। 89 में विड्रॉ कर दिया गोरबाचोव ने, निकलो यहाँ से तो मार पड़ गई है सर, ठीक है। उसके बाद 6-7 साल तक ये लोग लड़ते रहे सर, ठीक है। गेटिंग ऑन, ओके। सो दे कीप ऑन फाइटिंग ऑन देमसेल्व्स, ओके। मतलब मजा आती है इनको सर, समझे। अब उसको तुम कहोगे कि ये डेमोक्रेसी और बंदूक रख दो और बुलेट की जगह बैलेट यूज करो, उसको नहीं फर्क पड़ता, वो बाद में समझना, अभी टाइम 1000 साल लगेगा उसको, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट जनरेशन आएगी, थोड़ा बहुत सॉफ्ट पावर क्रिएट करेगी, तब जाके होगा, तब तक लड़ते रहो सर, अटैक करते रहो सर, तो विल सी दैट ट्रेडिशन है सर, समझ गए कि नहीं समझे। अब नहीं लड़ पाओगे तो वी विल कम टू नो कि ये ट्रेडिशन खत्म हो जाएगी सर, मतलब मान्यता वैसी है सर। तो अब आप कहाँ उनको बेसिकली है ना क्या कह सकते हैं कि मेनस्ट्रीम में लेके आ पाओगे सर। खैर, तो अकबर की अफगान पॉलिसी इसके लिए अलग हुआ करती है। याद रखिएगा ये कंपैरेटिव सवाल आ सकता है कि भाई व्हाई अकबर हैड सेलेक्टिव पॉलिसीज टू डिफरेंट किंगडम्स, एंड दिस डिफरेंट किंगडम्स हैड अ वेरी सिग्निफिकेंट इंपैक्ट ऑन अकबर्स लाइक पॉलिसी टुवर्ड्स देम सर, ओके। इसी कंटिन्यूएशन में हमें बेसिकली थोड़ी बहुत कहानी पता होनी चाहिए, वो है अकबर्स रिलीजियस पॉलिसी। एंड ये रिलीजियस पॉलिसीज के अंतर्गत हमें ये भी पता होना चाहिए कि अकबर की जो थॉट प्रोसेस थी वो कैसे चली, एंड फाइनली हमें ये भी देखना है कि अकबर की धर्म पॉलिसी के तहत उसने एम्पायर बिल्डिंग कैसे किया सर, ठीक है। तो इसमें 3 चीजें हम लोग देखेंगे सर, ठीक है। ट्राई टू सी 3 थिंग्स, ओके ना समझे। फर्स्ट इज अकबर्स पर्सनल रिलीजन, है ना समझे। सेकंडली दिन इलाही सर, है ना समझे। और इसके साथ-साथ उसकी वी विल कम टू नो कि जो डेवलपमेंट हुआ उसके सेंट्रिक कैसे स्टेजेस ऑफ स्टेप्स निकल के आए थे, वो भी आपको मिलेगा सर, ठीक है। द फ्यूडलिज्म वी हैव स्टडीड इन अर्ली मीडियम एंशिएंट साउंड ऑफ वी कैन से फ्यूडलिज्म लाइक यूरोप सर, ठीक है। देखो यूरोप जैसा तो भी प्रॉमिनेंट नहीं था, उसके पीछे का कारण है सर, ठीक है। यहाँ पे भी अभी भी सामने चल रहा है ना सर, ठीक है। आप समझने की कोशिश करें तो यूरोपियन सेंट्रिक फ्यूडलिज्म है वो कभी ये मॉडल इंडिया में लागू नहीं हुआ सर, ठीक है। एक्चुअली इंडिया हर एक रीजन अलग होता है, इंडिया नहीं मैं बता रहा हूँ सर, ठीक है। तो आप एक कंटेक्स्ट की थियरी दूसरे रीजन के अंदर नहीं ला सकते हो, क्योंकि टाइम एंड स्पेस डायमेंशन अलग हो जाता है ना हिस्ट्री का सर, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आपको सर, ओके। सो वी विल कम टू नो कि द प्रॉब्लम विद द फ्यूडलिज्म और द मॉडल ऑफ फ्यूडलिज्म और द थॉट प्रोसेस ऑफ फ्यूडलिज्म सर, ठीक है। जो जिस तरह से उन्होंने आइडेंटिफाई किया है वो पूरी सिस्टम ही अलग थी सर, है ना। ओके। अब देखिए थोड़ा आगे चलते हैं, एंड वी विल ट्राई टू सी दिस पार्ट अबाउट अकबर्स रिलीजियस पॉलिसीज। एंड रिलीजियस पॉलिसीज के अंतर्गत हमें देखना चाहिए कि उसकी धार्मिक नीति कैसे हुआ करती थी, इबादत खाने की क्या कहानी है, बाकी लोगों के साथ उसके कैसे संबंध हुआ करते थे सर, ठीक है समझे। तो एक नया पहले फ्लो चार्ट बना देते हैं, उसके बाद फिर अपना आगे चलेंगे सर, ठीक है। अब लिख लीजिए अकबर्स रिलीजियस पॉलिसी सर, ठीक है समझे। एंड विद रिस्पेक्ट टू अकबर्स रिलीजियस पॉलिसी वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हाउ द रिलीजियस पॉलिसी ऑफ अकबर एक्चुअली केम अप सर, ठीक है समझे। तो पहले तो हमको उसकी ओरिजिन पता होनी चाहिए, गेटिंग ऑन, ओके। ओरिजिन का मतलब है कि ये कैसे निकल के आया था सर, समझे, गेटिंग ऑन, ओके। दूसरी कहानी हमें ये भी पता होना चाहिए कि ओरिजिन में बाबर और हुमायूं दोनों को हम लोग थोड़ी बहुत जिक्र कर देंगे, पीछे हुमायूं लिखा हुआ है सर, इस तरह से आइडेंटिफाई कर दीजिएगा कि व्हाट आर द रिलीजियस पॉलिसीज सर, गेटिंग ऑन, ओके। दूसरी हिज व्यूज है ना समझे ऑन इस्लाम, गेटिंग ऑन, ओके। कि इस्लाम के अंदर उसके व्यू कैसे हुआ करते थे इनिशियली सर, गेटिंग ऑन, ओके। कि किस तरह से डेवलपमेंट हुआ ओवर पीरियड ऑफ टाइम उसकी हिंदूज के प्रति और बाकी सारी कम्युनिटीज के प्रति कैसे उसने स्टेप्स लिए हैं सर, ठीक है ना। उनको इंक्लूड करने के लिए सर, गेटिंग ऑन, ओके। स्टेप्स टेकन में एबोलिशन ऑफ जजिया हो गया हो, या आप समझने की कोशिश करिए कि स्टेप्स टेकन के पॉइंट ऑफ व्यू से पिलग्रिमेज टैक्स को खत्म करना हो, जॉब्स देने की प्रक्रिया होती हो सर, ठीक है समझे। तो वो भी कहानी कन्वर्जन की कहानी आपको मिलती है सर, ठीक है समझे। उसके बाद वी विल सी द स्टोरी ऑफ इबादत खाना सर, है ना। इबादत खाना का मतलब क्या है कि उसने एक संस्था बनाई थी, ये संस्था के अंतर्गत वो डिस्कशन करना चाहता था लोगों के साथ सर, ठीक है समझे। क्रिश्चियंस आए, पादरी आए, हिंदू आए सर, है ना, पारसी आए सर, है ना, इन सब के साथ उसने डिस्कशन किया, संवाद किया, चर्चा की सर, ठीक है समझे। ये इबादत खाने के अंदर जो डिबेट हुई सर, है ना, ये डिबेट के पॉइंट ऑफ व्यू से ही वी विल फाइंड कि एक संस्था बन गया, ये एक रिलीजन बन गया जिसका नाम है दिन इलाही सर, ठीक है। तो हम ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि ये क्या था दिन इलाही, किस तरह से निकल के आया और मूलतः से ये कैसे ट्रांसफॉर्म करता है अकबर को सर, ठीक है समझ गए, ओके। इन बिटवीन ये इबादत खाना और दिन इलाही के बीच में सर, है ना, अकबर ने एक डिक्री दी थी जिसका नाम है इनफॉलिबिलिटी डिक्री सर, ठीक है। इनफॉलिबिलिटी डिक्री को बेसिकली मसर के रूप में पहचानते हैं। मसर इसके लिए क्योंकि अकबर ने एक ऐसा ऑर्डर दिया था जिसको देख के लोगों को लग रहा था कि अकबर सेक्युलर बन गया है सर, ठीक है समझ गए, ओके। तो वी ट्राई टू सी दिस पार्ट एज़ वेल कि भाई अकबर बेसिकली सच में सेक्युलर बना था कि नहीं बना था, और बना था तो कैसे, बेसिकली उसकी implications रही थी, ठीक है समझे। तो स्टेट को बेसिकली कैसे सुप्रीम करता है, किस तरह से कार्य करता है, तो
इन सब के ऊपर बात करेंगे, है ना? तो ये 5-6 कीवर्ड्स हैं जिसके अंतर्गत हमें ये पता होना चाहिए कि हाउ इट ऑल स्टार्टेड सर, है ना? समझे? अब आप समझने की कोशिश करिए कि अकबर से पहले ही वी विल सी कि धार्मिक नीतियों की शुरुआत हो गई है सर, ठीक है? और अगर आप बाबर के कार्यकाल से देखोगे तो वी विल फाइंड कि बाबर वाज़ बेसिकली सुन्नी मुस्लिम सर, ओके? एंड बाबर की जो रिलीजियस पॉलिसीज़ हमने थोड़ी बहुत ओरिजिन के अंदर लिख सकते हैं कि ही हैड अ वेरी स्ट्रांग बिलीफ इन गॉड सर, ठीक है ना? समझे? उसके लिए तो हमें पता चलता है कि प्रेयर्स वर वेरी मच नेसेसरी एंड कांग्रीगेशनल मॉस्क वर बिल्ट बाय द स्टेट एंड द सुल्तान जस्ट टू लेजिटिमाइज हिज रूल एज़ वेल, और बेसिकली उसके थ्रू जो इस्लामिक रिचुअल्स थे और इस्लामिक बिलीफ सिस्टम थी वो बेसिकली हमको पता चलता है कि फॉलो करने की कोशिश भी करेगा। In fact, no doubt he was like no involved into intoxications and opium and other things, okay समझे? But many times he also took up the vow कि भाई आज के बाद मैं नहीं पिएगा सर, है ना? या मैं रहूँगा या पार्टी रहेगी। फिर उसने कहा कि नहीं, नहीं पार्टी खत्म हो जाएगी। फिर दूसरे दिन फिर उसने पकड़ ली थी, बात अलग है सर, क्या है? तो ये कहानी आपको इसके अंदर से देखने को मिलती है सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके? इनफैक्ट बाबर की फैमिली के ट्रांजिशन से ही हमको ये पता चलता है कि उसने शियाओं के साथ भी कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश किया था। इंटरेस्टिंग स्टोरी ये है कि बाबर उसकी मल्टीपल वाइफ्स थी। उनमें से एक वाइफ शिया हुआ करती थी जो हुमायूं की मदर थी सर, ठीक है समझे? तो यू विल फाइंड कि बाबर्स रिलीजियस पॉलिसी वाज बेस्ड ऑन अ मिक्सचर ऑफ शिया सुन्नी एंड सूफी आइडियोलॉजी एज़ वेल सर, ठीक है ना? तो खुद तो सुन्नी था सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके? वो एक सूफी संप्रदाय था जिसका नाम था नक्शबंदी संप्रदाय सर, ठीक है? नक्शबंदी सिलसिला कहते हैं उसको। ये सिलसिला के अंदर फॉलो करता था नक्शबंदियों के अंदर सर, ठीक है ना समझे? उसकी वाइफ बेसिकली अगर आप देखोगे तो शिया हुआ करती थी सर, ठीक है? वेरी इंपॉर्टेंट, ओके? एंड साइमल्टेनियसली हमें ये भी पता चलता है कि उसके कोर्ट में काफी सारे रिलीजियस स्कॉलर्स हुआ करते थे जिनके व्यूज को ऑर्थोडॉक्सी के साथ वो करेक्ट करने की कोशिश करता है। इनफैक्ट बाबर की रिलीजियस पॉलिसी में कहीं भी आपको इंक्लूसिविटी तो ऐसे नहीं देखने को मिल रही थी। इनफैक्ट उसने जिस प्रकार की जिहाद प्रोक्लेम की थी, उसने अपने आप को गाजी के रूप में कंसीडर किया था, तो उसकी धार्मिक पॉलिसी के अंदर आपको कभी इंक्लूसिविटी नहीं मिलती है सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके? एंड वी विल फाइंड कि इस तरह से इसकी शुरुआत हुई सर, है ना समझे? ओवर पीरियड ऑफ टाइम विल सी कि हुमायूं आया। अब हुमायूं तक आते-आते इनका दर्शन बदल गया सर, ठीक है ना समझे? क्यों दर्शन बदला? क्योंकि हमें पता चलता है कि हुमायूं जो है वो इनिशियली तो बाबर की पॉलिसी को ही फॉलो करेगा सर, ठीक है ना समझे? ये बेसिकली फादर की रिलीजियस सेक्ट सुन्नी को मानता था, बट देन ही हैड टू एक्सेप्ट द शिया इस्लाम एज़ वेल सर, वेरी इंपॉर्टेंट, क्यों? क्योंकि हमें पता चलता है कि ये ईरान चला गया था, ईरान के शासक ने भी उसको शिया की तरफ लेके आया। दूसरी कहानी हमको ये भी पता चलता है कि ये आपका क्या नाम, बैरम खान भी उसको शिया इस्लाम की तरफ लेके जाएगा, तो उसकी बेसिकली पॉलिसीज़ जो है वो थोड़ी बहुत बदल जाती है सर, ठीक है, ओके? इनफैक्ट हुमायूं एक दौर के ऊपर ऐसा आया था बिकॉज़ दे यूज्ड टू सीक एडवाइस ऑफ द पीर्स एंड द मौलवीज़ एट दैट टाइम सर, है ना? तो वो खुद भी सोच रहा था कि मैं स्पिरिचुअलिज़्म की तरफ चला जाऊँ सर, वेरी इंपॉर्टेंट, तो इस तरह से हमें पता चलता है कि हुमायूं जो था बिकॉज़ ही वाज़ इन कॉन्फ्लिक्ट, तो इसके समय के दौरान हमें ये पता चला कि रिलीजियस पॉलिसीज़ के अंदर तो ज़्यादा कुछ नई चीज़ें नहीं लेके आ पाएगा सर, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके? एंड वी विल फाइंड कि बट इसके समय से ही एक प्रकार की टॉलरेंस निकल के आई थी, क्योंकि उसको पता था कि अलग-अलग प्रकार के लोग हैं, अलग-अलग सबके सब, और सब लोग बेसिकली क्या है कि एंटी रिलीजियस थॉट से नहीं बिलॉन्ग करते। इनफैक्ट उसने जब रेफ्यूज सीक किया था मालदीव के यहाँ, वहाँ से अमरकोट के वहाँ गया था, ठीक है समझे? सो ही हैड गुड बेसिकली इंटरफेस विद हिंदू कम्युनिटी एज़ वेल, ओके? एंड बिकॉज़ ही हैड गुड इंटरफेस एंड कनेक्टिविटी विद हिंदूज़, ओके ना, राजपूत रूलर्स से, तो उसके कारण भी इसका रिलीजियस आउटलुक जो है वो बदल के आया सर, ठीक है? कुछ समय तक ही रहा था, बट ये चीज़ हमको क्लियर कट मिलती है कि उसके रिलीजियस आउटलुक के अंदर चेंज होता है। ये चेंज होने का एक कारण ये भी हुआ करता था कि भई वो मूल तरह से जहाँ आश्रय ले रहा था, वो कोर्ट के प्रति उसकी जो एक प्रकार की संवेदना है वो निकल के आई सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके? अब तीसरा बंदा आपको देखने को मिलता है अकबर सर, ठीक है ना? जहाँ से ये रिलीजियस पॉलिसीज़ को और ग्रोथ मिलता है एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू विल सी कि अकबर जो है चीज़ें बदलेगा। देखिए अकबर के समय पे आपको पता ही होगा कि उसने बहुत सारे स्टेप्स लिए, ठीक है? सो स्टेप्स टेकन टू बेसिकली चेंज द रिलीजियस पॉलिसीज़ वर इंक्लूडिंग हिंदूज़ इन द एडमिनिस्ट्रेशन। वी विल आल्सो फाइंड कि अबॉलिशिंग जजिया एज़ वेल, अबॉलिशिंग पिलग्रिमेज टैक्स एज़ वेल सर, ठीक है समझे? एंड वी विल आल्सो सी कि अकबर ने लिबर्टी ऑफ वर्शिप भी दे दी, और वहाँ तक उसने कह दिया था कि वी विल नॉट अलाउ द फोर्स कन्वर्शन टू टेक प्लेस, ओके समझे? तो वी विल सी कि अकबर की पॉलिसीज़ के अंतर्गत हमें पहले स्टेप्स आप समझ जाइए, फिर उसके पीछे का मैं कारण बताता हूँ सर, ठीक है? अकबर ने जो कार्य किए हैं, खास करके अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो 1560s के दौरान में, उसमें 3-4 प्रकार के बड़े कार्य थे सर, ठीक है? पहला कार्य था वो था हिंदूज़ के प्रति जो डिस्क्रिमिनेशन हो रही थी सर, ठीक है? खास करके वी विल फाइंड कि जजिया जैसे टैक्सेस को लेके है ना, उसने अबॉलिश करवा दिया। दूसरा एक टैक्स हुआ करता था जिसका नाम था पिलग्रिम टैक्स, ओके समझे? वी विल फाइंड कि ये भी अबॉलिश करवा देता है। साइमल्टेनियसली वी विल फाइंड कि जो गवर्नमेंट जॉब्स हुआ करती थी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर हिंदूज़ के प्रति डिस्क्रिमिनेशन था नॉर्मली, वो भी धीरे-धीरे वो कम करवा रहा है सर, ठीक है? इनफैक्ट उसने प्रिजनर्स ऑफ वॉर के लिए बड़ा स्ट्रिक्ट ऑर्डर दिया था कि कोई भी फोर्स कन्वर्जन नहीं होना चाहिए सर, ठीक है ना? फोर्स कन्वर्जन नॉर्मली क्या होता था कि इफ किंग सरेंडर्स, ओके, एंड द किंग्स आर्मी बिलॉन्ग्स टू डिफरेंट रिलीजन सर, इवन विदिन इस्लाम अगर कोई और सेक्ट से भी बिलॉन्ग कर रहा है तो उसको अपने संप्रदाय से हुमायूं के साथ ही वो सरेंडर करते हुए गया, क्या कहते हैं अपना ईरान चला गया, तो राजा ने कहा कि तेरे को आज़ाद दूँगा, तेरे को शिया बनना पड़ेगा सर, ठीक है ना? तू इस्लाम नहीं फॉलो कर सकता। तो ये नॉर्मली प्रैक्टिस हुआ करती थी सर, ठीक है ना? पर उसने बदल दिया, उसने कहा कि नहीं सर, ओके, कि ये नहीं होगा सर, ओके? अकबर ने तो ये फोर्स कन्वर्जन बदल दिया। इनफैक्ट उसने लिबर्टी ऑफ वर्शिप भी दे दी सर, ठीक है ना? उसने कहा कि भाई देखो बेसिकली जो नॉन मुस्लिम्स है, खास करके हिंदूज़ और बाकी सारी पॉपुलेशन है, राजपूत है सर, ठीक है, समझे? जो मेरे एडमिनिस्ट्रेशन में कोर्ट के अंदर है, उनको कोई भी प्रकार की दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इनफैक्ट अक्रॉस द मुगल एम्पायर सर, ठीक है, समझे? यू आर फ्री टू क्रिएट योर इंस्टीट्यूशंस ऑफ वर्शिप, ओके? दिस इंक्लूड टेंपल्स, दिस इंक्लूड गुरुद्वारास, दिस इंक्लूड चर्च एज़ वेल सर, ठीक है? मतलब आप समझने की कोशिश करिए कि इस पीरियड में हरमंदिर साहिब का फाउंडेशन रखा गया था। इफ यू आर अबाउट दिस पार्ट सर, ठीक है, समझे? तो अमरदास जी और रामदास जी हुआ करते थे सर, ठीक है ना? वो कंटेम्परेरी थे, ओके? एंड बोथ थर्ड एंड फोर्थ सिख गुरु सर, ठीक है? एंड वी विल फाइंड कि दे वर द वंस contemporary to Akbar's era, and during this period only the foundation of the Harmandir Sahib or the Golden Temple took place है ना, रामदास के समय पे, ओके? तो हमें ये पता चलता है कि काफी सिग्निफिकेंट पार्ट थी। अकबर के समय पे राजपूतों को फ्रीडम दी गई कि आप अपने स्टेट्स के अंदर आप जहाँ रह रहे हो वहाँ के अंदर आप टेंपल्स बनाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं है सर, ठीक है ना? एंड दैट इज वन ऑफ द रीजन ये जो थे ना कि मानसिंह और मानसिंह के आगे के जो रूलर्स भगवान दास, सॉरी, इन्होंने वृंदावन से लेकर मथुरा और बनारस तक के टेंपल्स बनाए हैं। इनफैक्ट ज्वालामुखी मंदिर जो टूट गया था इन द अर्ली एरा, जो सल्तनत के समय पे अटैक हुआ कांगड़ा के अंदर शक्तिपीठ, उसको फिर से रिपेयर किया गया, उसके ऊपर छतरी डाली गई सर, ठीक है? तो ये सब कुछ अकबर के कोर्ट में हो रहा था। इनफैक्ट क्रिश्चियंस जो थे वो भी आके अकबर के कोर्ट में लेटर ऑन बैठते हैं और वो भी अपने रिलीजियस प्लेसेस को बनाएंगे। तो सवाल सवाल ये आ रहा है कि देखो अकबर के कार्यकाल के समय पे ये सब चीजें क्यों हुई सर, ठीक है, समझे? व्हाई अकबर बेसिकली अबॉलिश्ड एवरीथिंग एंड गिव अप दिस पार्ट सर, ठीक है? उसके पीछे आपको देखना पड़ेगा, तो इतिहास में जाना पड़ेगा सर, ओके? सो इफ यू सी द ओवरऑल स्टेप्स, ओके ना, टुवर्ड्स अकबर्स रिलीजियस पॉलिसी टुवर्ड्स हिंदू कम्युनिटी सर, ठीक है? हिज रिलीजियस आउटलुक वाज क्वाइट सेक्युलर इन नेचर, एटलीस्ट हमें देखने को मिल रहा था कुछ जगह के ऊपर वो गाजी आउटलुक बनाएगा सर, ठीक है? वो पॉलिटिकल नीड्स को सस्टेन करने के लिए वाज वेरी स्मार्ट, है ना, चालाक, वेरी वेरी चालाक सर, ठीक है? शासक कैसे होना चाहिए सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके? तो शासक की कहानी आपको ये मिलेगी कि जहां उसको पॉलिटिकल नीड्स होगी वहां वी विल कम टू नो कि ही विल से कि मैं गाजी हुआ, मैं जिहाद करने गया। जैसे हल्दीघाटी के अंदर अजमेर से जब निकला था, जब मैसेज पहुंचाया था, तो उसने इस तरह की कहानी बताई, बट बाकी सारे केस में नहीं मिलेगा सर, ठीक है? अब सवाल ये आ रहा है कि उसका रिलीजियस आउटलुक क्यों इतना अलग हुआ सर, ठीक है? इनफैक्ट इसने इबादत खाना जिस तरह से बनाया, इस स्टेप्स के अंदर हम लोग देख सकते हैं, ये इबादत खाना को भी उसने ओपन कर दिया था। यू माइट बी अवेयर अबाउट इबादत खाना। The Ibadat Khana was an institution where Akbar started discussing the religious practices and the religious we can say क्या कह सकते हैं कि thoughts with all the people from different communities सर, ठीक है? तो सवाल तो ये भी आता है कि अकबर मूलतः से ये सब चीजें कैसे कर रहा था और उसको किसी ने तो इन्फ्लुएंस किया होगा सर, नहीं ओके? तो इस दृष्टिकोण से ओवर पीरियड ऑफ टाइम वी विल सी कि सवाल ये निकल के आया कि अकबर के अंदर ऐसा तो क्या हो गया था सर, ठीक है? नहीं ओके, कि ये सब कार्य कर रहा है, इबादत खाने की स्थापना की, ओवर पीरियड ऑफ टाइम अकबर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप समझने की कोशिश करिए तो हमें ये भी देखने को मिलता है कि उसने एक इनफॉर्मेटिव डिग्री मैंने बताया मजर इशू किया था सर, ठीक है? ये मजर 1579 में इशू करने के बाद उसने स्टेट वर्सेस रिलीजन की डिबेट को उसने खत्म कर दिया और इनडायरेक्टली कहा कि स्टेट विल बी द अल्टीमेट सोवरेन सर, नॉट द रिलीजन सर। मतलब आलिम कोई भी कुछ भी बोल देगा या किसी को बेसिकली है ना रिलीजियस ऑर्डर किसी ने निकाला हुआ है तो उसका इंटरप्रिटेशन
डिसीजन मैं करूंगा सर, ठीक है, अल्टीमेट अथॉरिटी के रूप में कोई बीच में नहीं आएगा सर, ठीक है। अब सवाल ये था कि भाई ये सब क्यों किया अकबर ने सर, है ना, समझे, काहे अकबर ये सब कार्य कर रहा है, ऐसी तो क्या कहानी थी, आउटलुक को शेप अप करने वाला फैक्टर क्या था सर, ठीक है। अब देखिए अकबर के आउटलुक को समझने के लिए और उसके फैक्टर को समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा उसके इतिहास में सर, ठीक है। कहां पे जन्म हुआ था अकबर का सर, याद करिए सर, ओके। तो अकबर्स बर्थ हैड टेकन प्लेस एट अ प्लेस प्रिसाइजली वी विल फाइंड कि इन सिंध, ओके, समझिए, अमरकोट के अंदर उसका जन्म हुआ। अब आप समझने की कोशिश करें कि इस व्यक्ति का जन्म अमरकोट के अंदर हुआ है, तो इसके यहाँ पे जो प्रकार की पहले कल्चरल आउटलुक है वो बदल जाएगी सर, ठीक है, ओके। दूसरी कहानी हमको ये देखने को मिलती है कि बैरम खान उसका साथी था, मतलब उसका काइंड ऑफ उसका वो कटप्पा जैसा था, बचपन से उसको बड़ा किया, ठीक है। तो विल फाइंड कि वो शिया हुआ करता था सर, ओके। दूसरी कहानी हमें ये भी देखने को मिल रही है कि हुमायूं खुद भी शिया हुआ करता था। तो कहानी आपको ये मिलती है कि अकबर जो है वो शिया संप्रदाय के प्रति और शिया इस्लाम के प्रति ज्यादा झुका हुआ था। नो डाउट वो पर्सनली सुन्नी इस्लाम को मानता था, ठीक है, ओके। बट ही डिड नॉट हैव एनी काइंड ऑफ फैनेटिक बिहेवियर और रिजिड बिहेवियर और ऑर्थोडॉक्स बिहेवियर इन हिज नेचर बिकॉज़ हिज एनवायरनमेंट दैट ही ग्रू अप सर, ठीक है ना, वाज एन एनवायरनमेंट वेयर ही हैड एक्सपीरियंस्ड मल्टीपल रिलीजियस एंड कल्चरल प्रैक्टिसेस सर, समझिए, ये बड़ा प्रोमिनेंट बात बता रहा हूं सर, है ना। आप समझने की कोशिश करिए जब तक बेसिकली आप, क्योंकि कोई भी बच्चा होता है ना सर, है ना, आप उसकी नीतियों को अगर बचपन से बेसिकली एक तरह से एक थॉट प्रोसेस में डाल दोगे तो उसकी विचारने की क्षमता लिमिटेड हो जाएगी सर, ठीक है। बट बिकॉज़ अकबर इनहेरिटेड सो मेनी थिंग्स, ओके, बैरम से भी उसने अनुभव किया, उसने अपनी जो राजपूत डायनेस्टीज के वहां छोटा था, नो डाउट सर, ठीक है। बट स्टिल वी विल फाइंड कि एट द टाइम ही हैड इनहेरिटेड सम थिंग्स एंड ओके। तो कहानी आपको ये देखने को मिलती है कि अकबर की एक बड़ी सिग्निफिकेंट पार्ट जो बचपन से निकल के आई है वो यहाँ से निकल के आएगी सर, उसकी अपब्रिंगिंग के साथ जुड़ी हुई सर, ठीक है। दूसरी कहानी अगर आप समझने की कोशिश करिए कि अकबर जब अपब्रिंगिंग होते होते बड़ा हुआ सर, अभी भी वो भटक रहा है हुमायूं के साथ, ओके। तो उसके बाद वो ईरान चला गया सर, ठीक है। तो ईरान जाने के बाद भी हमें पता चलता है कि थोड़े समय तक रहा, फिर वहां से अफगानिस्तान गया और अफगानिस्तान से भी फाइंड कमिंग बैक टुवर्ड्स पंजाब जब हुमायूं ने रिकैप्चर करने की शुरुआत की। तो एट दैट टाइम आल्सो ही लर्न अबाउट द पंजाबी कल्चर सर, ठीक है। अब देखिए ये 1550s का पीरियड है, 1540s का पीरियड है सर, ठीक है। एंड अल्टीमेटली पंजाब के अंदर भक्ति मूवमेंट की शुरुआत हो गई थी। ये भक्ति मूवमेंट की शुरुआत अगर आप समझने की कोशिश करिए तो बड़ी सिग्निफिकेंट है अकबर के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जो गुरु नानक जी थे और गुरु नानक जी के बाद अगर आप समझने गुरु अंगद हुआ करते थे, फिर अमरदास जी आए, रामदास जी आए, तब तक के ट्रांजिशन में पंजाब में बहुत बड़ा कल्चरल रिवॉल्यूशन शुरू हो चुका है सर, ठीक है। ये कल्चरल रिवॉल्यूशन वी विल फाइंड कि मुगल जो या बेसिकली बाकी सारे पंजाब की लोकल पॉपुलेशन थी उनको भी अफेक्ट कर रहा था। इनफैक्ट दी सिखी मूवमेंट और प्रिसाइसली द गुरु शिष्य परंपरा दैट इमर्ज्ड इन पंजाब एज अ पार्ट ऑफ द इमर्जेंस ऑफ नानक, है ना, समझे, क्रिएटेड कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। इंटरेस्टिंगली देयर वर मेनी क्लास ऑफ पंजाबी मुस्लिम्स, ओके, हु आर फॉलोइंग द सिख गुरुज एज वेल सर, ठीक है, समझे। तो हमें बहुत इसके लिए अगर आप समझने की कोशिश करोगे जब गुरु ग्रंथ साहिब लिखी गई तो उसमें बाबा फरीद के भी राइटिंग से उसको भी इंक्लूड किया जाता है, उसमें जो वरकरी यानी कि जो मराठी भक्ति संत हुआ करते थे उनकी राइटिंग्स को भी इंक्लूड किया गया, ठीक है, समझे। तो यू माइट बी अवेयर अबाउट कि गुरु ग्रंथ साहिब डज नॉट, कबीर की भी राइटिंग्स अगर दोहे अगर आपको बताऊंगे तो कैसे निकल के आया सर, ठीक है, समझे। तो अकबर की स्टोरी ये रही कि अकबर बेसिकली घुमा सर, ओके, घुमा तो जिन-जिन लोगों के साथ उसका संवाद होता रहा। अब पंजाब में बैठा था, अगर आपको पता होगा हुमायूं जब दिल्ली में गिर गया तो ही वाज समवेयर इन गुरदासपुर सर, ठीक है। अब गुरदासपुर एक ऐसा एरिया है जहां पे बेसिकली सिख मूवमेंट वाज फ्लरिशिंग एट दैट टाइम सर, ठीक है। सो दिस आल्सो लेड टू द डेवलपमेंट वेयर वी विल सी कि ही विल कल्चरली मोर अकोमोडेटिंग सर, ओके। तो एक ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बाइगेटरी आपको कभी-कभी राजाओं के अंदर देखने, कभी मतलब बहुत बार आपको दिल्ली सल्तनत में मिल जाती थी, वो कंपैरेटिवली अकबर के कोर्ट में नहीं मिली सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। अकबर मूलतः से कंफ्यूज रहा है क्योंकि उसको फॉर्मल एजुकेशन वैसा मिला नहीं, मतलब जैसा मिलना चाहिए था सर, ठीक है, समझे। बट वी विल फाइंड कि उसको लग रहा था कि एवरी रिलीजन प्रीचेस ट्रूथ, ओके, समझे, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस वी विल फाइंड कि अकबर धीरे-धीरे जैसे आगे चल रहा है वैसे-वैसे हमें पता चल रहा है कि उसकी जो पॉलिसीज है सर, है ना, वो भी इवॉल्व होती गई है सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो वन ऑफ द मेजर थिंग्स वाज दिस ओनली सर, ओके। उसको इनफैक्ट अमरकोट में ही एक सूफी मिल गए थे सर, है ना। सो इन अमरकोट he met a Sufi basically saint and who guided पीर मोहम्मद नाम था उनका सर, ठीक है ना। तो he who guided him towards a good noble cause of his life सर, ठीक है, समझे। सो अकबर की रिलीजियस आउटलुक उसकी अमरकोट से शुरू होती है सर, ठीक है ना, समझे, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। अमरकोट के अंदर उसकी जो अपब्रिंगिंग हुई वो उससे बहुत हेल्प करती है सर, ठीक है, समझे। दूसरी उसकी सूफियों के प्रति जो राब्ता हुआ वो आपको देखने को मिलेगा। तीसरी शिया इस्लाम और बेसिकली बैरम खान के पॉइंट ऑफ व्यू से हमको देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट हुमायूं का जो अनुभव रहा था वो आपको मिलेगा। चौथा आपको पंजाब के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें मिलेगी क्योंकि वो पंजाब में सेटल हुआ, वापस अफगानिस्तान से आके दिल्ली तो सीधा गए नहीं थे ये लोग। तो पंजाब के अंदर विल सी की जो सिखी मूवमेंट था सर, ना, भक्ति मूवमेंट हुआ करता था, ये भी एक बहुत बड़ा इंपैक्ट क्रिएट करता है अकबर के पॉइंट ऑफ व्यू से सर, ओके। एंड ही लर्न सो मेनी थिंग्स सर, ना, तो इन सबसे सीखा सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो जो ऑर्थोडॉक्स पॉइंट ऑफ व्यू था उससे थोड़ा विपरीत किस्म का ये व्यक्ति आपको मिलेगा। अब इसके कंपेयर में बाबर देख लीजिए सर, ठीक है। तो बाबर हैड लेसन नंबर ऑफ एक्सपीरियंसेस ना सर, ठीक है, समझे। तो वी विल फाइंड ही हैड अ वेरी वेरी स्पेसिफिक मायोपिक व्यू के लिए ऐसे ही चलेगा सर, है ना। अकबर की कहानी ऐसी नहीं थी सर, इनिशियल पीरियड से ही सर, ओके। अब इस दृष्टिकोण से अगर आप समझने की कोशिश करिए तो अकबर जब पावर के ऊपर आया तो धीरे-धीरे अकबर ने क्या किया सर, ठीक है ना, ही स्टार्टेड डूइंग मैट्रिमोनियल अलायंसेस विद राजपूत। अब देखिए कि आप अल्टीमेटली जब मैट्रिमोनियल अलायंसेस बनाते हो तो यू डू नॉट मैरी अ पर्सन, यू आल्सो मैरी द फैमिली सर, ठीक है, ये याद रखिएगा तब, ओके। बहुत लोगों को शादी के लिए गलतफहमी है कि आप व्यक्ति के साथ शादी कर सकते हैं, नहीं सर, ठीक है। आप व्यक्ति के साथ करते हो, घर परिवार के साथ, समाज के साथ, कम्युनिटी के साथ, हर एक प्रकार के साथ करोगे एंड यू हैव टू बी अकोमोडेटिव वरना शादी टूट जाएगी सर, थंब रूल है उसका सर, वेरी इंपॉर्टेंट। अकबर को ये चीज समझ में आ गई सर, है ना। पहले बड़ा रिजिड था, ढीठ बनता था, मैं ना मानूं ये ना मानूं, होम मिनिस्ट्री से कभी-कभी चाबी घूमती थी तो सब कुछ मानना पड़ता था, ठीक है। तुम पहले सही हिंदुस्तान हो गए हो सर। तो कहानी आपको ये मिली है, धोनी भैया ने कहा था सर, ठीक है, अभी इंटरव्यू में कहा था कि नहीं कहा था कि आप भले कैप्टन बैप्टन होंगे, तुमने इंडिया के अंदर 400 विकेट ली होगी, ये किया होगा, वो कुछ नहीं चलता सर, ठीक है ना, समझे। घर के अंदर जो बात होगी वहां होम मिनिस्ट्री का ऑर्डर चलेगा सर, ठीक है ना, वही तो चलता है। देखो मैरिजेस विद राजपूत एक्चुअली चेंजेस रिलीजियस आउटलुक सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। उसके पीछे की कहानी क्यों है सर, ओके, क्योंकि मैरिजेस विद राजपूत सर, है ना, हरका बाई जो फर्स्ट वाइफ अकबर की हुआ करती थी सर, ठीक है ना, वो अल्टीमेटली विल सी कि उसको इन्फ्लुएंस करती है सर, है ना, मतलब किताबों में कम लिखा गया है बट आप प्रैक्टिकलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो यूज है। लोग कहते हैं लोग शादी के बाद बदल जाता है, अभी बेसिकली बदलना पड़ता है, तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हारी सबसे पहली प्रायोरिटी है सर, ठीक है, समझे। यू हैव टू चेंज, यू हैव टू अडॉप्ट दैट प्रायोरिटी। आप ये नहीं कह सकते मैं अपना जीवन जीऊंगा तो फिर शादी वाली काहे किया सर, ना, किसी और का जीवन बर्बाद कर दिया सर, है ना। तो ये जो सिग्मा सिग्मा वाला जो चलता है ना आजकल, ऐसा किया वैसा किया, वैसा कुछ नहीं होता सर, ठीक है, समझे, है ना। पुष्पा भाव का पिक्चर नहीं अच्छा लगता है सर, समझे। पुष्पा भाव को रियल लाइफ में पूछेगा कि कैसा रहता है सर, जीवन तो पता चलेगा सर, ओके। तो अकबर वी विल सी कि 1562 तक आ जाता है सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। वी विल सी कि अब बदलेगा, कैसे बदलेगा सर, समझे। तो वी विल फाइंड कि उसने राजपूत के साथ मैट्रिमोनियल अलायंसेस किए सर, ठीक है, समझे। दिस मैट्रिमोनियल अलायंसेस एक्चुअली गिव अ वेरी न्यू आउटलुक टू द अकबर्स रिलीजियस पॉलिसी, क्योंकि देखो इसके पहले हमें ये पता चलता है कि ऑर्थोडॉक्स तो था नहीं, थोड़ा बेसिकली आप देखोगे तो लिबरल होना शुरू हो गया था सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। एंड वी विल फाइंड कि ग्रेजुअल सेंस के अंदर हमें पता चलता है दुख नहीं होता सर, इसमें कौन सा दुख होता है सर, ठीक है, यही जीवन है सर। ये एक्चुअली हमने ढाल के रखा है कि देखो ये ऐसा चलता है, ऐसा चलता है, वैसा चलता है, ऐसा कुछ दुख नहीं होता सर, ठीक है, समझे, है ना। आपको एंजॉय करने का सर लाइफ के अंदर, समझे, ठीक है। तो कहानी आपको ये मिली कि मैट्रिमोनियल अलायंसेस की कहानी शुरू हुई। मैट्रिमोनियल अलायंसेस की कहानी के अंदर क्या हुआ कि राजपूत राजा आए और राजपूत बेसिकली क्वींस तो आती थी, मैंने बताया कि जो प्रिंसेस के रूप में हुआ करती थी, जिनके साथ शादी की, उनकी जो फैमिली मेंबर्स थे उनके साथ भी अकबर का अटैचमेंट हुआ सर। अब जैसे मैंने बताया कि भारमल थे, भारमल के वहां से हरका बाई की वाइफ बनी सर, ठीक है, समझे। बट देन वी विल फाइंड कि भगवान दास और मान सिंह ये दोनों के दोनों एडमिनिस्ट्रेटर्स बने सर, ठीक है। तो कहानी हमको ये देखने को मिलती है कि नोबिलिटी में आए, ये लोग नोबिलिटी में आएंगे, अपनी प्रैक्टिस लेके आएंगे सर, ठीक है। ये आएंगे तो अकबर को अपनी दुख दर्द पीड़ा बताएंगे, बोले बादशाह सलामत है, आप अच्छा काम कर रहे हो, बढ़िया काम कर रहे हो, पर आप देखिए कि आपके एडमिनिस्ट्रेशन में क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, देखो जजिया लगा के रखा है, क्या बात है, जजिया लगा के रखा है सर, ठीक है, समझे। तो अकबर 1563 में गया मथुरा सर, ठीक है ना, 1560 विजिटेड मथुरा। सो ही वाज ऑन कोर्ट टूर सर, समझे, और वो मथुरा गया तो वहां पे जाके लोगों ने उसको घेर दिया सर, नेता लोग जाते आपने देखा होगा सर, पब्लिक घेर देती है सर, या पानी नहीं आ रहा, टू गेट नहीं चलेगी, ये नहीं चल रहा है, फलाना चल रहा है सर, ठीक है। तो उसमें मथुरा के अंदर आने वाले जितने भी
यात्रालु थे इन सबके ऊपर विल सी कि पिलग्रिम टैक्स लागू किया जाता था, है ना? ये मूलतः से ऐसा टैक्स हुआ करता था वेयर वी विल सी कि व्हेन यू गो फॉर रिलीजियस पिलग्रिमेज, ओके, गंगा यमुना दोआ पे क्रॉस करके, ठीक है ना, इनके ऊपर ये टैक्सेस लगाए जाते थे, तीर्थ करता था, ओके, एक तरह से यात्रालुओं के ऊपर करता था, ठीक है। तो अकबर ने कहा कि यार ये किस बात का टैक्स है, ठीक है, गेटिंग ओके, वो ये नहीं होना चाहिए, ओके। तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम वी विल फाइंड यू पिलग्रिम टैक्स के ऊपर तलवार गिरा था, बोले बंद करो इसको, ठीक है, ये नहीं चलेगा सर। फिर वो राजपूत फिर आए सर वापस गेटिंग ओके, कहा कि भाई सर हमारे ऊपर जजिया लागू किया गया है, बोले ये तो गलत है सर, एक प्रकार का रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन है सर, गेटिंग ओके। तो वी विल फाइंड कि दिस वाज डन बाय मल्टीपल किंग्स, दिल्ली के सुल्तान ने किया, बाबर ने किया, हुमायूं ने किया, ठीक है, समझे। एंड इस दौर में जजिया की इंप्लीकेशंस बहुत सारी हुआ करती थी, ठीक है, क्योंकि नॉन मुस्लिम्स को देना पड़ता था, ठीक है, ओके। एंड वी विल फाइंड कि इस वजह के रूप में हमें पता चला है कि अकबर कह रहा है कि ये भी गलत है, ठीक है। इनफैक्ट अकबर ने मौलवियों से आके वहां तक इंटरप्रिटेशन पूछवाया कि जजिया नॉन मुस्लिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप इस्लाम के कंटेक्स्ट में देखोगे तो किसके ऊपर लागू करना चाहिए। तो बेसिकली आप अगर आप उसके कंटेक्स्ट में देखोगे, जो टाइम एंड स्पेस डायमेंशन था जब से ये निकल के आया था कंटेक्स्ट, तो वो था बेसिकली ज्यूज और क्रिश्चियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना, क्योंकि ये पूरी अरब लैंड के अंदर की कॉन्फ्लिक्ट के साथ ये बोला गया था कि जजिया कलेक्ट किया जाएगा, सर, पार्ट ऑफ प्रोटेक्शन टैक्स, बिकॉज़ यू फॉलो अ डिफरेंट प्रैक्टिसेस एंड द मुस्लिम्स, ओके। तो अकबर ये कह रहा है कि ये तो लागू नहीं होना चाहिए भारत के अंदर, ठीक है, इस तरह की इंटरप्रिटेशन निकाल के नहीं चलेगा, सर। तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम हमें ये पता चल रहा है कि उसने ये कहा कि भाई एक तो पॉइंट ऑफ व्यू इसमें जजिया भी नहीं होना चाहिए, दिस इज नॉट अ गुड साइन, सर, ओके। तो धीरे-धीरे पॉइंट ऑफ व्यू से हमें पता चलता है कि वो जजिया को भी हटाएगा, सर, समझे। अब जजिया को लेके हमें ये पता चलता है कि क्या हुआ कि इंटरप्रिटेशन में ये हुआ कि इनिशियली उसने ऑर्डर तो दे दिया 1563 में, मतलब उसने शादी की ना, उसके 2 साल के बाद देखिए इमीडिएटली क्या चेंज हुआ। 62 में ही मैरिड, मतलब उसके मैट्रिमोनियल अलायंसेस बनना शुरू हो गया, ठीक है। 63 में उसने पिलग्रिम टैक्स हटाया, 64 के अंदर उसने वी विल फाइंड कि जजिया अबॉलिश कर दिया, ठीक है। तो ये सब चीजें दर्शा रही है कि अकबर जो है उसकी जो ऑब्जेक्टिव्स वो बदल रही थी, समझ ओके। उसके कारण उसको इकोनॉमिक नुकसान होने की भी आवश्यकता थी, देयर वाज एवरी पॉसिबिलिटी कि द मुगल इकोनॉमी वुड सफर, क्योंकि जजिया का टैक्स बड़ा हेवी हुआ करता था, समझ ओके। एंड वी विल फाइंड कि इस वजह के रूप में अकबर को इकोनॉमिक लॉस होने की शक्यता थी, पर अकबर ने उसको कंपनसेट करवाया था। अकबर ने क्या किया था कि अलोंग विद द अबॉलिशन ऑफ जजिया, उसने जो बेसिकली जजिया का इम्पोजिशन का कारण ये भी था कि द इंडियन पॉपुलेशन शुड बी इन्वॉल्व इन द एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, जो नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन है। और वी विल सी कि धीरे-धीरे अकबर जो रिफॉर्म्स कर रहा है मिलिट्री के अंदर, उस पीरियड के अंदर बहुत सारे नॉन मुस्लिम्स आ गए थे, तो अकबर कह रहा था कि टैक्स करने की आवश्यकता क्या है, सर, ओके। ओवर पीरियड ऑफ टाइम 1579 में फिर उसके ध्यान में आया, सर, है ना, उसको ये ध्यान में आया कि कुछ-कुछ एरिया में अभी जजिया कलेक्ट किया जा रहा है, मतलब ऊपर से ऑर्डर पहुंचा नहीं था, ठीक है, काफी बार होता है सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नीचे पुलिस को पता नहीं होता, तो ऐसा कुछ आ गया है, सर, ठीक है ना, अब हमको ये है ना नहीं मानना चाहिए, सर, तो पुलिस वाले आपके ऊपर चालान काट देंगे, सर, अब कोर्ट ने कहा है अभी आया नहीं हमारे पास, ठीक है। तो कुछ-कुछ एरिया में ऐसा हो रहा था, सर, ओके। तो वी विल फाइंड कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम उसने ये कार्य किया। देखो 1562 में पहला मैट्रिमोनियल अलायंस हुआ अकबर के साथ, उसके 1 साल के बाद या 2 साल के अंदर ये सब कुछ चीजें हो रही है, सर, ठीक है। तो वी विल फाइंड कि दैट इज आफ्टर his religious outlook actually was already we will see changed, but once he married then he started later on we will see कि abolishing this kind of things, okay ना, समझे। इसी के कंटिन्यूएशन में we will come to know कि अकबर ने फिर अपनी जॉब के प्रति जो पॉलिसी थी वो भी बदली। अब देखिए कि इन सब में क्या हुआ कि अकबर बदल रहा है, सर, ठीक है, बदलते 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 उसने मैट्रिमोनियल अलायंसेस किए, अब साथों साथ वो एम्पायर बिल्डिंग भी कर रहा था, सर, ठीक है, समझे। तो अगर आप देखोगे तो 1560s के दौर में उसकी एम्पायर बिल्डिंग भी हुई। ये एम्पायर बिल्डिंग के चक्कर के अंदर उसने we will see कि धीरे-धीरे जैसे हिंदूज उसके नॉन मुस्लिम्स की एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट बनने की कोशिश कर रहे थे, तो उसने कहा कि भाई देखो आपको जॉब्स के अंदर भी मैं कोई भी प्रकार की डिस्क्रिमिनेशन नहीं करूंगा, आई कैन अंडरस्टैंड दिस पार्ट कि ये चीज गलत है, सर, ओके। तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम हमें पता चलता है कि ही स्टार्टेड चेंजिंग। देखिए अकबर की मैरिजेस और सुल्तानों की मैरिजेस के बीच में फर्क क्या है, सर, ठीक है, है ना। अकबर इसके पहले भी किया था, सर, ठीक है ना, आपको पता है तुगलकों ने भी उसी की हिंदूज के साथ मैरिज की थी, नॉन मुस्लिम्स के साथ मैरिज की थी, सर, ओके। बट ऑल दोस मैरिजेस डिड नॉट चेंज द आउटलुक ऑफ द रूलर्स, समझ में आया कि नहीं आपको, सर, ठीक है। शासकों के द्वारा सैकड़ों नॉन मुस्लिम्स के साथ शादी पहले भी हुई थी, ऐसा नहीं था कि अकबर वाज ओनली वन जिसने कहा कि हां मैं आके कर दिया, सर, ठीक है। नहीं, देयर वर गुड नंबर ऑफ रूलर्स, ओके, हु हैड मैरिड, ओके, बट देयर आउटलुक डिड नॉट चेंज, सर, ओके। द आउटलुक चेंज बाय द पीरियड ऑफ अकबर, क्योंकि अकबर को नेचुरली मतलब कंपैरेटिवली बाकी सारे लोगों से जो बचपन से एजुकेशन मिला था ना वो थोड़ा लगता था, सर। वन ऑफ द मेजर व्यूज दिस ओनली, क्योंकि बाकी सारे लोग क्या हुआ कि आपने नॉन मुस्लिम्स के साथ शादी जैसे तुगलक ने किया, सर, ठीक है, वेफेस्टी की मदर अगर आपको पता है तुगलक की, सर, ठीक है, शी वाज आल्सो हिंदू ओनली, सर, ठीक है, बट देन वी फाइंड हिज आउटलुक डिड नॉट चेंज, ओके। यहाँ ये चीज आपको बहुत प्रॉमिनेंटली देखने को मिलती है। इनफैक्ट अकबर की जो पॉइंट थी उसमें एक चीज बड़ी प्रॉमिनेंट, सिकंदर लोधी आप देख लीजिए, सर, ठीक है, ऐसे सैकड़ों आपको एग्जांपल मिल जाता है कि अकबर की जो बर्थ जिस तरह से हुई है, उसको जो ग्रो किया गया था, उसका जो अपब्रिंगिंग हुआ है, उसमें बहुत फर्क पड़ गया था, बिकॉज़ उसको बचपन से इन सबके साथ वो क्या है कि टीचर्स मिलते रहे ना। तो एक सूफी मिले थे पीर मोहम्मद, मैंने आपको बताया, फिर हुमायूं बैरम खान मिल गया उसको, ठीक ठाक है, पंजाब में उसके सिखियों के साथ थोड़े बहुत राब्ते हो गए, सर, ठीक है। तो ही वाज एबल टू मेक इट आउट, सर, ठीक है। अब इसके कारण क्या हुआ, सर, ठीक है, अकबर फिर ये पीछे-पीछे चेंज करता रहा, एक साइड उसने एम्पायर बनाया। ये एम्पायर क्रिएशन में वी विल फाइंड कि 1560s में जब वो मेवाड़ तो नहीं जीत पाया, चित्तौड़ नहीं जीत पाया, तो 72 तक आते-आते विल सी कि वो गुजरात में आया, सर, ठीक है ना। अब देखिए गुजरात इज अ टर्निंग पॉइंट इन अकबर्स लाइफ, ओके ना। उसकी इकोनॉमिक पॉलिसी में भी टर्निंग पॉइंट था, उसकी रेवेन्यू पॉलिसी में भी टर्निंग पॉइंट था, उसकी रिलीजियस पॉलिसी में भी टर्निंग पॉइंट था, सर, ठीक है। अकबर बेसिकली गुजरात जीत के खाली जमीन नहीं जीता और पैसा नहीं जीता, यहाँ से बंदे भी जीत के आता है। और बंदे अल्टीमेटली उसके जीवन के अंदर आए, एक आए सूफी सेंट या बेसिकली काइंड ऑफ सूफी लिबरल हुआ करते थे, बड़े से, उनका नाम था शेख मुबारक, सर, ठीक है ना, ओके। ये शेख मुबारक वी विल सी कि अकबर के कोर्ट में पहुंचे। यही शेख मुबारक के दो संतान वी विल सी कि निकल के एक थे अबू फजल, है ना, समझे, और दूसरे थे फैजी, सर, ठीक है ना। बोथ वर द कोर्ट ऑथर्स ऑफ अकबर नवरत्न एज़ वेल। बोथ ऑफ देम एक्चुअली स्टार्टेड गाइडिंग अकबर विद रिस्पेक्ट टू द लिबरल पॉलिसी। अब्दुल रहीम खान वाज द सन ऑफ बैरम खान, सर, ठीक है, अब्दुल रहीम वाज द सन ऑफ बैरम खान, सर, ठीक है। ये दोनों के दोनों शेख मुबारक एंड अबू फजल एंड फैजी, बोथ दिस पर्सनालिटीज एक्चुअली स्टार्टेड गाइडिंग द अकबर्स बेसिकली थॉट प्रोसेस एज़ वेल, सर, ठीक है। तो इन सब के कारण क्या हुआ कि अकबर ने बेसिकली और चीजें बदली, सर, है ना। इनके तरफ आने से ही हमको ये पता चल रहा था अकबर जो है वो धीरे-धीरे अपने रिलीजियस आउटलुक को और बदल रहा है, सर, ओके। सो व्हाट इज हैपनिंग कि वी विल कम टू नो कि अकबर ने इनसे भी गाइडेंस लेने की शुरुआत की, सर, समझे। दूसरे 1570s के दौरान ही उसने ये फतेहपुर सीकरी और ये सब बनाया था। इस दौरान में बेसिकली जितने भी उलेमा हुआ करते थे उनसे भी ये लिखता था और उनसे भी सुनता रहता था, सर, ओके। तो इसके इसके कारण इस्लाम की जो इंटरप्रिटेशन थी वो भी हमको देखने को मिलता है कि गलत तरह से निकल के आई, सर, ठीक है। तो व्हाट हैपेंड इज कि उसने सदर की जो पोजीशन थी उसमें बेसिकली सुन्नी उलेमा ही आता था नॉर्मली, सर, ठीक है। जुडिशियल जो इंस्टीट्यूशंस हुआ करती थी उसमें भी हमें देखने को मिलता है कि सबके सब आलिम ही लोग हुआ करते थे, सर, ओके। बट धीरे-धीरे अकबर इनके अंदर भी चीजें बदलने की कोशिश करेगा, सर, ओके। इनफैक्ट अकबर इस पीरियड के अंदर जो हज मुस्लिम्स थे या हज पिलग्रिम्स हुआ करते थे उनके लिए भी वेलफेयर पॉलिसीज लिखने की कोशिश करता है और कह रहा है कि देखो लेट अस डू समथिंग एल्स एज़ वेल, ठीक है। देखिए तो ओवरऑल 1570s तक आते-आते अकबर की रिलीजियस आउटलुक जो है उसमें फाउंडेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखोगे तो चीजें बदल गई थी, सर, ठीक है, समझे। इस चीजों के बदलने के अंतर्गत उसने हिंदूज के प्रति जो डिस्क्रिमिनेशन इन जॉब्स हो रहा था वो बंद कर दिया, याद रखिएगा, सर, ठीक है, समझे। तो उसने कहा कि भाई जॉब्स के अंदर बेसिकली हम जो भेदभाव कर रहे हैं और खाली मुस्लिम्स को ही इन्वॉल्व कर रहे थे, नॉन मुस्लिम्स को नहीं कर रहे थे, मोनोपोली जो थी वो उसने तोड़ दिया, सर, ठीक है, ओके। इनफैक्ट टोडरमल वाज अपॉइंटेड एज द रेवेन्यू मिनिस्टर इन अकबर्स कोर्ट, समझे। मान सिंह बिकेम वन ऑफ द नवरत्न एज़ वेल, सर, ओके। अबू फजल व्हेन ही राइट्स इन आइन अकबरी ही गिव्स अ लिस्ट अबाउट ऑलमोस्ट 15 to 20 दीवान्स, दीवान्स वर द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट और काइंड ऑफ मिनिस्ट्रियल्स, ओके, समझे, हु वर इन्वॉल्वड इनटू एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क ऑफ अकबर, सर, ओके। They were given positions even in Mansabdari system as well, and we will find that the non-Muslims or the Hindu population started learning Persian and they adopted to the Mughal
पॉलिटिकल प्रैक्टिसेस एज़ वेल सर, ठीक है समझे? तो जो मोनोपोली हुआ करती थी, मोनोपोली भी तोड़ दी। अकबर नहीं, वी विल सी कि फोर्स कन्वर्जन मैंने प्रिजनर्स ऑफ वॉर के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया, वो भी बदल दिया सर, ठीक है समझे? यहाँ देखो अभी 7 साल ही चल रहा है देखो, समझे? चेहरा भी बदल गया, हुलिया भी बदल गया सर, 10 प्लस हो गया सर। देखो हिस्ट्री हिस्ट्री रहता है अपनी स्लाइड्स में, ये अपडेट नहीं किया मैंने सर, खैर चलिए लेट्स कम बैक ओके। ये 2019 का फोटोग्राफ है, प्री कोविड सर। उसके बाद फिर है ना वर्क फ्रॉम होम शुरू हो गया, फिर ये कहानी। तब मैं वर्क फ्रॉम होम नहीं करता था, मतलब करता था, खाली ये और किसी ऑफलाइन ऑफलाइन और ये सब चालू था, फिर फुल टाइम यहाँ पे आ गया सर, ठीक है? तो कहानी बदल गई सर, ओके। बट अभी प्लान ये है कि 2024 में फिर से ऐसे ही जाना है सर, ठीक है ना? हाँ, तो लेट्स सी है ना 2024 में कम बैक करेंगे अपन सर पार्ट 2 के अंदर। चलिए तो लेट्स कम बैक सर, गेटिंग ऑन ओके। तो व्हाट डू वी सी ओवर हियर? वी विल फाइंड कि 10 साल तो कंप्लीट हो गए सर, 10 इयर्स, ये दिसंबर आएगा ना, नवंबर दिसंबर में 10 साल कंप्लीट हो जाएगा सर, ठीक। 11वां साल बैठेगा सर, है ना? 11th मतलब समझ में नहीं आया कि 11 साल बहुत बड़ा बात होता है सर पढ़ाना के पॉइंट ऑफ व्यू से। सोचा नहीं था कि फुल टाइम यहाँ काम करेंगे। होता ऐसा ही होता है सर, ठीक है ना? मंदिर जहाँ लेके जाए चलते रहो, गो विद द फ्लो सर। डोंट थिंक फॉर द डेस्टिनेशन सर। नॉर्मली क्या होता है हम डेस्टिनेशन के प्रति बहुत पगला जाता है, ये करना, ये करना, ये करना। तो मैंने एक चीज़ सीखी, गो विद द फ्लो, बी एडप्टिव सर, ठीक है? समझे? आपको जहाँ दुनिया लेके जाए चलो सर, रिजिड मत हो जाओ, नहीं मैं ये नहीं करूँगा, मैं नहीं करूँगा, नहीं चलता सर, ठीक है? जीवन में ऐसा नहीं चलता सर। खैर अकबर को पूछो कैसा होता है सर, वहाँ कोर्ट के अंदर क्या हुआ था सर, गेटिंग ऑन ओके। तो व्हाट डू वी सी ओवर हियर, ओवर पीरियड ऑफ टाइम हमें पता चलता है कि चीज़ें बदली, चीज़ें बदलते 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 अकबर की व्यूज़ बदली है सर, ठीक है ना? देखिए 2 चीज़ें हुई सर, ओके। 1570s तक आ जाते हैं, एम्पायर बिल्डिंग ठीक-ठाक हो गया, हुआ था कि नहीं हुआ था? वी फाइंड कि उसने एम्पायर बिल्डिंग किया तो बहुत सारे प्रिजनर्स ऑफ वॉर उसके कोर्ट में आए। ये प्रिजनर्स ऑफ वॉर उसके कोर्ट में आ रहे थे, इनको कन्वर्ट किया जा रहा था। पुराने टाइम पे वेफेस्टीन और बाकी सब लोगों ने यही किया था, बाबर के समय पे भी ये हुआ था सर, ठीक है ना? इसने कहा कि इनको कन्वर्जन नहीं किया जाएगा, कोई भी फोर्सफुल कन्वर्जन नहीं करेगा सर, ठीक है? इफ अ पर्सन इज रेडी टू जॉइन दैट्स ऑलराइट सर, ठीक है समझे? बट वी वोंट बी इम्पोजिंग एनी काइंड ऑफ थिंग्स ओके, गेटिंग ऑन ओके। तो इस तरह से हमें ये पता चल रहा है कि उसने कंप्लीटली स्टॉप तो नहीं किए थे सर, ठीक है समझे? गेटिंग ऑन ओके। बट ओवरऑल जो नॉन मुस्लिम कम्युनिटी थी सर, है ना? उनकी अकबर के प्रति लॉयल्टी बढ़ेगी, देखो राजा ने ऑर्डर दिया हुआ है सर, समझे? और इस तरह से हमें ये पता चलता है कि ये काम उसने थोड़ा बहुत लिबरल वे के अंदर करने की कोशिश की। इनफैक्ट अकबर इस पीरियड में जितने भी कल्चरल इंटरप्रिटेशन था वो करने की कोशिश करेगा सर, ठीक है समझे? और कल्चरल इंटरप्रिटेशन के रूप में उसने ये ध्यान रखा कि भाई हम जो ट्रांसलेशन वर्क है उसको हम बढ़ावा दें सर, गेटिंग ऑन ओके। तो अकबर ने क्या किया कि ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट किया था। तो भारत की जितनी भी संस्कृत की किताबें हैं सर, है ना? उसको पर्शियन के अंदर वी विल सी कि लागू कराएगा एंड ओवर पीरियड ऑफ टाइम हमको देखने को मिलता है कि इसके थ्रू भी उसकी रिलीजियस आउटलुक बदलती है सर, है ना? समझ गेटिंग ऑन ओके। इसी के समय पे हमें पता चलता है कि महाभारत, रामायण, है ना? समझ गेटिंग ऑन ओके। और भी हमको बहुत सारी किताबें, वेद आपको देखने को मिलेंगे जिनका ट्रांसलेशन किया गया था इनटू पर्शियन और अकबर वाज ट्राइंग टू लर्न द कल्चरल प्रैक्टिस ऑफ द हिंदू कम्युनिटी। इनफैक्ट अकबर को पढ़ना नहीं आता था तो ट्रांसलेशन कैसे होता था? नैरेटिव आर्ट के रूप में होता था। ये नैरेटिव आर्ट अल्टीमेटली अगर आप देखोगे तो पेंटिंग्स के रूप में निकल के आएगा मैन्युस्क्रिप्ट्स के अंदर, उसको आगे की क्लास के अंदर कल्चर के अंदर देखेंगे सर, ठीक है? तो ये सब कुछ नीतियाँ अकबर कर रहा है सर, ओके। इनफैक्ट इस पीरियड के अंदर मैंने बताया कि उसने वर्शिप सिस्टम को भी बदला। ये वर्शिप सिस्टम के अंतर्गत अकबर ने विल सी कि टेंपल्स बनाने की इजाजत दी थी। हुमायूं और बाबर के समय पे आपको नहीं मिलती है सर, ठीक है? ये टेंपल्स में विल सी कि वृंदावन के अंदर टेंपल बनाया जाता है मानसिंह, जिसको ऐसा कहते हैं कि अकबर ने खुद बनवाया था, मतलब चैरिटी देके सर, ठीक है? ओवर पीरियड ऑफ टाइम अकबर 1570s के अंदर ही बनारस के अंदर लेटर ऑन मानसिंह एक और टेंपल बनाएंगे सर, ठीक है ना? उसके अंदर आपको कहानी मिलेगी। वी विल फाइंड कि सिखों के लिए उसने जो हरमंदिर साहिब है गोल्डन टेंपल है, उसकी फाउंडेशन रखवाई थी सर, ठीक है ना? तो वी विल फाइंड कि ही हैड अ गुड रिलेशंस विद गुरु रामदास सर, ठीक है? समझ गेटिंग ऑन ओके। तो रामदास इज द फोर्थ गुरु ऑफ द सिखिज्म, है ना? समझे? फिर 5वें गुरु से इनके रिलेशन खराब हो गए, अर्जन देव तक आ जाते हैं, जहांगीर ने आके राड़ा कर दिया और फिर उसके बाद कहानी बदलती है। तो सिख मुगल कॉन्फ्लिक्ट है, उसके ऊपर आगे डिस्कस करेंगे। अच्छा, आपने वो सूफी वाला क्लास देख लिया होगा, तो एक और क्लास मैंने लिया हुआ है सिखी मूवमेंट के ऊपर, है ना? सिखी मूवमेंट के ऊपर यूट्यूब के ऊपर सेशन है, प्लीज सर्च दैट, है ना? समझे? उसको एक बार देख लीजिएगा, फिर लास्ट में उसके ऊपर एक और वीडियो देंगे सर, है ना? समझे? पिछले साल ही दिया था, पिछले साल मतलब शायद इसी साल दिया था, नॉट एबल टू रिकॉल, बट आई हैव टेकन अ सेपरेट सेशन 2 1/2 आवर, 2 1/2 to 3 आवर सेशन ऑन सिखी मूवमेंट। तो या तो होमवर्क है सर, ठीक है? तो आप उसको देख लीजिएगा, तो उसके बाद लास्ट में उसके ऊपर चर्चा कर देंगे सर, कि वो बैकग्राउंड बन के आएगा तो ठीक रहेगा, ठीक है? तो वी विल फाइंड कि एक तो सिखी मूवमेंट भी आपको यहाँ से मिलता है सर, ठीक है? तीसरी कहानी हमको ये भी देखने को मिल रही है कि इस पीरियड के अंदर इसने क्या कह सकते हैं कि रिकंस्ट्रक्शन भी करने की कोशिश की, नए टेंपल्स भी बनाए। इनफैक्ट चर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमको देखने को मिलता है कि लाहौर में चर्च बनने की शुरुआत हुई थी अकबर के समय पे, ठीक है ना? तो लाहौर और आगरा के अंदर इसने क्रिश्चियंस को भी अलाउ किया था सर, ओके। तो ग्रेजुअल सेंस में हमें ये पता चला है कि काफी सारा डेवलपमेंट हुआ सर, ठीक है ना? कांगड़ा में ज्वालामुखी टेंपल का फिर से रीडेवलपमेंट होता है। तो ये सब कुछ चीजें हम लोग कह सकते हैं कि अकबर की रिलीजियस आउटलुक जो है सर, ठीक है, समझे? वो बदल रही थी। देखिए ये आपको बाबर और हुमायूं के अंदर नहीं मिलती है। इनफैक्ट रिस्टोरेशन वाज नॉट अलाउड एज़ वेल सर। रिस्टोरेशन का मतलब है कि एक्जिस्टिंग टेंपल्स जैसे है वैसे के वैसे ही बेसिकली रखे जाए और वी विल फाइंड कि उसके ऊपर कोई, है ना, फिर से रीडेवलपमेंट नहीं होना चाहिए सर, ठीक है? तो इस प्रकार की व्यवस्था थी, पर अकबर ने ये भी बदला। अब सवाल ये है कि अकबर इसके आगे क्या करेगा सर, है ना? 1570s तक आते उसने सब काम कर दिया। लोग खुश हो गए, बोले वाह वाह क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अब देखिए अकबर को बेसिकली दिखाना ये था कि मैं ऐसे तो लिबरल हूँ, मैं सबके लिए इक्वल करता हूँ, बट आई कैन नॉट बेसिकली लाइक नो डिस्कार्ड माय रिलीजियस आइडेंटिटी जो बेसिकली एक इस्लामिक रूलर के रूप में है सर, ठीक है? तो अकबर वाज वेरी मच क्लियर अबाउट दिस पार्ट कि भाई देखो मैं शासक के रूप में तो थियोक्रेटिक स्टेट को ही लीड कर रहा हूँ सर, गेटिंग ओके। तो ये जितने भी मेरे जो भी प्रैक्टिसेस है, ये प्रैक्टिसेस तो मेरे को करने पड़ते हैं क्योंकि मुझे एम्पायर बिल्डिंग करना है सर, ठीक है? समझे? तो एम्पायर के पॉइंट ऑफ व्यू से अकबर की कहानी जो थी वो अलग हो रही है सर, ठीक है? पर आप देखोगे तो उसकी बाकी सारे जो स्टेप्स और एक्शंस थे, उसके अंदर उसको इस्लाम को भी एक चैंपियन के रूप में दिखाना था कि आई एम द चैंपियन ऑफ इस्लाम सर, ठीक है? समझे? सो ही वांटेड टू मेक श्योर कि इस्लामिक स्क्रिप्चर्स, इस्लामिक रिलीजियस आइडेंटिटी जो है वो बची की बची रहनी चाहिए और साथ-साथ वो ये भी कह रहा था कि उसके प्रिंसिपल्स के आधार पे मैं सब कुछ चलाऊंगा सर, गेटिंग ओके। सो दैट इज वन ऑफ द रीजंस कि ऑल ऑफ दिस इज टेकिंग प्लेस, बट साइमल्टेनियसली वो अपने आप को गाजी भी कहेगा। वो ये भी कहेगा कि मैं जिहाद करने चला हूं सर, ठीक है ना? समझे? तो वी विल फाइंड कि ये सब प्रैक्टिसेस हमें देखने को मिलती है अकबर के कोर्ट के अंदर। अब जब ये सब चीजें हुई पर इस्लाम में प्रॉब्लम ये था कि बहुत सारे फिरके बन गए थे ना भारत में सर, ठीक है? तो देयर वर मल्टीपल सेक्ट्स विद इन इस्लाम एज़ वेल सर। अब देखिए सूफियों का अलग था, शियाओं का अलग था, सुन्नियों का अलग था सर, ठीक है ना? समझे? तो इस बेसिस के रूप में हमें ये पता चल रहा है कि अकबर को समझ में आया कि मुझे बेसिकली जब इस्लामिक स्टेट का फाउंडेशन भी करना है, अगर मुझे एक थियोक्रेटिक स्टेट को थियोरेटिकली भी लागू करना है तो मेरे को इनको यूनिफाई करना पड़ेगा सर, ठीक है? समझे? कि मैं अगर एक कहूंगा कि भाई आई एम द चैंपियन ऑफ इस्लाम सर, ओके, आई एम द गाजी सर, आई एम फाइटिंग अ वॉर एज़ वेल, ओके, बट माय एक्शंस आर नॉट रिप्रेजेंटिंग दैट। सेकंडली मेरे इस्लामिक फेथ के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे जो खास-खास जो थियोक्रेटिक नोबल्स हैं उनके बीच में कोई यूनिटी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमें ये पता चल रहा है कि कोई शिया था, कोई सुन्नी था, कोई सूफी में अलग-अलग प्रकार के सिलसिलों को फॉलो कर रहा था, तो कैसे होगा सर, ठीक है? समझ गेटिंग ओके। तो ही रियलाइज्ड दिस पार्ट कि इसका सॉल्यूशन लाना पड़ेगा सर, ठीक है? इनफैक्ट सूफियों में लेटर पीरियड के अंदर अकबर इस पीरियड के 1570s के दौरान वो चिश्तीज़ को मानना शुरू कर दिया था सर, ठीक है? समझे? तो यू माइट बी अवेयर अबाउट ही स्टार्टेड फॉलोइंग सलीम चिश्ती सर, ठीक है? और 1570 के दशक में उसने फतेहपुर सीकरी का जब निर्माण किया, तो उसके बाद वहाँ सलीम चिश्ती के लिए मकबरा भी बनता है सर, ठीक है? तो ही बिकेम क्वाइट अ वेरी डिफरेंट पर्सनैलिटी सर, ठीक है? बट ही आल्सो मेड श्योर कि हिज रिलीजियस व्यूज एंड हिज रिलीजियस आउटलुक विद रिस्पेक्ट टू चैंपियनिंग ऑफ इस्लामिक ट्रेडिशंस वर नॉट वी कैन से साइडलाइन, ओके? उसने बाकी सारे संप्रदायों और धर्म जितने भी समाज के लोग थे उनको इंक्लूसिव करने की कोशिश की, पर ये नहीं कहा कि मैं अपने पर्सनल फेथ जिसके आधार के ऊपर मेरा पूरा स्टेटहुड टिका हुआ है, उसको मैं डिस्कार्ड करूंगा सर, ठीक है? तो इसमें प्रॉब्लम ये हो रहा था कि ही वांटेड टू यूनिफाई इस्लामिक स्टेट सर, ठीक है? समझे? अगर उसको एक इस्लामिक थियोक्रेटिक स्टेट बनाना है तो थियोक्रेटिक स्टेट की जो व्याख्या है उसमें इस्लामिक फिरकों के बीच में यूनिटी नहीं थी सर, है ना? समझे? है ना? गेटिंग ओके। सो बिकॉज़ देयर वाज नो यूनिटी तो क्या करोगे सर, ओके? तो इस वजह के रूप में उसने ये कहा कि भाई चलो ये जितने भी इस्लामिक स्कॉलर्स हैं ना, इन सबको फतेहपुर
पीरियड में बना हुआ है। एक्चुअली फतेहपुर सीकरी उसने 1570s के मतलब 72 के बाद बनवाया, 75 तक वहाँ पे उसने कैपिटल शिफ्ट करवा दिया। तो उसने ये प्लान किया कि वहाँ पे फतेहपुर सीकरी उसने साउथ गुजरात और दक्कन जीतने के बाद बनाया था। तो उसने कहा कि भाई लेट अस कॉल ऑल द स्कॉलर्स ऑफ इस्लामिक आइडेंटिटी एंड लेट अस डिस्कस विद देम अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ रिलीजियस स्क्रिप्चर्स एंड टेन्योर्स एंड व्हाट कैन बी डन विद रिस्पेक्ट टू द स्टेट एंड लर्निंग ऑफ रिलीजियस आउटलुक्स, ठीक है। सो दिस इज हाउ इबादत खाना वाज मेड, ठीक है। देखो इबादत खाना वाज नेवर इंस्टीट्यूटेड इन द फॉर्म ऑफ अ सेक्युलर इंक्लूसिव बिल्डिंग जहाँ पे विल सी कि सब धर्मों को बुलाया जाता था। इसमें इनिशियल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे तो खाली और खाली इस्लामिक स्कॉलर्स को ही बुलाया एंड दैट टू ओनली सुन्नी स्कॉलर्स, ओके। इवन विदिन द सुन्नी स्कॉलर्स देयर वर मल्टीपल बेसिकली आलिम्स हू गिव देयर ओन ओपिनियंस एज़ वेल, ठीक है ना, समझे। तो इसमें आपको बदायूनी भी देखने को मिलता है, मुल्ला बदायूनी, अब्दुल कादिर बदायूनी, अगर आपको याद होगा अकबर का कोट पत्थर हुआ करता था जिसको अकबर ट्रांसलेशन में डालता है और कहता है कि काम करो ये रामायण का ट्रांसलेशन कर दो। तो बदायूनी को काटो तो खून ना निकले, तो थियोक्रेटिक बंदा और कह रहा है कि तुम मेरे को ऐसी वस्तु का ट्रांसलेशन करवा रहे हो जो मेरे को पसंद नहीं आ रहा है, कुफ्र करवा रहे हो मेरे से। अकबर बड़ा स्मार्ट था ना, जिसको जो चीज पसंद नहीं आती थी वो पहले देता था, पहले ये करो सर, ठीक है। ये वेरी स्मार्ट है, शासक के रूप में उसको सब पता है सर, ठीक है, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है सर। अब देखिए इसकी पर्सनैलिटी को बड़ा इंटरेस्टिंग समझना है सर, ठीक है, ओके। क्योंकि आप देखिए अल्टीमेटली वो रूलर था सर ना, ही वांटेड टू कंसोलिडेट हिज पोजीशन, तो सब जगह की गेम करने की कोशिश करेगा। बहमत जाना इसको देखिए सर, ठीक है। तो इसकी पॉलिसीज देखोगे कभी यूं देखेंगे अरे यार दुग्गल साहब क्या बने हुए हैं, दुग्गल साहब ये बने हुए हैं, दुग्गल साहब वाली कहानी है सर, ठीक है। शासकों की कहानी ऐसी होती है सर। खैर, तो उसने क्या किया कि उसने इबादत खाना बनाया। इबादत खाने के अंदर उसने सब 19 सुन्नी मुस्लिम्स को बुलाया इनिशियली सर, ठीक है ना। और सुन्नी मुस्लिम को बुलाने के बाद ओवर पीरियड ऑफ टाइम इनको बुलाने के बाद इनके बीच में चर्चा बनाने की शुरुआत की, व्हाट इज द ट्रू इंटरप्रिटेशन ऑफ इस्लाम, है ना, व्हाट इज इस्लाम। ही वांटेड टू प्रोक्लेम हिमसेल्फ एज अ रूलर एंड काइंड ऑफ अ पर्सन हु वाज चैंपियनिंग ऑफ इस्लाम, बट ही वांटेड टू लर्न अबाउट द इंटरप्रिटेशन सर, ठीक है, समझे। अब प्रॉब्लम ये हुआ कि ये सुन्नी मुस्लिम्स बेसिकली आए तो सही, पर इनके बीच में भी कोई कंसेंसस नहीं बनता है सर, ठीक है ना, समझे। तो इसमें आपको बदायूनी था, है ना, अब्दुल कादिर बदायूनी, मुल्ला बदायूनी कहते थे उसके कोर्ट में। फिर देयर वाज दिस गाय कॉल्ड एज अब्दुल नबी, शेख अब्दुल नबी करके एक और व्यक्ति हुआ करते थे। तो इस तरह से सैकड़ों लोग आपको यहाँ से देखने को मिलते हैं सर। अबू फजल के लेटर पीरियड के अंदर ऐसा गेटिंग, ओके। तो ये आने के बाद ही लड़ाई करना शुरू कर दिया सर, समझे नहीं समझे, गेटिंग, ओके। तो अकबर बौखला गया, बोले यार ये तो तुम लोग को याद है, मैंने तो एक्सपेक्टेशन किया था कि तुम आलिम लोग हो, अच्छे खासे पढ़े हुए लोग हो, अच्छा कार्य करोगे, मेरे को खुद सिखाओगे, फिर मैं स्टेट के अंदर लागू करूंगा अच्छी पॉलिसीज के थ्रू, ठीक है। तो बोले तो गलत है सर, नहीं हो पाएगा, ओके। तो इनिशियल पीरियड में खाली सुन्नी मुसलमान थे, है ना, समझे। सुन्नी मुसलमानों के बीच में इनका कॉन्फ्लिक्ट होगी। ये कॉन्फ्लिक्ट का परिणाम हुआ कि अकबर ने कहा कि बाकी मुसलमानों को बुलाओ सर, ठीक है ना, समझे। इबादत खाना की इवोल्यूशन कैसे हुआ है आप समझिए सर, ठीक है ना, समझे। इबादत खाना रातों रात इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशन नहीं बना था सर, ठीक है ना, समझे। इसकी स्टेजेस ऐसे हुई 1575 में जब इसकी फाउंडेशन रखी गई, तो ओनली एंड ओनली सुन्नी मुस्लिम्स वर कॉल्ड आउट सर, ठीक है ना, वेरी ऑर्थोडॉक्स पॉइंट ऑफ व्यू सर, ठीक है ना, एक से एक ऑर्थोडॉक्स हो गया ना, समझे। तो इनके अंदर अंदर तलवार निकल जाती थी, तो अकबर बौखला गया सर, बोले ये क्या चल रहा है सर, शर्म नहीं आती तुम लोगों को सर। उसके बाद अकबर ने उसको ओपन कर दिया सर, ठीक है, ओपन फॉर अदर मुस्लिम्स, गेटिंग ओपन। अदर मुस्लिम में कौन थे, जैसे शेख हुआ करते थे, सूफी हुआ करते थे, शिया हुआ करते थे, सैयद हुआ करते थे सर, ठीक है ना, बाकी सारे थियोलॉजिकल क्लास पूरे भारत से बुलाओ सबको सर, सबसे सुनूंगा सर, गेटिंग ओपन। अब अकबर की कहानी ये थी कि अकबर इबादत खाने के पीछे उसका शयन कक्ष था, मतलब वहाँ वो सोता था, ठीक है, समझे। उसका मानना ये था कि आई वुड लिसन इवन सबकॉन्शियसली व्हाइल स्लीपिंग, है ना, कि इनके बीच में जो डिस्कशन पूरा दिन चलती रहती थी, पूरा शेड्यूल बना दिया था कि सुबह 7 8 से 10 ऑप्शनल होगा, फिर उसके बाद ये होगा, फिर करंट अफेयर्स होगा, सीसेट होगा, सब कुछ मैंने समझ नहीं समझ, ओके। तो अकबर वांटेड टू लाइक नो प्रूव हिमसेल्फ एज द पर्सन एंड द पर्सनालिटी, जहां वी विल सी दैट वो पूरा दिन के मैं सुनूंगा इन सब की बातें सर, गेटिंग ओपन, ओके। एंड ओवर पीरियड ऑफ टाइम वी विल सी दैट अकबर एक दिन सो रहा था और सोते-सोते ही हमें पता चल रहा है कि ये जितने भी मुस्लिम स्कॉलर्स आए सर, सो कॉल्ड मुस्लिम स्कॉलर्स थे, इनके अंदर ओपन माइंडेडनेस नहीं थी। ये दे हैड हेटेड टुवर्ड्स ईच अदर, वल्गैरिटी थी, एक दूसरे को अब्यूज कर रहे थे, गाली दे रहे थे सर, गेटिंग ओपन, ओके। तो अकबर ने बदायूनी को कहा था, अब्दुल कादिर बदायूनी को, कि बाबा कुछ गलत गलत हो तो मेरे को बताना सर, गेटिंग ओपन, ओके। तो उसके बाद बदायूनी ने एक बार पूरा लिस्ट बना के दिया, बोले अकबर आप जब बाहर गए थे तो तब यहाँ ये लोग लड़ा कर रहे थे, तो अकबर ने सबको धमकाया सर, ठीक है। बोले देखो मैं तुम्हारी इज्जत करता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ, पर आप है ना, यू आर द चैंपियंस ऑफ इस्लाम सर, ठीक है, आप ये सब नहीं कर सकते, आप लोग बहुत रिस्पेक्टफुली देखते हैं समाज के अंदर, है ना, और आप अंदर यहाँ लड़ रहे हो, गाली दे रहे हो, अब्यूज कर रहे हो, बहुत वल्गैरिटी थी सर, ठीक है। बोले तुम्हारा गलत है, तुम्हारा गलत है, तुम कुफ्र हो, तुम कुफ्र हो सर, ठीक है। अब ये मैटर खत्म हुआ तो टोटल इसमें ना 3 फिरके बन गए थे, 3 ग्रुपिंग्स विदिन द इबादत खाना, ग्रुपिंग्स विदिन द मुस्लिम कम्युनिटी सर, ठीक है ना, समझे। तो एक बेसिकली अब्दुल नबी चलाते हैं, है ना, गेटिंग ओपन, ओके। दूसरे अब्दुल रहीम खान निकल के आए सर, ठीक है, समझे, गेटिंग ओपन, ओके। तो अब्दुल रहीम खान नहीं दोस्त क्या कह सकते हैं कि दोस्त वन मोर गए सर, ठीक है, समझे। शेख मुबारक, ओके। शेख मुबारक अगर आपको पता होगा तो शेख मुबारक गुजरात के जो आए थे, इनके फादर सर, है ना, अबू फजल के फादर सर, ठीक है, समझे। एंड विल सी देयर वाज वन मोर ग्रुपिंग सर, गेटिंग ओपन, ओके। तो हुआ क्या कि इनके बीच में ग्रुपिंग्स होते हैं, ये ग्रुपिंग्स के अंदर इनके बीच में डिबेट थी, डिबेट के अंदर लड़ा ज्यादा होता था सर, गेटिंग ओपन, ओके। ये लड़ाई में बेसिकली प्रॉब्लम क्या था कि ये सब अलग-अलग फिरके से बिलोंग करते हैं। अकबर उस पीरियड में हज में जाने वाले जो भी हाजी थे उनको सब्सिडी देते थे सर, ठीक है, समझे। एक्चुअली इस्लाम के अगेंस्ट में सब्सिडी आपको पता होगा। तो द इस्लामिक टेनेंट्स एक्चुअली द प्रेसिडेंस इज सच दैट ही सेज कि एवरी मुस्लिम शुड डू हज बट ऑन हिज ओन एक्सपेंसेस, नॉट एट द एक्सपेंसेस ऑफ अदर्स, ठीक है ना। अगर आप रिलीजियस पिलग्रिमेज कर रहे हो, हाजी बन के जा रहे हो या विल उम्रा करने भी जा रहे हो, आपको खुद के खर्चों के ऊपर जाना चाहिए सर, गेटिंग ओपन। अब ये क्या करते थे सब ग्रुपिंग से ना, तो कोर्ट को इन्फ्लुएंस करते थे कि भाई अपने सिलसिले के लिए, अपने सेक्ट के लिए, समझे नहीं समझे, वो पैसों को साइडलाइन कर दिया, वो अपने कम्युनिटी के लीडर बन गए विदिन मुस्लिम्स, समझे, गेटिंग ओपन, ओके। तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम हमको ये पता चलता है कि इन दोनों के बीच में अंदर-अंदर संघर्ष होता है, ये सब ग्रुपिंग के अंदर। ये ग्रुपिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से शेख मुबारक, अब्दुल नबी एंड देयर वाज वन मोर पर्सन सर, ठीक है ना, इन सब के बीच तलवार निकल जाती थी सर, गेटिंग ओपन, ओके। तो इस बेसिस के रूप में ये सब अपने हिसाब से इंटरप्रिटेशन करना शुरू कर दिया सर। इतनी खराब प्रकार की इंटरप्रिटेशन थी कि जैसे अब्दुल नबी ने अकबर के लिए लिख दिया कि इस्लाम बेसिकली एक शासक के रूप में अगर शासक वी विल फाइंड कि शादी करना चाहता है तो 18 निकाह अलाउ करता है सर, 18 निकाह सर, गेटिंग ओपन, ओके। समझ में आया कि नहीं आया? फिर कोई कहता है कि नहीं 18 नहीं 9 शादी अलाउ करता है सर, गेटिंग ओपन, ओके। तो इस प्रकार की मतलब समझ लेना सर, ठीक है, अपने मन पाए ऐसी इंटरप्रिटेशन उन्होंने करने की शुरुआत की, गलत-गलत प्रकार की बातें ये लोग सिखाते रहते थे सर, गेटिंग ओपन, ओके। फिर बोले किसकी बातें अकबर को माननी चाहिए क्योंकि सदर वाज द रिलीजियस मिनिस्टर एट दैट टाइम, पूरा क्वेश्चन ऑफ गेटिंग ओपन, ओके। तो उसके बेसिस के रूप में कि काजी का क्या मानना चाहिए, नहीं मानना चाहिए, तो ये लोग राजा को खुश करने का काम ज्यादा करते थे कंपेयर्ड टू आई वुड से लाइक गिविंग द ओरिजिनल आउटलुक ऑफ व्हाट द इस्लामिक इंटरप्रिटेशन एंड स्टडीज वर बेस्ड अपॉन सर, ठीक है, समझे। तो कहानी ये है कि सबको अपना वो चाहिए था, भाग चाहिए था कि अकबर को खुश करे, अकबर चैरिटी देगा और बेसिकली चैरिटी से अपनी दुकान चल जाएगी और अपनी जो फॉलोअर्स है उसके अंदर अपना दबदबा देखो, मैं राजा के पास इतना आपके लिए लेके आया, फंडिंग लेके आया सर, गेटिंग ओपन, ओके। तो ये एक दूसरे को क्रिटिसाइज करने के लिए दस्तावेज लिखते थे और फिर उसके बाद ये कहानी आपको मिलती है। इनफैक्ट प्रेयर्स में कौन लीड करेगा क्योंकि एवरी फ्राइडे वहाँ बेसिकली जो मॉस्क था फतेहपुर के अंदर, तो वहाँ क्या कह सकते हैं कि कांग्रेगेशन मॉस्क होता था, तो सुल्तान खुद भी आता था, बादशाह भी आता था, ठीक है ना, समझे। तो कौन लीड करेगा उसको लेके भी लड़ाइयाँ चलती थी सर, ना, हू शुड बी लीडिंग, गेटिंग ओपन, ओके। तो कहानी आपको ये मिली कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम बड़ी संघर्ष हुई सर, ये संघर्ष में एक दो दफा तलवार भी निकल गई सर, ठीक है। ये तलवार निकलने के कारण अकबर फिर बौखलाया, बोले यार ये क्या चल रहा है तुम लोग का सर, ठीक है, गेटिंग ओपन, ओके। कि तुम्हारे इस्लाम के व्यू से तुम ठीक नहीं बता रहे हो। दूसरी कहानी ये है कि तुमको जिस कार्य के लिए बुलाया गया था उसके विपरीत तुम सब बातें कर रहे हो इधर-उधर की सर, ठीक है ना। और एक आध बार तलवार ऐसी निकली है ना, समझे, जहाँ मतलब कोई मर गया था या मरते-मरते बच गया था, ऐसी कहानी लिखी है बदायूनी ने सर, ठीक है। तो डर का माहौल भी था, तो अकबर ने कहा कि यार ये बंद करो सर, अब बहुत हो गया सर, ठीक है ना, समझे। आप
आपकी इस बिहेवियर से आप मतलब है ना थोड़ी तो मर्यादा रखिए सर। अकबर वही कह रहा था कि थोड़ी तो मर्यादा रखिए सर, ठीक है ना समझे। मैं आपको इतना रिस्पेक्टफुली ट्रीट करता हूँ, मैं आपको एक हाई पॉइंट में देखता था, सोसाइटी के अंदर पेडेस्टल में देखता था, आप क्या काम कर रहे हो सर, ठीक है। तो मुझे जो सच्चाई ढूँढनी है रिलीजियस के टेनेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, आई वांट टू लर्न अबाउट रिलीजन, तो मेरे को आपसे तो मिल नहीं रहा है सर, आप अंदर अंदर ही कंक्लूजन नहीं ला पा रहे हो, तो मैं आपसे क्या एक्सपेक्ट कर पाऊँगा सर, ठीक है समझे। तो देन ही ओपन्ड अप द इंस्टीट्यूशन फॉर अदर स्कॉलर्स, समझे नहीं समझे। उसने कहा कि अब मुस्लिम्स के अंदर वो सूफियों को, शेखों को, सैयदों को और भी संप्रदाय है ना, उन सबको साइड में करो सर, ठीक है। जैसे मलिकी स्कूल था, मलिकी स्कूल आपको मिलेगा, वहाबी स्कूल तो बाद में आया सर, ठीक है। तो विल फाइंड कि मलिकी स्कूल था, तो मलिकी स्कूल अलग चलता था सर, ठीक है समझे। तो हनाफी डॉक्ट्रिन आपको पुराना मिलेगा सर, ठीक है, वो भी अलग चल रहा है, अकबर ने कहा ये सब बंद करो सर, ठीक है, दिस विल नॉट वर्क आउट, ओके। अपने को अदर रिलीजन्स के लिए ओपन करना पड़ेगा। अदर रिलीजन्स का मतलब क्या है कि वी विल कम टू नो कि विल इन्वॉल्व हिंदूज, will involve the Parsis, will involve the Jainas, will involve the Christians as well, sir, ठीक है समझे। सबसे सीखेंगे, सबसे सबसे व्हाट इज द रियलिटी ऑफ लाइफ, है ना। लेट अस लर्न फ्रॉम देम, लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज द पॉइंट, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है सर, ठीक है समझे। इनसे सीख के हम रिलीजियस इंटरप्रिटेशन लेंगे और इनके सीखने के बाद हम अपनी जो ओपिनियन है या पॉलिसीज जो है वो बदलने की कोशिश करेंगे सर, ठीक है समझे। तो आप समझने की कोशिश करिए कि अकबर के रिलीजियस व्यूज बदल गए सर, करेंगे ओके। क्यों बदल गए, क्योंकि हमें ये पता चलता है कि अकबर धीरे 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 इवॉल्व हुआ सर। हम इवॉल्व होने का पीछे का कारण क्या था, तो मैंने आपको बताने की कोशिश की कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम इनके अंदर की इबादत खाने के इश्यूज, दूसरी वी विल फाइंड कि जो अकबर के राजपूतों के साथ जो संवाद हुए वो, तीसरी कहानी अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो उसकी एम्पायर बिल्डिंग के अंदर उसने बाकी सारे लोगों को सब कुछ देखिए ट्रायल एंड एरर से, देखिए एक्चुअली व्यक्ति का धार्मिक आउटलुक कैसे बदला है, ठीक है। क्योंकि सच्चाई की खोज करते करते बुद्ध देखिए, ठीक है, बुद्ध कैसे ट्रायल एंड एरर से आ गया है, ठीक है। उन्होंने पहली बार जब क्या कह सकते हैं कि एक प्रकार की मेडिटेशन करने की शुरुआत की, तो वो भूखे रह गए, एक्सट्रीमिटी की तरफ चले गए, तो खीर खा ली, वो सुल्तान ने खीर दिया, ठीक है समझे। तो वैसे ही होता है, आइडेंटिटी लोगों की अलग ही तरह से निकल के आती है, वेरी ओके। तो अकबर बेसिकली धीरे धीरे नई तरह से निकल गया। ये निकलने के बाद उसने बहुत सारे लोगों को बुलाया, जैसे बनारस से पुरुषोत्तम दास जी, ठीक है समझे। सो व्हेन पुरुषोत्तम दास जी केम फ्रॉम बनारस, ओके समझे, ही गिव हिम द नॉलेज उपनिषद्स, ओके समझे। बाय दैट टाइम अकबर हैड ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड द ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट, ओके। तो ये जो ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट जिस तरह से एस्टैब्लिश हुआ था उसने भी काम करना शुरू कर दिया था, वेरी ओके। सो व्हाट इज हैपनिंग कि बाय डिस्कसिंग विद पुरुषोत्तम दास, है ना समझे, तो वहां से उसको काफी सारी चीजें मिलती है, ज्ञान मिलता है, वेदों का ज्ञान मिलता है, सोल का उसको नॉलेज मिलता है कि आत्मा जो है वही अनंत है, ठीक है समझे। कर्म के सिद्धांत के बारे में हमको यहाँ से देखने को मिलता है। इनफैक्ट इस पीरियड में अकबर की जो हिंदू कम्युनिटी के साथ बहुत सारी इंटरेक्शन होनी शुरू हो गई थी। राजपूत राजा थे, कोर्ट में आते थे, रक्षाबंधन सेलिब्रेट कर रहे थे, दशहरा सेलिब्रेट कर रहे थे, दिवाली सेलिब्रेट कर रहे थे, सरहद करिंग ओके। इस पीरियड में वी विल फाइंड कि धीरे 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 अकबर के पॉइंट ऑफ व्यू हमको वहां तक देखने को मिलता है कि इवन किसी ऑफिसर की या कोई राजा की मृत्यु होती थी तो अकबर शोक पालता था, जो नॉर्मली वी विल सी कि हिंदू कम्युनिटी यहाँ पे फॉलो कर रही है, ठीक है। तो यू विल फाइंड कि ही स्टार्टेड इंटरेक्टिंग विद हिंदूज मोर एंड मोर। There was a scholar Purushottam Das and he actually influenced Akbar in a very significant way. Very important, okay. In fact, many a times there is evidences that Akbar's कोर्ट के अंदर मतलब कुछ लिखिए कि वो टीका भी लगाना शुरू कर रहा था सर, समझे नहीं समझे। उसने झरोखा दर्शन देने की शुरुआत कर दी थी सर, ठीक है। तो यू कैन इमेजिन दिस पार्ट कि जो व्यक्ति कल तक गाली कह रहा था आपको सर, है ना समझे, वो भी देखिए टीका लगा रहा था सर, ओके। वो दिवाली सेलिब्रेट करवा रहा था। उसने वो मथुरा का जो टेंपल था उसके रिकंस्ट्रक्शन के लिए मानसिंह को कहा कि इसका फंडिंग मैं दूंगा अपने कोर्ट के अंदर से, मतलब राजा के पॉइंट ऑफ व्यू से सर, ओके। तो ओवरऑल स्थिति ऐसी हुआ करती थी कि अकबर चेंज हुआ सर, ठीक है ना समझे। इनफैक्ट जब हामिदा बेगम की मृत्यु हो गई तो अकबर नॉर्मली हमने देखा वो मुंडन करवाते लोग, तो कभी लोग मुंडन नहीं करवा सकते तो पीपल डू शेव सर, है ना। आपके फादर मदर की या फैमिली में किसी बड़े बुजुर्ग की मृत्यु होती है तो अकबर ने अपनी मदर की मृत्यु पे अपनी शेविंग करवा दी थी सर। नॉर्मली ऑर्थोडॉक्स राजा लोग थे वहां, औरंगजेब ने तो उस नियम बना के रखा था कि नो वन विल शेव द बियर्ड सर, ठीक है समझे। अकबर वो सब चीजें करवा रहा है सर। तो यू कैन इमेजिन कि अकबर ऐसी प्रैक्टिसेस फॉलो कर रहा था व्हिच वर नॉट नेचुरल टू द मुगल्स, मतलब कहने की बात ये है सर, ओके। ये दर्शा रहा है कि राजा का आउटलुक कैसा बदला सर, समझे। तो हिंदुओं ने अलग तरह से उसको इन्फ्लुएंस किया, पहले से ही कर रहे थे सर, बचपन से धीरे 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 शादी हुई उसके बाद और बदल गया सर, हां। टीका सेरेमनी हुई, तुलादान होना शुरू हुआ। इनफैक्ट तुलादान सेरेमनी भी हिंदू आउटलुक है सर, ठीक है। तुलादान में अगर आपको पता होगा तो राजा को तोलते हैं सोने के साथ, है ना समझे। आपका जितना वेट होगा उसके इक्विवेलेंट गोल्ड हम तोलेंगे और वो चैरिटी में देंगे सर, ठीक है समझे, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो इससे अलग ही वो जलवा बहता था कि देखो ना इतना चैरिटी किया। वैसे ही वो जैनियों के साथ मिला सर, है ना। गुजरात से आए थे हरिविजय सूरी महाराज सर, ठीक है। गुजरात से हरिविजय सूरी महाराज आए सर, है ना, वल्लभी से बिलोंग करते थे एंड 1580 के दौरान ये गए वहां पे। उन्होंने जाके अकबर को अलग तरह से इन्फ्लुएंस किया। एक तो पहले अनेकानवाद सिखा दिया सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। और अनेकानवाद सिखाने के बाद उसको कहा कि रियलिटी हैज मेनी परसेप्शन, तो तुम जो रियलिटी को ढूंढ रहे हो वो सच्चाई नहीं है, वो मिथ्या है सर, ठीक है ना। क्योंकि रियलिटी तो यही है ना कि इट इज ऑलवेज रिलेटिव इन नेचर, ठीक है, ठीक है, ओके। तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम हमें पता चलता है कि रियलिटी के जो दृष्टिकोण है वो बदल दिया। अब जैनी नॉन वायलेंस को मानते थे, अकबर को कहा तो शिकार क्यों करता है, तो क्यों इस दिन मीट मीट खाता है, तो अकबर ने भी विल सी कि कुछ-कुछ महीनों में, हफ्ते में कुछ-कुछ दिन उसने शिकार करना तो बंद ही कर दिया। उसने नॉन-वेज खाना भी बंद करवा दिया। इनफैक्ट उसने गौ हत्या और ये सब प्रैक्टिसेस हुआ कर रही थी, उसके ऊपर भी बैन लगवाया कि ये नहीं चलेगा सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, ये सब कुछ नहीं चलेगा सर, ओके। तो ही रिस्ट्रिक्टेड द स्लॉटरिंग ऑफ एनिमल्स, है ना, जो कसाई खाना और ये सब चीजें हो रही थी। तो अकबर बेसिकली जैनियों से सीखा, अहिंसा सीखा, अनेकानवाद सीखा, खास करके हंटिंग और बाकी सारी क्रूअल प्रैक्टिसेस हुआ करती थी उसने बंद करवाई, तो ये नहीं होगा सर, ठीक है। इनफैक्ट हफ्ते में कुछ दिन वो फास्टिंग की तरफ चला गया था सर, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो यू कैन इमेजिन कि कैसे बदल रहा है अपने आप को सर, ओके। वैसी ही कहानी वो पारसियों से सीखता है, सुनिए मेरी बात सर, ठीक है ना, समझे। पारसी लोग आए सर, ओके। अब पारसी लोग आए, पारसी अग्नि पूजा करता है सर, ठीक है। पारसी सूर्य को बहुत सुप्रीम एंटिटी के रूप में मानता है सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो अकबर स्टार्टेड फॉलोइंग द प्रैक्टिसेस ऑफ द पारसी रिलीजन सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो अकबर ने अपने कोर्ट के अंदर अग्नि पूजा करनी शुरू कर दी। कौन मुगल राजा, कोई बाबर बाबर की समझ में उसकी आत्मा वो वहां काबुल में लेटी हुई होगी, बोले ये क्या चल रहा है यहाँ, ये क्या कपड़ा चल रहा है सर, बड़ा बड़ा अलग ही बंदा है सर, ठीक है। देखो इसकी ग्रेटनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बीएस में लिखता है इसको या हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में देखो, इसके बहुत सारी प्रैक्टिस ऐसी थी जो नॉर्मली कोई राजा नहीं कर रहा था इसके पहले सल्तनत के अंदर, देख लीजिए सर, ठीक है। अकबर ही था सर, तो नो डाउट इसने बहुत सारी चीजें ऐसी भी की जो जहरीली है, ओके। बट ओवरऑल पॉइंट ऑफ व्यू से जो नेशन के पॉइंट ऑफ से जो कंसोलिडेशन करने की व्याख्या है, जो डेफिनेशन हम लोग कह रहे हैं, ये सब कुछ करेगा क्योंकि ये प्रैक्टिसेस से बाहर जाएगी सर, ना। इमिटेशन इफेक्ट के रूप में, है ना, लोगों को समझ में आएगी बादशाह ये कर रहा है सर, ठीक है। तो उसने भी विल सी कि अग्नि पूजा करने की शुरुआत की। इनफैक्ट इसके कॉइन्स में सूर्य जो सन है सर, ठीक है ना, उसको भी बेसिकली दर्शाने की कोशिश की जा रही है, सन है, फायर है, उसको इसने बताया सर, इनसे काफी सारी चीजें सीखा सर, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो इनका भी आपको मिलेगा, इनफैक्ट सबको लैंड ग्रांट दिया सर, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। फिर उसने क्रिश्चियंस के साथ भी संवाद किया सर, क्रिश्चियंस के साथ क्या संवाद किया, तो गोवा में तब पोर्चुगीज आ गए थे सबके सब 1550s और 1560s का पीरियड है। तो उसने इबादत खाने की स्थापना करने के लिए उसने पोर्चुगीज को बुलाया सर, ठीक है, उसने कहा कि भाई काम करो, इनसे भी राब्ता करेंगे सर, ठीक है। तो वी विल फाइंड कि तीन या दो, मतलब दो मुख्य थे, तीसरे भी थे। तो एक्वा वीवो और मॉन्सेरेट करके देयर वर टू पोर्चुगीज क्रिश्चियन मिशनरीज हु वर सेंट टू अकबर्स कोर्ट। ओवर पीरियड ऑफ टाइम इसमें तीन मिशन गए अकबर के कार्यकाल में। तीन मिशन जाने का मतलब है कि हर 2-2 3 साल में अलग-अलग प्रकार के मिशनरीज गए। आगे के भी नाम है, एक्सेवियर करके थे और फिलिप या बेनेडिक्ट हुआ करते थे, ऐसे नाम आपको मिलेंगे, बट हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। पहले दो इंपॉर्टेंट है, एक्वा वीवो और मॉन्सेरेट, है ना। तो अकबर के कार्यकाल में क्रिश्चियन मिशनरीज की भी एंट्री हुई। इनसे अकबर ने काफी सारी चीजें सीखी। अकबर जीसस, मैरी के बारे में और बेसिकली क्रिश्चियन एपोस्टल्स और बिलीफ के बारे में सीखता है सर, ठीक है। एंड ओवर पीरियड ऑफ लाहौर और आगरा के उसने चर्च बनवाया सर, ठीक है, समझ गए, ओके। सो ही अलाउड क्रिश्चियंस टू बेसिकली वर्शिप इन लाहौर एंड आगरा। लाहौर इज द सेकंड कैपिटल ऑफ अकबर, है ना। 1585 में तो अकबर जब अफगानिस्तान के कैंपेन में गया तो लाहौर में उसने कैपिटल शिफ्ट कर दिया था। 1575 में तो आगरा एंड फतेहपुर सीकरी इंपीरियल कैपिटल्स, ओके। तो इररिस्पेक्टिव ऑफ हिज वी कैन से लाइक नो काइंड ऑफ उसकी जो पॉलिसीज थी, और बाकी लोग नाराज भी हो रहे थे, ये सवाली लोग नाराज हो गए सर, ठीक है, समझे। अब्दुल नबी तो बहुत नाराज हो गया, बोले चल क्या रहा है यहाँ पे सर, ठीक है, राजा काफी बन गया अपना सर, ठीक है। अकबर लाइक तुम बैठ जाओ सर, तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, मैं सब कुछ समझ गई, ओके।
अगेंस्ट द इस्लामिक प्रैक्टिस, क्योंकि बिल्डिंग अ चर्च इनटू द मुगल लैंड व्हिच इज कंसीडर्ड टू बी वेरी होली सर, ठीक है समझे, इनके लिए बड़ा होली था, तो बड़ा घात की था ना इनके लिए सर, गेटिंग ओके। तो वी विल फाइंड कि अकबर ने कहा कि देखो इनको स्टेट पैटर्न दिया जाएगा। इनफैक्ट मिशनरीज आते थे ना गोवा से आगरा की तरफ और आगरा से गोवा की तरफ, तो अकबर ने इनको जेट सिक्योरिटी दिया था वॉलंटरी के सर, बोले आते जाते बैरम खाने वाला हाल नहीं होना चाहिए, बैरम को पता पाटन के पास निपटा दिया गया था, तो वी विल फाइंड कि बैरम वाला हाल नहीं चाहिए सर, है ना, आपने गेस्ट है, स्टेट गेस्ट है, इनको वैसे ही डिग्निफाइड वे वापस भेजेंगे, वापस लेके उनको जब भी आएंगे सर, ठीक है, गेटिंग ओके। तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम वी विल फाइंड कि मिशनरीज को तो ये लगने लग गया था कि भाई साहब ये आज नहीं तो कल हमारे साथ ये ना ये क्रिस्ती बन जाएगा सर। इन्होंने जहांगीर को तो बनाने की भी कोशिश की थी, वो तो फिर किसी आलिम ने देख लिया, बोले हे लाहौल लाखुब सर, समझे समझे तुम कर क्या रहे हो, तुम्हें पता है सर, ठीक है ना, कुफर है ये सब कुछ सर, निकलो यहाँ से सब कुछ ओके। तो वी विल फाइंड कि बाद में हुआ सर जहांगीर को जहांगीर दुखी मार रहा था बैप्टिज्म में, अगर आपको पता होगा क्रिश्चियन प्रैक्टिस है रिचुअल्स के रूप में, तो पीपल टेक होली बात सर, बहुत रिलीजन में होली बात के अंदर का कांसेप्ट है, हम भी नदियों को मानते हैं, तो क्रिश्चियन ऑल्सो बिलीव सर, ठीक है, तो वो जहांगीर को दुखी मरवा रहे थे आगरा में, तो किसी ने देख लिया आलिम ने कोर्ट के अंदर, बोलो चल क्या रहा है सर, ठीक है, समझे ना, व्हाट दिस गाइस आर डूइंग, निकालो यहाँ से, तब जाके तो ठंडा हुआ। तो मिशनरीज प्लेड देयर ओन रोल। कहने की बात ये है कि अकबर ने सबके लिए बेसिकली चीजें बदली सर, ठीक है। अब आप देखिए कि उसकी रिलीजियस आउटपुट बदलेगी कि नहीं बदलेगी। इबादत खाना 1575 में बन के आया, 75 से लेके 1580 तक आते हैं तो उसके ये सब इंसिडेंसेस होने शुरू हो गए। खैर मिशनरीज थोड़े बाद में आए थे, बट हिज एक्सपीरियंसेस विद रिस्पेक्ट टू आई वुड से द डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज है ना ऑलरेडी स्टार्टेड इवॉल्विंग सर, गेटिंग ओके। तो इसका परिणाम क्या होगा सर, समझ में आया कि नहीं आपको सर, ठीक है। इसका परिणाम ये होगा कि अकबर अब जो भी कार्य करेगा उसको हर बात बात के ऊपर लोग उंगली करने की शुरुआत करेंगे सर, गेटिंग ओके। राजा ये नॉन मुस्लिम है, राजा ये एंटी इस्लाम है, राजा ये वैसा है, राजा वो वैसा है सर, ठीक है समझे। तो अकबर को कंटिन्यूअसली लोग पिन मारते गए सर। कौन मार रहा था, ये सब के सब बेसिकली अगर आप समझने की कोशिश करें तो आलिम लोग था, वही लोग उसको पिन मार रहा था। क्यों पिन मार रहा था, क्योंकि दे वर नॉट लाइकिंग व्हाट अकबर वाज डूइंग सर, समझिए ओके। इनफैक्ट मोर एंड मोर नंबर ऑफ मेरिटोरियस हिंदूज वर इन द एडमिनिस्ट्रेशन। आप देखिए 1580 तक का पीरियड आ गया, इस पीरियड के अंदर अकबर की टॉलरेंस बढ़ गई, इस पीरियड के अंदर अकबर ने हिंदुओं को एडमिनिस्ट्रेशन में डाला, मनसबदार के रूप में बनाया, गवर्नर्स के रूप में बनाया। आईन अकबरी के अंदर बहुत क्लियर कट मेंशन किया गया है, मैंने बताया सैकड़ों मनसबदारों का गवर्नर्स का दीवान के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है समझे। तो वी विल फाइंड कि एवरीवेयर हिंदूज आर इन पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, दे वर पार्ट ऑफ द रेवेन्यू सिस्टम, दे वर पार्ट ऑफ द आर्मी, दे वर पार्ट ऑफ द वी कैन से द ट्रेडिशंस दैट वर फॉलोड। इनफैक्ट अकबर वाज फॉलोइंग द हिंदू ट्रेडिशंस एज वेल, गेटिंग ओके। तो आप देखिए कि हर एक चीज अकबर कर रहा है। अब इन सब चीजों के करने से क्या आपको नहीं लगता है कि अकबर के सामने आलिम लोग पड़ जाएंगे और आलिम कहेंगे कि राजा दिस इज एंटी इस्लाम, ये कुफ्र है, राजा ये स्टेप एंटी इस्लाम, ये कुफ्र है, राजा तुम गलत करो, फतवा इशू करेंगे सर, ठीक है। अकबर कहता है ससुरा बादशाह मैं, फतवा तुम इशू करो सर, गेटिंग ओके। तुम कौन, बोले सर हम जहांगीर वाले, हमने पहले भी फतवा इशू किया था सर। बोले शरीयत और सियासत में जब जब कॉन्फ्लिक्ट होती है तो उसके आगे की लाइन में लिखा गया है कि सियासत शुड सस्टेन सर, ओके। तो तुम्हारा फतवा तुम कहीं और यूज करना, यहाँ नहीं होगा। ज्यादा टैटे टूटू किया तो वो इब्न बतूता का इतिहास थोड़ा पढ़ के आइएगा कि क्या हुआ था तुगलक के समय, ठीक है ना। तो फकड़ा आ गया, गेटिंग ओके। फकड़ा का परिणाम क्या था कि ऑल दोस बेसिकली ऑर्थोडॉक्स क्लासेस एट दैट टाइम people come to know कि वो trying to stop Akbar to bring on the reforms and create a like a well-knit consolidating empire। वो सब कुछ चीजें अकबर को समझ में आया कि मेरे को रोकनी पड़ेगी, और मैं तभी रोक पाऊंगा जब वी विल फाइंड कि ये जितने भी आलिम लोग हैं ये सब के सब मेरे को चुगली करना बंद करें। तो इस पीरियड में 1575 से 1580 के बीच में अकबर को बड़ा ऑर्थोडॉक्स रिएक्शन देखना पड़ा। ये ऑर्थोडॉक्स रिएक्शन क्यों आया, क्योंकि वो जो कार्य कर रहा था दिस वाज नॉट लाइकन बाय द आलिम्स, समझे किसी उलेमा के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसमें ये जो बदायूनी और अब्दुल नबी और बाकी सारे लोग हुआ करते थे, वो मखदुमुल मुल्क, ये शेख मखदुमुल मुल्क वो भी अब्दुल नबी का साथी था, वो सब बड़े ऑर्थोडॉक्स थे, ठीक है। इन सब ने टाइप करके रखा और ये सब नहीं चलेगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, फलाना नहीं होगा, ठीक है। अकबर क्रिश्चियंस को पैटर्न देना शुरू कर रहा था, सिखों के प्रति मैंने आपको बताया है ना, समझे, सिख के प्रति अभी हमने देखा उनके प्रति अच्छी, मतलब उसकी आप देखिए चीजें बदल रही है सर, ओके। तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम अकबर ने उलेमाओं से सुनना बंद कर दिया। उलेमा लोग कह रहे हैं कि देख तू है ना, तेरे नाम का हम निकालते हैं सर, गेटिंग पॉइंट पे, और निकालने की कहानी ऐसी निकालेंगे कि तेरे सामने बगात हो जाएगी सर, समझे नहीं समझे। तो अकबर को ये चीज समझ में आ गई थी कि आज नहीं तो कल मेरे को इनको रोकना पड़ेगा सर, समझे। और ये मेरे नाम का फतवा निकाले, उसके पहले मैं इनके नाम का फतवा निकालता हूं, गेटिंग पॉइंट। दे लाइक नो प्रिस्क्राइब माय डिक्लाइन, क्योंकि नोबिलिटी है सर, ठीक है। नोबिलिटी मोर बादशाह स्ट्रांग है, पर नोबिलिटी अगर लोगों को चढ़ा दे धर्म के नाम के ऊपर, है ना, समझे नहीं समझे, तो बहुत कुछ चीजें कर सकता है सर, समझे नहीं समझे, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो वही कहानी आपको नोबिलिटी आपको मिलती है हर जगह के ऊपर, वो अपना ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर रही है। तो अकबर रियलाइज दिस पार्ट कि इनको टाइट करना पड़ेगा, तो ही वेंट टू शेख मुबारक। शेख मुबारक मैंने आपको बताया गुजरात से अबू फजल और फैजी की बात है, कहा कि सर प्रॉब्लम हो रही है। अकबर ने कहा प्रॉब्लम हो रही है, तो उन्होंने कहा कि बेटा क्या चाहिए तुम्हें, बोले आलिम लोग बीच में आ रहे हैं, इबादत खाने में आपको भी पता है, पहले तो आप ही लोग बैठते थे, अब तो सबको बुलाया है, तो अच्छी बात है, सीखने को मिली, रियलिटी समझ में आई सर, ठीक है। और ये लोग आगे हर बात को उंगली कर देते हैं, ये इस्लाम के अगेंस्ट में, वो इस्लाम के अगेंस्ट में है, मेरे को कुछ ऐसा जड़ी बूटी दे दो जहां पॉलिटिकल प्लस रिलीजियस और स्पिरिचुअल पावर जो है वो मेरे हाथ में रहे। बोले वैसा वैसा कोई जड़ी बूटी तो मतलब तुमको खलीफा बनना पड़ेगा। बोले हाँ वैसा ही, खलीफा के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे, ऐसा कुछ करें जहां वी विल सी एवरी पावर लाइज विद मी सर, ओके। तो शेख मुबारक ने अपने संतान को बुलाया सर, फैजी को। फैजी को कहा कि बेटा ये बादशाह सलामत के लिए अच्छा सा एक डॉक्यूमेंट तैयार कर दो, ठीक है। और डॉक्यूमेंट के अंदर लिखो, है ना, समझे, कि आज के बाद सर, है ना, जो सोवरेन इंटरप्रेटर ऑफ द इस्लामिक स्क्रिप्चर्स है वो ना ही कोई आलिम है, ना ही कोई काजी है, ना ही कोई शेख है, वो बादशाह सलामत खुद है सर, गेटिंग ओके। ही विल बी द सुप्रीम आर्बिटर और ही विल बी द सुप्रीम इंटरप्रेटर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ बदिया बदिया सर, है ना, समझे, बिकॉज़ ही इज अ मुजाहिद, बिकॉज़ ही इज अ मुजाहिद, है ना, ही नोस एवरीथिंग अबाउट इस्लाम सर, गेटिंग ओके। तो कहानी हमको ये देखने को मिलती है कि अकबर जो है वो अकबर पूरी तरह से सिस्टम को बदल देगा, और उसने 1579 के अंदर ओवर पीरियड ऑफ टाइम एक इनफॉलिएबिलिटी डिक्री निकाल दी सर, है ना। इनफॉलिएबिलिटी डिक्री का मतलब ये है कि उसने एक मजर इशू किया सर, है ना। ये मजर के अंदर उसने ये कहा कि आज के बाद जो भी इंटरप्रिटेशन ऑफ इस्लामिक थियोलॉजी है वो मैं करूंगा, आई एम नॉट बियॉन्ड इस्लाम, आई एम द हाईएस्ट फाइटर ऑफ इस्लाम। मुजाहिद का मतलब समझ में आ रहा है सर, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। हाँ, गाजी मुजाहिद सर, दिस आर ऑल काइंड ऑफ वेरी सिमिलर टर्मिनोलॉजीज, ओके। तो इसमें अकबर इस बात कह रहा है कि हम मुजाहिद, गाजी इज बेसिकली जो वॉरियर है, मुजाहिद आर काइंड ऑफ अ वॉरियर बट दे आर आल्सो विद रिस्पेक्ट टू द रिलीजियस इंटरप्रिटेशंस एज वेल, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। और कहा कि व्हेनेवर एनी काइंड ऑफ रिलीजियस मैटर्स कम इनटू द पिक्चर, व्हेनेवर एनी काइंड ऑफ रिलीजियस इंटरप्रिटेशंस कम्स इनटू द पिक्चर, सिविल एक्लेसियल मैटर जो भी सदर और सदर की मैटर थी, काजी की मैटर थी, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से काफी हो रहा है कि नहीं हो रहा है सर, है ना, इन सबको बेसिकली उसने कहा कि मैं इंटरप्रेटर हूं। फिर किसी ने उसको पूछा अकबर को, बोले सर तुमने डॉक्यूमेंट तो लिखवाया शेख मुबारक और फैजी के द्वारा, तो बाकी सारे लोग मानेंगे कि नहीं मानेंगे, बोले क्यों ना माने, बोले बुलाओ सबको। तो अकबर ने क्या किया, इबादत खाने के जितने भी इस्लामिक स्कॉलर्स हैं सबको बुलाया, है ना, और पूरा पेज रख दिया बाजू में सर, ठीक है, समझे। पूरे पेज के बाजू में उसने तलवार भी रखी सर, समझे, बोले ये क्या है, बोले सर इधर साइन करने का। फिर बोले साइन नहीं करोगे, बाजू में तलवार दिख रही है कि नहीं दिख रही, बोले हाँ सब दिख रही है, कर देते हैं, ठीक है, गेटिंग तो और क्योंकि उसको लेजिटिमेसी चाहिए थी, उसको डर ये भी था कि मेरे सामने बगावत कर देंगे ये लोग, ना सबसे साइन करवाया ऑल दोस अब्दुल नबी, ये क्या नाम था मैंने आपको बताया, शेख मुबारक खुद ही थे, एंड अदर पीपल सर जो ऑर्थोडॉक्स हुआ करते थे, मोहम्मद अब्दुल मुल्क जो ऑर्थोडॉक्स हुआ करते थे, ये सबसे साइन करवा दिया, समझे, गेटिंग ओके। तो साइन करो इधर, बोले वरना कहीं कहीं रहोगे सर, है ना, यू आर एक्सेप्टिंग मी एज द सोल इंटरप्रेटर ऑफ द एक्लेसियल एंड रिलीजियस मैटर्स, समझे, समझे। मतलब क्या है सर, बता नहीं सब लोग के अंदर फफड़ाट, बोले राजा बौखला गया है सर, ठीक है ना, अंदर अंदर तो क्या बातें करेंगे, और यार कहीं भी दस्तखत करवाता है सर, अपने आप को मतलब धर्म से भी ऊपर मानने लग गया है सर, अंडरस्टूड दिस पार्ट सर। तो इस बेसिस के रूप में अकबर ने ये नहीं कहा कि हम ओवर एंड अबव गॉड, देखिए लोगों को इनफॉर्मेटिव डिग्री में एक प्रकार की मान्यता ऐसी है कि अकबर ये क्लेम कर रहा था मैं भगवान के ऊपर हूं, मैं धर्म के ऊपर हो गया, नो, वो कह रहा है कि मेरा आई बिलीव इन गॉड,
गेटिंग ओपन में ऐसा नहीं है कि आई डोंट बिलीव इन गॉड, ठीक है ना? उसका ये मानना है कि व्हेनेवर रिलीजियस इश्यू कम अप और आप अपने हिसाब से इंटरप्रिटेशन करते हो, जैसे मैंने शादियों के बारे में बताया था, ठीक है? शादी कोई बोला 18 निकाल आउट, कोई बोला 9 निकाल आउट है ना, सब लोग ये सब क्या चल रहा है, ठीक है? मतलब अच्छी बात नहीं है ना सर, गेटिंग ओपन, ओके? तो इंटरप्रिटेशन मेरे हाथ में, मेरे को जो ठीक लगेगा, तो अल्टीमेटली तो वही होगा जो सियासत देखेगा, फिर वो शरीयत नहीं देखेगा, समझ में आया कि नहीं आपको सर, ठीक है? समझे? बीइंग द फाइनल अथॉरिटी, आई अंडरस्टैंड दिस पार्ट कि सेफ्टी, सिक्योरिटी, पीस, जस्टिस एंड ट्रांसपेरेंसी शुड वन ऑफ द मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ माय एडमिनिस्ट्रेशन। सो इफ आई गो फ्रॉम अ थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू और थियोक्रेटिक पॉइंट ऑफ व्यू, जो अगर आलिमों की बात मानूंगा, तो ये लोग तो मेरा साम्राज्य तो बढ़ेंगे, समझे? यहाँ दूसरे दिन लड़ाई अंदर अंदर इनके बीच में बनती नहीं है। ये जितने भी रिलीजियस स्कॉलर्स सो कॉल्ड हुआ करते थे, इनके बीच में तलवार निकलती थी, राय दिन तो बंद करवाया, ठीक है? तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम उसने दो चीज किया, ऑर्डर इश्यू किया और सबसे साइन करवा दिया, समझे? साइन कर रहे हो, गाना सुना दिया, अरे तो साइन कर रहे हैं सर, ठीक है? समझे? तो जितने भी उलेमा लोगों की साइन करवाई ना, उसके बाद उसको लेजिटिमेसी मिल गई कि देखो, है ना, हु इज रिकॉग्नाइजिंग, अब्दुल नबी ने रिकॉग्नाइज किया है, मुक़द्दम उल मुल्क ने रिकॉग्नाइज किया है, शेख मुबारक ने रिकॉग्नाइज किया है, और भी बहुत सारे इस्लामिक स्कॉलर्स सब ने रिकॉग्नाइज किया है, ठीक है? ओके, तो ये चीज समझ में आ गई थी कि बात के बाद तो बोलेगा नहीं सर, ओके? सो व्हाटएवर थियोरेटिकल इश्यूज केम अप, वो आते थे दूसरे दिन, एवरी सेकंड डे दिस आलिम यूज्ड टू क्रिटिसाइज अकबर, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। अकबर ने ये नहीं कहा कि मैं कुरान से ऊपर हूं, उसने ये नहीं कहा कि मैं अल्लाह से ऊपर हूं, उसने ये नहीं कहा कि मैं प्रॉफिट हूं, ठीक है? ही नेवर क्लेम टू बी, वो करना ही नहीं मेरे को, ठीक है? मेरे को क्या चाहिए कि मेरे को अपना साम्राज्य बचाने का, इबादत खाना बढ़िया चलना चाहिए। 75 के बाद धीरे-धीरे अगले 3-4 सालों में सब उसने ओपन करवाया। तो ये सब आए, क्रिश्चियंस भी धीरे-धीरे आने शुरू हो गए, बोले यार ये तो हर दिन बम करेंगे सब, ओके? सो द किंग शुड मेक श्योर कि द किंग विल नॉट डिस्क्रिमिनेट एंड साइमल्टेनियसली अकबर जो है वो पॉलिटिकल स्पिरिचुअल पावर की इंटरप्रिटेशन अपने हाथ में ले रहा है, ओके? इसको इन्फिनिटी डिग्री को काफी ऑथर्स ने ये कहा है, जैसे इनिशियली इसका इंटरप्रिटेशन ये था कि अकबर बेसिकली इज प्रूविंग हिमसेल्फ टू बी द चीफ पर्सन ऑफ इस्लाम और चीफ रूलर बेस्ड ऑन इस्लाम, बट ही नेवर सेड कि मैं इस्लाम का वो, मैं तो इंटरप्रेटर हूं रिलीजियस मैटर में। बाकी कुरान और कुरान के साथ-साथ जो हदीस और बाकी सारे जो रिलीजियस स्क्रिप्चर्स हैं वो मेन है, पर इंडिया के अंदर जब इंटरप्रिटेशन की लड़ाई आएगी तो उसमें मेरी से सबसे लास्ट होगी सर, ओके? तो इससे दो चीजें हुई, शिया, सुन्नी और शेख और सैयद और बाकी सारे जितने भी मुस्लिम्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रही थी, बंद हो गई। मुस्लिम्स और नॉन मुस्लिम्स के बीच में इंटरप्रिटेशन हो रहा था, वो भी बंद हो गया सर, ठीक है? रिलीजियस आउटब्रेक्स जो हो रहे थे वो सब बंद करवा दिए इसने, क्योंकि कोई ना कोई फतवा निकाल देता था, बोले ये करो, चलो है ना, ये चलना पड़ेगा। इसने कहा ये सब मैं आई एम द लास्ट इंटरप्रेटर, फाइनल इंटरप्रेटर, सुप्रीम कोर्ट जैसी कहानी, ठीक है? समझे? कस्टोडियन, सो बीइंग द कस्टोडियन आई नो एवरीथिंग, मैं डिसाइड करूंगा कि सही क्या है क्या गलत है, सर, ओके? तो एवरीथिंग दैट यूज्ड टू कम अप सर, इवेंचुअली अकबर की कोर्ट में जाता था, समझ में आ गया? ये अकबर की कोर्ट में जाने के बाद अकबर उसके ऊपर कभी रिटर्न गलत है सर, ओके? तो कहानी ये है कि अकबर के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें बदल रही हैं। एंड हमें ये पता चल रहा है कि अकबर जिस तरह से गेम कर रहा है उसके कारण उसने भारत को यूनिफाई किया विद रिस्पेक्ट टू द मुस्लिम कम्युनिटी। देखिए बड़ी प्रोमिनेंट बात मैं बता रहा हूं, क्योंकि दिस अ पीरियड ऑफ कैलिफेट सिस्टम, कैलिफेट सिस्टम वाज बेस्ड इन ऑटोमन एम्पायर, सो द सुन्नी मुस्लिम्स ऑलवेज यूज्ड टू लुक अप टू खलीफा, बोले क्या कर रहा है सुल्तान, क्या कर रहा है तुर्की का, तुर्की के सुल्तान ने ये डिसाइड किया, तो उसको मानते थे लोग। तो उसके चक्कर में यहाँ जो सुन्नी मुसलमान भारत का वो संघर्ष कर देता था। भारत के जो शिया मुस्लिम्स थे वो ईरान की तरफ देखते थे, क्यों? क्योंकि ईरान यूज्ड टू बी द मेन, आज भी है सर, ठीक है? सो द शाह ऑफ पर्सिया, है ना, ईरान का जो शासक है, द शाह ऑफ पर्सिया, शाह तमशक के बाद वाले, दे वर ऑलवेज सीन एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द शिया मुस्लिम्स ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, और उस टाइम पे तो वेस्ट एशिया प्रतीत था। तो अकबर को पता था कि यार इन दोनों की जो राडा है वो अल्टीमेटली मेरे लिए बहुत भारी पड़ जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। उसने कहा कि आई डोंट वांट माय पीपल टू गेट आइडेंटिफाइड विद ऑटोमन्स और पर्शियंस, पहले तुम यहाँ अंदर तो कंसोलिडेट कर दो सर, बिकॉज़ ही रियलाइज्ड दिस वार कि देयर आर सो मेनी मुस्लिम कम्युनिटीज इन इंडिया, है ना, समथिंग। तो अकबर को ये चीज बड़ी क्लियर थी और इसके कारण ये अकबर ने किया। इन्फॉर्मेबिलिटी डिग्री और मजर जो है उसको लेके वी विल फाइंड बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी आपको मिलेगी। ये डिग्री के बाद काफी लोगों ने आइडेंटिफाई करने की कोशिश की कि इसके बाद अकबर को स्टेबिलिटी मिलती है सर, है ना, समझे? क्योंकि वो पोप भी बन गया था और राजा भी बन गया था। जो काम खलीफा कर रहा था वही काम अकबर ने यहाँ पे किया सर, गेटिंग ओके? और कहा कि मैं तो मुजाहिद हूं एंड द चीफ इंटरप्रेटर, है ना, मैं मुस्लिम जूरिस्ट के रूप में हूं और द उलेमास आर बाउंड टू ओबे माय ऑर्डर्स, गेटिंग ओके? तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम वी विल सी कि अकबर ने सबके साथ साइन करवाई, पूरे पेज के ऊपर, मतलब पीछे लिखवाया, ऊपर ऑर्डर लिखा कि आई एम द चीफ इंटरप्रेटर, नीचे उसने साइन करवा दिया, गेटिंग ओके? उसके बाद उसको पावर मिला, डिस्क्रिशन मिला सर, ठीक है ना, समझे? एक होता है पावर मिला और पावर के साथ डिस्क्रिशनरी पावर मिला सर, गेटिंग ओके? डिस्क्रिशनरी पावर विल गिव यू मोर अथॉरिटी और ओनली पावर विल गिव यू मोर अथॉरिटी, है ना, गेटिंग ओके? व्हाट गिव्स यू मोर अथॉरिटी? इट इज द डिस्क्रिशनरी पावर और इट इज द पावर इटसेल्फ दैट गिव्स यू, ठीक है? देखो पावर इफ इट इज हैविंग चेक्स एंड बैलेंसेस तो वो पावर कोई काम का नहीं है। यहाँ डिस्क्रिशनरी पावर था क्योंकि ये सेइंग आई एम द लास्ट इंटरप्रेटर, गेटिंग ओके? तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम वी विल फाइंड कि अकबर ने ये सब किया ना, उसके बाद हमें ये पता चलता है कि अकबर चाहता तो था कि ये सब चीजें करे, और वी विल फाइंड कि एम्पायर बिल्डिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को आगे चलाया सर, है ना, समझने आप समझने की कोशिश करिए। इसके रिएक्शंस तो आने ही थे, है ना, सबने साइन तो किया है सर, ठीक है? साइन करने के बाद भी अंदर की मन की भड़ास होगी, वो तो निकल के तो आएगी ना, गेटिंग ओके? तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम द कोर्ट नोबिलिटी एंड द उलेमा स्टार्टेड क्रिटिसाइजिंग, बौखला गया राजा, सब कुरान के अगेंस्ट में कर रहा है, अपने आप को प्रॉफिट कहता है, इनडायरेक्टली ये है ना, समझे? इस्लाम से ऊपर हो गया है सर, ठीक है? उल्टा-सुल्टा है, उसको पता नहीं कि भगवान अल्लाह कौन होते हैं सर, गेटिंग ओके? तो इस तरह से हमें पता चला कि अकबर की क्रिटिसिज्म होने की शुरुआत हुई सर, ओके? अब धीरे-धीरे ये मज़हर इश्यू करने के बाद पूरा पीरियड ऑफ टाइम हमको ये पता चलता है कि अकबर जो है वो और ज़्यादा इंक्लूसिव बना रिलीजियसली। इनफैक्ट अकबर देख रहा है कि ये जितनी भी व्यवस्था क्रिएट की उसने मज़हर इश्यू करने के बाद, और मज़हर जब उसने इश्यू किया सर 1579 में, है ना? तो उसके बाद वी विल फाइंड कि नाउ मोर एंड मोर नंबर ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज, है ना, आर नाउ इन द एडमिनिस्ट्रेशन इंक्लूसिविटी। तो अब ये चीज़ क्लियर हो गई है कि मुझे इनके बीच में शांति करवानी है। मज़हर तो इश्यू करवा दिया है ना? आई हैव इश्यूड द मज़हर, आई हैव इश्यूड द इंफॉर्मेटिव डिग्री, आई हैव इश्यूड एन ऑर्डर जहाँ बोल दिया गया आई एम द चीफ इंटरप्रेटर ऑफ इस्लामिक स्क्रिप्चर्स। नाउ व्हाट नेक्स्ट? क्योंकि लोग मानने के लिए तैयार ही नहीं है। लोग मानेंगे इतना जल्दी? साइन करते वक्त तो कर दिया, पर वापस आके कमरे में क्या डिस्कस करेंगे? बोले तेरे से साइन करवाया, बोले यार मेरे से भी साइन करवा, तलवार बाजू में रख दिया था, करना ही पड़ेगा ना, वो तो डर लग रहा था सर, ठीक है? वो पीरियड ऑब्वियस था ना, ऐसे होता है सर, ओके? सरकारी ऑफिसेज में कहीं जाओगे ना, कुछ जगह के ऊपर ना, पार्टी पॉलिटिक्स में है ना, आप एमपी एमएलए होते हो तो विल फाइंड कि आपको क्या व्हिप इश्यू करते हैं सर, ठीक है? तो विल फाइंड कि व्हिप इश्यू की गई है। तो अकबर की क्रिटिसिज्म करने की शुरुआत की, उसको क्रिटिसिज्म हुई, सैकड़ों क्रिटिसिज्म इस्लामिक स्कॉलर्स ने किया, आलिम्स ने किया, अबू फजल खुद लिखता है कि अवर किंग इज बॉकलाइट, है ना, समझे? इंटेंशन ये था कि सबको साइलेंस कर दे, पर रिएक्शन बड़ा भारी हो गया, गेटिंग ओके? ये रिएक्शन भारी क्यों हुआ? क्योंकि ऑब्वियस था कि लोगों को पसंद नहीं आ रहा था सर, ठीक है? ऊपर से वी विल फाइंड कि लोगों को लग रहा था कि अकबर जो है बड़ा ईविल हो गया है, उसके ऊपर शैतान ने टेक ओवर कर दिया है सर, गेटिंग ओके? इस्लाम में बेसिकली जो थ्योरेटिक पॉइंट है वो शैतान, फरिश्ता, है ना, एंजल और इन सब के ऊपर बहुत बातें करते हैं। तो अबू फजल ने कहा कि इसके ऊपर शैतानी ताकत आ गई है सर, ठीक है? गेटिंग ओके? और शैतानी ताकत इसको कंट्रोल करके बैठी हुई है, और इसके कारण वी विल फाइंड कि इसकी हरकतें देखिए, क्योंकि इबादत खाना उस टाइम पे ओपन हो गया था। अब इबादत खाना ओपन हुआ था तो बहुत सारे वी विल फाइंड कि नॉन मुस्लिम स्कॉलर्स जो थे, वो सबके सब इसके कोर्ट में आते थे, इनके साथ डिस्कशंस करते थे, बैठते थे, बातें करते थे, ठीक है? गेटिंग ओके? तो इस बेसिस के रूप में वी विल फाइंड कि अकबर की क्रिटिसिज्म हुई। अकबर ये भी देख रहा है कि इन सब के कारण कॉन्फ्लिक्ट बढ़ गई कोर्ट के अंदर से, है ना? कॉन्फ्लिक्ट विदिन मुस्लिम्स के अंदर भी बनती है, क्योंकि कुछ-कुछ लोग वी विल फाइंड कि अकबर की इन्फॉर्मेटिव डिग्री से सहमत हो गए थे, उनको समझ में आ गया बादशाह सलामत ने जो कहा अच्छा ही कहा, ठीक है ना? बादशाह ने जो किया अच्छा ही किया होगा, वी हैव दिस एलिजेंस, ओके ना, समझे? बट देन वी विल फाइंड कि ये कॉन्फ्लिक्ट्स इतनी पीक के ऊपर गई तो अकबर को समझ में आया कि मेरे को कुछ करना पड़ेगा, है ना? समझे नहीं समझे? यार ये तो मैंने ऑर्डर इश्यू किया था कि ये सब चुप हो जाए, है ना? पर तो कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है, इबादत खाना खोल दिया था शांति के लिए, तो वहाँ पे भी लड़ा हो रहा है, बोले क्या कर सकते हैं? बोले सबको शांति करवाते हैं, बोले कैसा कराएंगे?
तो बोले पॉलिसी जो मैंने बचपन में सीखी थी सर, गेटिंग ओके, सुल ए कुल की पॉलिसी है ना, पीस फॉर ऑल की पॉलिसी, सुलह, पूरे कुल के अंदर सुलह होना चाहिए, पीस फॉर ऑल सर, ठीक है ना, समझे, इसको लागू करवाया जाए। बोले कैसे कराएंगे, कैसे लोगों के बीच में शांति रखेंगे, तो बोले इसका एक ही सॉल्यूशन है। अभी कल तक तो मजहर इशू कराया था, एक राजा कहता था कि मैं जिले इलाही हूँ, है ना, समझे, अपन कहेंगे मैं दिन इलाही हूँ सर, ठीक है, समझे, एक राजा कह रहा था कि मैं खुद ही खुदा हूँ या मैं खुदा का साया हूँ सर, ठीक है, समझे, अपन कुछ ऐसा करेंगे जहाँ वी आर इक्वल टू गॉड कर देंगे, मजहर से एक स्टेप आगे जाके सर, ओके। तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम वी विल फाइंड कि अकबर अपनी नई पॉलिसी लेके आया। ये पॉलिसी पहले से उसने फॉलो करवाई थी सर, ऐसा नहीं था कि वी वांटेड टू एस्टैब्लिश सुलीकुल, है ना, वो बचपन से उसने सीखी थी। एक्चुअली सुलीकुल ही लर्न फ्रॉम अमरकोट एंड पंजाब ओनली। सुलीकुल का मतलब है पीस फॉर ऑल, एंड सुलीकुल वाज एन आउटकम ऑफ द भक्ति ट्रेडिशंस, जो सिखी ट्रेडिशंस उसने पंजाब में देखे थे और जो हिंदू मुस्लिम उस पीरियड में साथ में रह रहे थे उसके कारण सर, ठीक है, तो धीरे धीरे पॉइंट ऑफ व्यू से हमको ये पता चल रहा है कि काफी सारी चीजें बदली सर, ठीक है, एंड उसके स्कॉलर्स ने भी उसको इंटरप्रेट करके बताया, लोगों के साथ उसने संवाद किया सर, ठीक है। ये पॉलिसी को लागू कैसे किया जाए सर, हाउ टू डू दैट, ओके। ये पॉलिसी को लागू करने के लिए अकबर ओवर पीरियड ऑफ टाइम बेसिकली दिन इलाही की स्थापना करता है, और दिन इलाही उसके रिलीजियस आउटलुक का सबसे फाइनल फ्रंटियर था, है ना, समझिए। अभी तक की बात समझ में है कि नहीं है ना, तो एक छोटा ब्रेक लेते हैं, देन वंस अगेन वी कैन स्टार्ट विद दिन इलाही, ये कैसे चल के आया सर, देखो अकबर की धार्मिक नीति समझिए ना, स्टेप बाय स्टेप अगर पढ़ोगे तो 2 ढाई घंटे चले जाते हैं, मतलब ये हर क्लास में होता है सर, जैसे अपन अभी बैठे ना 2 ढाई घंटे इसमें जाते ही है सर, ठीक, क्योंकि एवरी पॉलिसी है ना, समझिए पूरे पीछे चलती रही सर। खैर चलिए, तो हाँ, सुबह नहीं है अपने सर, ठीक है, सुबह का सब्सक्रिप्शन खत्म हो गया, मैं कब से वही सोच रहा था, पर उनको याद तो करेंगे सर, ठीक है, सुबह है ना, हम तुमको याद कर रहे हैं, उनको प्लीज मैसेज पहुंचा दीजिएगा सर, ठीक, कि उनके लिए 5 मिनट वाला ब्रेक है ना, अपने लिए इंडियन स्टैंडर्ड टाइम वाला जो है वो 1 मिनट का ब्रेक है सर, ठीक है, 1-2 मिनट वाला जो भी मिनिमम ब्रेक रहता है। खैर अब देखिए कि अकबर की कहानी क्या हुई सर, ठीक है, समझो, जैसे जैसे उसका ये ओपन हुआ सर, है ना, समझे, वी विल फाइंड कि अकबर की रिलीजियस पॉलिसी अभी खत्म हुई, अभी तो वो भी खत्म नहीं हुई सर, आप लेट आए वैशाली, है ना, बट स्टिल ओनली द रिलीजियस पॉलिसीज वर्क आउट सर, अब लेट क्यों आए पहले वो भी बता दो सर, समझो, हाँ। आके आपने याद कराया तो फिर हम भी याद कर देंगे, चलिए सर, ठीक है ना, कोई बात नहीं सर, चलो, तो आप मैसेज नहीं करते ये तो चलता सर, तो कहानी ये है कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम अकबर दिल्ली लाई की तरफ गया। देखो द ऑब्जेक्टिव वाज टू एस्टैब्लिश पीस फॉर ऑल ना, सुले कुल का मतलब है पीस फॉर ऑल, ओके ना, दिस ही हैड लर्नड विद मल्टीपल स्कॉलर्स, जैसे सूफी से मिला, शेख अब्दुल नबी से, या बेसिकली पीर मोहम्मद हुआ करते थे, और भी स्कॉलर्स आपको यहाँ से मिलेंगे, पंजाब से वो बेसिकली सीख के आया, तो ही लर्नड फ्रॉम मेनी पीपल सर, है ना, उसने काफी सारे अपने गुरुओं के साथ जो जिनके साथ जो रब्ता किया था सर, ठीक है, समझे, तो उनसे उसने सीखा, अब्दुल लतीफ करके उसके एक गुरु हुआ करते थे वहां से, ब्राह्मण कोट में, उनसे भी सीखा उसने सर, ठीक है, समझे, ओके। एंड देन ओवर पीरियड ऑफ टाइम उसका ऑब्जेक्टिव ये था कि मैं पीस फॉर ऑल कैसे करेंगे, बाय एस्टैब्लिशिंग दिन लाई सर, ठीक है, सवाल ये था कि क्या दिन लाई एक नया रिलीजन है, या दिन लाई बेसिकली अकबर की एक एक्सपेरिमेंट थी। ये एक्सपेरिमेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वी विल फाइंड कि अकबर सोसाइटी को एक करना चाहता था, लोगों को एक करना चाहता था, ठीक है ना, तो अकबर ने क्या किया कि ये 3-4 साल से जब से ये चल रहा था ना अपना क्या कहते हैं इबादत खाना सर, ठीक है, और इबादत खाना जिस तरह से ग्रो किया और उसके बाद उसके एक्सपीरियंसेस जो अनुभव हुए सर, ठीक है, तो ही वांटेड टू एस्टैब्लिश समथिंग कॉल्ड एज नेशनल रिलीजन सर, ठीक है ना, दिन समझ में आता है सर, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, दिन का मतलब होता है फेथ, है ना, रिलीजन प्रैक्टिसेस बिलीफ सिस्टम के अंदर एक ऐसा नेशनल रिलीजन एस्टैब्लिश किया जाए जो भारत के जितने भी रिलीजियस सेक्शंस है, हिंदूज है, मुस्लिम्स है, हिंदूज में भी बहुत सारे, मुस्लिम्स में भी बहुत सारे सर, ठीक है ना, वो सबके सब बेसिकली इसको फॉलो करे इन द नेम ऑफ ट्रुथ सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम अकबर बेसिकली ये दिन इलाही की स्थापना करता है। ये दिन इलाही के पॉइंट ऑफ व्यू से अकबर का प्लान ये था कि मैं लोगों को धीरे-धीरे इसके अंदर लेके आऊंगा, स्टेट रिलीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजियस बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस, दे विल ऑल बी कन्वर्जिंग इनटू माय थॉट्स, ठीक है ना, समझे। ये चीज़ अबू फजल ने लिखी है सर, है ना, समझे, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। और इस तरह से अबू फजल ने आईन अकबरी के अंदर पूरी डिटेल बताई है कि कैसे कोई भी व्यक्ति दिन इलाही के अंदर जुड़ता है सर, ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो उसने कहा कि बाय फॉलोइंग दिस रिलीजन, है ना, आपकी जो क्वेस्ट फॉर ट्रुथ है, एक्चुअली अकबर के साथ प्रॉब्लम ये था कि वो जीवन की वास्तविकता नहीं समझ पाता था। सो बाय मीटिंग न्यू पीपल ही वाज लर्निंग सम थिंग्स एंड ही वाज आल्सो अंडरस्टैंडिंग व्हाट्स द रियलिटी ऑफ लाइफ सर, ठीक है ना, समझे। तो अबू फजल ने लिखा है कि दिस दिन इलाही इंक्लूडेड सम काइंड ऑफ प्रैक्टिसेस, दिस प्रैक्टिसेस विल बी इन द फॉर्म ऑफ वी विल सी कि अ पर्सन विल गो टू बादशाह सलामत एंड विल सी कि हफ्ते का एक दिन हुआ करता था, नॉर्मल संडे हुआ करता था, एंड विदिन संडेज द बादशाह सलामत बेसिकली इनके ऊपर पब्लिक में मिलेंगे सूर्य के प्रकाश के अंदर सर, ठीक है ना, समझे, और उसके सामने जाके ओवर पीरियड ऑफ टाइम बादशाह सलामत जो है उनको पूछेंगे कि तुम कैसे हो, क्या नहीं चल रहा है सर, ठीक है, एंड बाकी सारे लोग भी इकट्ठे होंगे और उनके अंडर में वी विल सी दैट अकबर उनको एक्सेप्ट करेगा कि तुम दिन इलाही के पार्ट बनो सर, ठीक है, तुम्हारे माथे के ऊपर एक टर्बन बांधी जाएगी और तुमको कहा जाएगा कि नाउ यू आर पार्ट ऑफ दिन इलाही सर, है ना, मेजेस्टी मतलब यानी कि राजा जो है उसने आपको चूज किया है क्योंकि राजा को भगवान ने चूज किया है सर, ओके। एंड इस तरह से आपको बेसिकली राजा का नाम लेना है, अल्लाहू अकबर बोलना है सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। और उसके बाद तुम्हें अकबर क्या कह सकते हैं कि फोटोग्राफ देगा, और फोटोग्राफ देने के बाद वी विल फाइंड कि तुम्हें अकबर का वो जो फोटोग्राफ है पोर्ट्रेट है वो अपने घर पे रखना है सर, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। और जब भी आप एक दूसरे को मिलेंगे
तो आप कहोगे अल्लाहू अकबर या जलालहू जलालहू सर, ठीक है। जलालहू जलालहू क्यों? क्योंकि जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर वाज़ द नेम ऑफ अकबर सर, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो इस तरह की प्रैक्टिसेस थी और लोग फोटो लेके जलालहू जलालहू करते रहते थे, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो प्लान ये था कि दिन इलाही को इस तरह से बनाया जाए, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। फोटो हाथ में लेके हर बैच में दिखाता हूँ सर, है ना, ऐसा पोर्ट्रेट अकबर आपको देगा क्योंकि उसमें पेंटिंग ऐसे ही होते थे और जैसे ही कोई मिलेगा जलालहू 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 सर, ठीक है, जलालहू जलालहू सर, जो भी इसके संप्रदाय के अंदर जुड़े हैं सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। ये सब के सब वी विल फाइंड कि जलालहू जलालहू की काम करेंगे सर, समझे। तो अकबर्स प्लान वाज टू एस्टैब्लिश बेसिकली अ सेपरेट ऑर्डर, समझे। ये जो ऑर्डर था, ये ऑर्डर बड़ा प्रोमिनेंटली आपको यहाँ से देखने को मिलेगा सर, ओके। और जिसका बर्थडे होगा, जिसकी एनिवर्सरी होगी, ये दिन इकट्ठे होंगे और इकट्ठे होने के बाद वेलकम टू नो कि उसने पूरी पूरी उनके बीच में ऑर्डर बनाने की शुरुआत की, इनके बीच में नीति नियम बनाए, कस्टम्स बनाए, रिचुअल्स बनाने की शुरुआत की सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। अकबर ने वहां तक कह दिया कि उनके जो हेड होंगे वो ईस्ट की तरफ होंगे, पांव वेस्ट की तरफ होने चाहिए सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। वो जो दिन इलाही के जितने भी सपोर्टर्स थे उसके ग्रुप के अंदर जो जुड़ेंगे, उन सब के अंदर अकबर ने रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने की कोशिश की सर, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। और उसके बाद आगे की कहानी जो है वो दिन इलाही के पॉइंट ऑफ व्यू से उसने कहा कि ऑर्डर बनाएंगे और इसको अंदर लोगों को फॉलो कराएंगे सर, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें चार अलग अलग प्रकार की कैटेगरीज थी, है ना, फर्स्ट कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी, थ्री कैटेगरी, फोर्थ कैटेगरी, जहां ये चारों के चारों लोगों को, वस्तुओं को सैक्रिफाइस करना था, है ना। पहला था कि आपको राजा के प्रति लॉयल्टी रखनी है अंडर द दिन इलाही, ठीक है, एम्परर के प्रति लॉयल्टी रखनी है। दूसरा, आपको अपनी प्रॉपर्टी के प्रति प्यार नहीं रखना है, उसको सैक्रिफाइस कर देना है सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तीसरी थी, आपको अपना मान सम्मान नहीं रखना है सर, है ना, आपको नाम वाम की नहीं पड़ी होनी चाहिए, आप दिन के प्रति हो सर, समझे। और चौथा था कि यू शुड बी रेडी टू सैक्रिफाइस फॉर योर रिलीजन सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। रिलीजन का मतलब है दिन इलाही सर, ओके। तो सादी भाषा में अगर आप समझने की कोशिश करिए तो वी विल फाइंड की प्रॉपर्टी, लाइफ, ऑनर एंड रिलीजन, है ना, समझे। दिस आर द फोर सैक्रिफाइसेस, प्रॉपर्टी, लाइफ, ऑनर एंड रिलीजन सर, है ना। दिस आर द फोर सैक्रिफाइसेस द पर्सन हैज टू डू फॉर जॉइनिंग द दिन इलाही सर, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। एंड इस बिजनेस के रूप में कहा जाता है कि भाई आप दिन इलाही जॉइन करोगे एंड ओवर पीरियड ऑफ टाइम उसके कोर्ट के अंदर उसने सबके लिए रास्ता खोल दिया और कहा गया कि भाई कोई भी व्यक्ति सर, है ना, समझे, ये चारों की चारों सैक्रिफाइसेस करेगा तो वो कंप्लीट दिन इलाही के अंदर आएगा। पर कोई भी व्यक्ति में से कोई एक वस्तु को सैक्रिफाइस करता है, अपनी प्रॉपर्टी को कर देता है, वो कह रहा है कि देखो मेरे को अपनी प्रॉपर्टी की नहीं पड़ी है, तो तुम सिंगल लेयर के दिन इलाही या सिंगल ग्रेड दिन इलाही हो, तुम छोटे दिन इलाही हो, तुम अभी बड़े भक्त नहीं बनाओ या तुम बड़े क्या मुरीद नहीं बने हो सर, ठीक है ना, तो तुम अभी टाइम हो सर, ठीक है, लाइट हो सर, ओके। फिर वो प्रो आता है, फिर प्रो मैक्स आता है। तो एनी पर्सन हु सैक्रिफाइसेस ऑल फोर गोल्स, प्रॉपर्टी, लाइफ, ऑनर एंड रिलीजन सर, ठीक है, सो देन यू विल बी कंसीडर्ड एज द प्रो मैक्स दिन इलाही सर, ओके, समझे नहीं समझे। तो इस तरह से अकबर ने पूरी की पूरी व्यवस्था क्रिएट की। ये व्यवस्था के अंतर्गत अकबर ने कहा कि भाई देखो नाउ नाउ माय दिन इलाही इज ओपन फॉर ऑल द पीपल टू फॉलो एंड वर्शिप इट एज वेल सर, ठीक है, समझे। तो अकबर ने लोगों को कहा कि कौन-कौन मेरे दिन इलाही के लिए जॉइन करेगा सर, ठीक है। तो लोगों ने एक दूसरे का चेहरा देखा, बोले ये कैसी प्रैक्टिस है सर, ना आके बोल रहा है ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, फलाना नहीं करना चाहिए। तो फिर मान सिंह को पूछा गया, मान सिंह आप जॉइन करोगे? मान सिंह कहते देखो बादशाह सलामत, है ना, बाकी सब ठीक है, आप बोलो अफगानिस्तान को लड़ने के लिए तो अभी फिर से तलवार उठा के घोड़े पे बैठ के चले जाएंगे, और ये सब कार्य हमसे ना हो पाए सर, ठीक है ना, समझे। फिर उसके बाद अकबर ने इस तरफ देखा सर, है ना, बाकी सारे शेख मुबारक और उनकी तरफ, बोले आप क्या सोच रहे हो? बोले देखो राजा हम सूफी है सर, है ना, हमको अल्लाह ताला के अंदर बहुत भरोसा है, उनके साथ हमारी कनेक्टिविटी अच्छी तरह से हो जाती है। फिर वो महेशदास की तरफ देखा, बीरबल की तरफ, बोले महेशदास, है ना, व्हाट इज योर थॉट एंड ओपिनियन? महेशदास यूँ कह रहे हैं, बोले यार ससुरा ये तो धर्म संकट में डाल दिया राजा ने हमको सर, ठीक है ना, ऐसी-ऐसी प्रैक्टिस करवा रहा है जिसके बारे में सोच नहीं सकते सर। तो महेशदास जैसे तैसे करके एकमात्र व्यक्ति थे जो इनके संप्रदाय के अंदर जुड़ते हैं सर, वेरी इंपॉर्टेंट। तो कहानी ये है कि दिन इलाही वी विल फाइंड कि क्या था और किस तरह से था। तो दिन इलाही के बारे में इनिशियली अबू फजल ने लिखा आइन अकबरी के अंदर सर, ठीक है। इसके बाद में बदायूनी लिखता है, बदायूनी वाज आल्सो वन ऑफ द कोर्ट वर्डर अकबर। बदायूनी ने लिखने की शुरुआत की कि दिन इलाही में अकबर ने क्या-क्या करवाया था। तो एक तो उसकी रिचुअल्स के बारे में बताया गया सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, कि भाई आपको है ना चेहरा वेस्ट की तरफ रखना है, पाँव ईस्ट की तरफ रखना है और वो टोपी पहननी है, टर्बन पहनना है, अकबर का फोटो लेके जलालू जलालू करना है सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। वी विल फाइंड कि दिन इलाही के अंदर उसने लिखा है कि आप मीट नहीं खाओगे हफ्ते में कुछ दिन सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। उसने ये भी बताने की कोशिश की कि आपको रिचुअल्स फॉलो करना है, कस्टम्स फॉलो करना है। ये कस्टम्स के अंतर्गत बेसिकली आपको व्यभिचार नहीं करना है सर, काइंड ऑफ आप देखोगे तो ब्रह्मचार्य इंडायरेक्टली प्रीच कर रहा था कि वी शुड नॉट बी इन्वॉल्व इन एडल्टरी और एनी काइंड ऑफ थिंग्स, ओके, सो इट इज नॉट राइट एज़ वेल सर, ठीक है। इन फैक्ट फास्टिंग के लिए वो प्रीच करने की कोशिश करेगा, ये बताने की कोशिश करेगा कि आपको फास्टिंग करना चाहिए। तो थोड़ी बहुत चीजें उसकी प्रैक्टिकल भी थी, थोड़ी बहुत चीजें अगर आप समझने की कोशिश करिए तो वी विल फाइंड की रिजिड भी थी। इनफैक्ट इसी के अंदर उसने बाल विवाह को लेके भी कहा सर, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। उसने ये भी बताने की कोशिश की कि एनी गर्ल्स है ना, एनी वुमन हु इज अंडर प्यूबर्टी सर, ठीक है, उनके साथ शादी नहीं करनी चाहिए सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो वी विल फाइंड कि इस तरह से वो बताने की कोशिश करेगा। इनफैक्ट अकबर ने रिचुअल्स बनाए थे इवन जीवन के लेके मृत्यु तक के सर, ठीक है। अब बेसिकली अकबर ये क्यों करवा रहा था सर, ओके। तो इसकी कंटिन्यूटी के अंतर्गत बदायूनी लिखता है कि यहाँ तक रुका नहीं ये बंदा, समझे, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। उसने जिस प्रकार के रिचुअल्स कंडक्ट कराए इसमें अबू फजल ने तो लिमिटेड ही लिखा है। जब बदायूनी ने इसके ऊपर लिखा तो बदायूनी लिखता है कि भाई अबू फजल के बाद उसने आगे चला गया और अकबर ने दिन इलाही फॉलो करने के बाद कुछ-कुछ ऑर्डर्स इश्यू किए। ऑर्डर्स में जैसे उसने कहा कि ये जो अज़ान की प्रैक्टिस है वो कुछ-कुछ जगह के ऊपर नहीं करने दूँगा। उसने वी विल सी कि ऑर्डर दिया कि आज के बाद सजदा और पाबोस अब लोगों को बादशाह के प्रति करना पड़ेगा, जो बलबन के समय पे आपको मिलता है, ठीक है। अकबर ने उस पीरियड में ये भी ऑर्डर दिया जो बदायूनी लिखता है कि उसने लोगों की जो दाढ़ी करवाने की जो प्रक्रिया थी, लोग दाढ़ी रखते थे पहले से, है ना, इस्लामिक प्रैक्टिस के रूप में भी थी, उसे बंद करवा दिया। उसने कहा कि नहीं आपको क्लीन शेविंग रहना पड़ेगा, इट्स नॉट अलाउड सर, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। उसने चाइल्ड मैरिज की एज बढ़वा दी सर, है ना, समझे। इनफैक्ट उसने वहां तक बोल दिया कि अगर आपको पिलग्रिमेज में जाना हो काइंड ऑफ बेसिकली मक्का पहले हज के अंदर तो उसके लिए स्टेट सब्सिडी दे रहा था, उसने उसे बंद करवा दिया। इनफैक्ट बदायूनी वहां तक लिखता है कि अकबर ने बहुत सारे थियोक्रेटिक या काइंड ऑफ इस्लामिक प्रैक्टिसेस थी वो भी बंद करवा दिए सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। वी विल आल्सो सी दैट अकबर के पॉइंट ऑफ व्यू से बदायूनी ने यहाँ तक लिखने की कोशिश की है कि जितने भी मॉस्क थे, ये मॉस्क को जो फंडिंग स्टेट के द्वारा मिल रही थी वो भी कम हो गई। इनफैक्ट जो शेख और मुल्ला मतलब जो उलेमा लोग थे उनको भी वी विल सी कि अकबर फंडिंग देना बंद करता है, उनको भी स्टेट पैट्रोनेज से हटाने की कोशिश करेगा। इनफैक्ट जो भी लोग रिलीजियस पिलग्रिमेज या प्रेयर्स करते भी थे उसमें भी अकबर ये बताने की कोशिश करता है कि अगर आपको कोई भी प्रेयर करनी है, आपको नमाज पढ़नी है फॉर एग्जांपल, तो आपको विशेष प्रकार के कपड़े पहन के ही ये सब चीजें करनी पड़ेगी सर, ठीक है। एंड वी विल फाइंड साइमल्टेनियसली बदायूनी ने तो वहां तक लिख दिया कि आफ्टर फॉलोइंग दिन इलाही अकबर ने अरेबिक एजुकेशन की स्टडी के ऊपर भी बैन लगा दी, समझ लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। इसको लेके काफी लोगों ने कहा कि दिन इलाही वाज अ सेपरेट रिलीजन एंड ही वांटेड टू क्रिएट अ कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ बेसिकली ऑल द कम्युनिटीज स्पेशली द मुस्लिम कम्युनिटी जो आलिम्स थे सो दैट उनको कंट्रोल कर पाए एंड दैट वाज सीन एज अ न्यू रिलीजन। अब कुछ लोगों ने बदायूनी के कैरेक्टर को झांका, बोले ये कौन है, ये क्या लिख रहा है जरा देखो, है ना, ये किस पूर्वाग्रह में लिखा है कि नहीं लिख रहा है, सच्चा लिखा है कि गलत लिख रहा है वो भी देख लो सर, ठीक है, समझ लीजिए, गेटिंग ओवर। तो पता चलता है कि बदायूनी के साथ प्रॉब्लम ये था कि बदायूनी बड़ा दुखी आत्मा थी। दुखी इसके लिए थी क्योंकि इसकी कोर्ट के अंदर वैल्यू कम हो रही थी और उसकी जगह ये अबू फजल और फैजी जैसे लोग जो थे, जो नवरत्न बन के बैठे हुए थे और अकबर इनके ऊपर धन वर्षा कर रहा था, इनको एडमिनिस्ट्रेशन में इंक्लूड कर रहा था, मनसबदारी में इंक्लूड कर रहा था और इसके कारण अंगूर खट्टे थे वाली कहानी आपको मिलेगी सर, गेटिंग ओवर, ओके। एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस कि बदायूनी वाज नॉट प्रमोटेड बाय अकबर,
he was not given the kind of imperial royal entry that was required according to him. He was a very rigid and we can say kind of a person who had very orthodox views with respect to Islam as well. And that is one of the reasons his writings were not actually reflecting what Akbar had actually did. And something is getting open. Okay, तो बदायूनी takes every opportunity to criticize Akbar. जैसे वहां हमने ज़ियाउद्दीन बारनी को देखा था ना सर, तो ज़ियाउद्दीन बारनी क्या कर रहा था तारीख फिरोज शाही के अंदर, ये दोनों बदायूनी बारनी दोनों इंडियन हैं, हिंदुस्तानी है सर, ठीक है ना, एंड विल फाइंड कि दोनों के दोनों अपने इमीडिएट राजा को क्रिटिसाइज करेंगे सर, काहे क्रिटिसाइज करेंगे, क्योंकि इनकी दाल गलती नहीं थी सर, गेटिंग ओके, एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस वी विल फाइंड कि ये उनको जैसे ही मौका मिलता था वो क्रिटिसाइज कर देंगे, ये गलत किया, वो गलत किया, फलाना गलत किया सर, ठीक है, गेटिंग ओके। तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम बदायूनी ने बहुत सारी चीजें लिखी है, बट हमें ये पता होना चाहिए कि बदायूनी वाज एक्चुअली एन एनिमी और वाइंड अप एज ए क्रिटिक ऑफ अकबर सर, ठीक है। ही वाज मोर ऑर्थोडॉक्स इन नेचर एंड ही वाज नॉट एबल टू गेट द पैटर्न दैट ही वाइल्ड फॉर, है ना, उसको ऐसा था कि मेरे को पैटर्न देगा, मेरे को रिस्पेक्ट देगा, वो कुछ नहीं हुआ सर, ठीक है, गेटिंग ओके। उसने शियाओं को गाली दिया, उसने बीरबल के लिए जो शब्द यूज किया वो क्लास में नहीं बोल सकता सर, ठीक है, तो किताब में कहीं लिखा हुआ मिल जाएगा तो देख लीजिएगा सर, ठीक है, व्हाट काइंड ऑफ अब्यूजिव वर्ड इज यूज्ड फॉर बीरबल एज वेल सर, ठीक है ना, समझे। उसने जितने भी इस्लामिक फिरके थे, सुन्नी मुस्लिम में भी एक विशेष फिरका जहां से बिलोंग कर रहा था, उसको छोड़ के सबको क्रिटिसाइज कर दिया सर, गेटिंग ओके। सो बदायूनी टेक्स एवरी अपॉर्चुनिटी टू क्रिटिसाइज अकबर एंड वी विल फाइंड ही विल बी एक्सैजरेटिंग सर्टेन थिंग्स, मेजॉरिटी ऑफ द थिंग्स वर आउटकम ऑफ हिज पर्सनल बिटरनेस एंड एनिमोसिटी टुवर्ड्स अकबर इन द एडमिनिस्ट्रेशन, एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस कि व्हाटएवर ही विल राइट इज नॉट करेक्ट। जैसे बीएड के बारे में लिखा है, कहा गया कि बीएड शेव करने से मना कर, मतलब सबको बीएड कंपल्सरी शेव करवा दी, मोहम्मद मस्जिद तुड़वा दी, एजुकेशन में अरबिक बंद हो गया, अभी अकबर के समय पे एजुकेशन भी हुआ, कल पढ़ेंगे एजुकेशन के बारे में। तो वी विल कम टू नो कि दिल्ली इलाही के अंदर जो बदायूनी लिखता है वो सही नहीं है सर, गेटिंग ओके। वी विल फाइंड कि अकबर उस पीरियड के अंदर जो भी चीजें कर रहा था उसको प्रैक्टिकलिटी के लिए चाहिए थी। दिल्ली इलाही वाज अ कंटिन्यूएशन ऑफ क्रिएटिंग अ नेशनल और स्टेट रिलीजन जिसके थ्रू चीजों को कंट्रोल कर पाए। इनफैक्ट इसको लेके भी अलग-अलग मान्यता है, गेटिंग ओके। वी विल फाइंड कि कुछ लोग कह रहे हैं कि दिल्ली इलाही यूज्ड टू बी सेपरेट रिलीजन सर, ओके। कुछ लोग कह रहे हैं कि दिल्ली इलाही वाज नॉट इन द फॉर्म ऑफ रिलीजन, क्यों? क्योंकि सेपरेट रिलीजन तब होता है जब उसकी बुक लिखी जाती है, उसका एक प्रॉफिट होता है, उसका एक प्रीस्ट होता है, उसका एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। यहाँ खाली सेरेमनीज और रिचुअल्स लिखे गए थे, वो भी कोड ऑफ कंडक्ट के रूप में कि ये मत करना और ये करना। जैसे आप एज ऑफ मैरिज को चेंज कर रहे थे सर, ठीक है ना, समझे। आप उस पीरियड के अंदर रिचुअल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कह रहे थे कि माथा इधर रखो, पांव इधर रखो सर, ठीक है। ऐसा कोई ज्यादा बड़ी बात थी नहीं सर, ठीक है। आपने उस दौर के अंदर ये कहा कि भाई आप क्या मीट ईटिंग मत करिएगा सर, है ना, हफ्ते में एक दिन या विशेष दिनों के अंदर सर, ठीक है ना, नॉन वेजिटेरियन फ्लैश वैश मत खाइएगा सर, ठीक है। तो क्या ये सब चीजें वी विल फाइंड कि आपको लग रहा है कि रिलीजियस ऑर्डर को ये तो नॉर्मल थी सर, ओके, क्योंकि एक रिलीजन होता है, एक चर्च होता है, उसकी एक होली प्लेस होती है, उसकी होली बुक होती है। नॉर्मली देयर आर टू काइंड ऑफ रिलीजन सर, ओके। एक है अब्राहमिक रिलीजन जो प्रॉफिट अब्राहम से चल रहा है सर, ठीक है ना, समझे। जैसे यहूदी है, मतलब ज्यूइज्म है, वी विल फाइंड कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम इस्लाम है, क्रिश्चियनिटी है, और दूसरा नॉन अब्राहमिक रिलीजन सर, ठीक है। नॉन अब्राहमिक रिलीजन बेसिकली काइंड ऑफ आप देखोगे जैसे हिंदुइज्म है तो इट्स अ वे ऑफ लाइफ सर, गेटिंग ओके। तो ये बुद्धिज्म आप देखिए तो आपको सीधा-सीधा आपको कोई प्रकार की होली बुक या ऐसा कोई सिंगल स्टेटस नहीं मिलेगा सर, ठीक है। मोनोथीज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर आप समझोगे तो उसमें भी सिमिलरिटीज नहीं है। अकबर के समय पे वो जो रिलीजियस ऑर्डर फॉलो कर रहा था, इट वाज नाइदर अब्राहमिक आइदर इट वाज नॉन अब्राहमिक। इफ इट हैड बीन अ रिलीजन बिकॉज़ वो खुद मोनोथीस्ट था, है ना, इसको दिल्ली इलाही को लोग कहते हैं डिवाइन मोनोथीज्म था, बट वी विल फाइंड कि इट डज नॉट हैड एनी काइंड ऑफ चर्च। चर्च का मतलब है कोई टेंपल या मॉस्क या चर्च ऐसा उसने बनाया नहीं। इसमें जो सेरेमनीज थी वो सेरेमनीज भी अगर आप समझने की कोशिश करोगे रिचुअल्स के रूप में थी, है ना, जलालू जलालू राजा का पोस्टर लेके जलालू जलालू करने का, है ना, उसके घर पर शी जिनपिंग ने कहा है या कोरिया में टेडी बियर ने कहा है कि घर पे किसी और का फोटो मत रखना, वहाँ अपना बादशाह सलामत रखने का सर, है ना, कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर का रखने का सर, यू नो दैट ना सर, चाइना एंड ऑल द स्टेट्स, ओके ना, समझे। इवन जितने मोनार्की है ना वहाँ पे आप मिडिल ईस्ट में चले जाओगे, जितने भी शेख हैं इनका फोटोग्राफ आपको हर जगह पे देखिए, ऑल द शेख्स, ओके ना, समझे। इवन प्राइवेट प्लेसेस में भी आपको शेखों का फोटोग्राफ मिलेगा, हमको इंडिया में नहीं मिलता सर, ठीक। इंडिया में आप चले जाओगे आपको चीफ मिनिस्टर का, प्राइम मिनिस्टर का, प्रेसिडेंट का फोटोग्राफ प्राइवेट प्लेसेस में नहीं मिलता सर, समझे, ओके। बट देन वी विल फाइंड कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम वहाँ प्राइवेट प्लेसेस में मिलता है। प्राइवेट प्लेसेस मतलब कोई मॉल में चले गए, किसी शॉप में चले गए, ऑफिस में चले गए, तो आपको मिलेगा कि नहीं ये व्यक्ति यहाँ का लीडर है, तो कुछ स्टेट्स में आपको मिलेगा सर, ठीक है। पब्लिक प्लेस तो अलग है सर, ठीक है, पब्लिक प्लेस तो नॉर्मली हर लीडर करेगा सर। तो यहाँ आपको इस प्रकार की व्यवस्था ये अकबर करवा रहा है अपने कोर्ट के अंदर से कि भाई आप मेरा फोटोग्राफ या पोर्ट्रेट रखिए सर, जलालू जलालू का नाम देके, तो बेसिकली इसमें कहाँ आपको धर्म दिख रहा है सर, ओके। एक ऑर्डर के रूप में था, ऑर्डर का मतलब है कि एक कह सकते हैं कि एक संस्था बनाने की कोशिश की थी, इसमें कोई डॉगमेटिक व्यूज थे नहीं, है ना, समथिंग, इसमें ना ही कोई गॉड था ना ही कोई प्रॉफिट था सर, ओके। इसमें राजा था, बादशाह सलामत खुद ही इसका प्रोपोनेंट था सर, ठीक है, ओके। इट वाज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द मल्टीपल रिलीजियस प्रैक्टिसेस, नेचर वर्शिप, थोड़ी बहुत उसने इधर-उधर की बातें की सर, इकट्ठा करके उसने प्लान ये किया कि भाई हम लोगों को एक कर पाए, लोगों को इकट्ठा कर पाए सर, ओके। तो इस तरह से हमें ये पता चलता है कि उसने दिल्ली इलाही का ऑब्जेक्टिव रखा। अब क्या दिल्ली इलाही सक्सेसफुल हुआ था? वाज इट सक्सेसफुल? नो, इट वाज नॉट सक्सेसफुल, याद रखिएगा, ठीक है। क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्या था, लोगों को एक किया जाए। ऑब्जेक्टिव ये था कि उसके कोर्ट के अंदर से लोग फॉलो करेंगे, करते 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 हमको ये पता चल सकता है कि बाकी सारे लोग कॉमन फॉलो करेंगे। इसके कारण वो चाहता था कि भारत के अंदर स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट हो, रिलीजियस अपलिफ्टमेंट हो, यूनिटी निकल के आए सर, ओके। और उसकी जो मान्यता है, थॉट है, वो बेसिकली लोगों के अंदर और पॉपुलर हो। क्या ये हुआ? नहीं हुआ, है ना। मान सिंह को पूछा गया कि बादशाह चाहते हैं कि आप ये दिल्ली इलाही बोले, नहीं है तलवार लेके अफगानिस्तान में लड़ना पसंद करेंगे, पर इसको ना फॉलो करें। यू कैन इमेजिन दिस पार्ट कि इवन हिज ओन ट्रस्टेड लेफ्टिनेंट्स, ओके ना, वर नॉट रेडी टू जॉइन दिल्ली इलाही सर, ठीक है। एंड दिस हैपेंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वेयर वी विल कम टू नो कि वंस अकबर पास्ड अवे द होल स्कीम वाज वाइंडेड अप बाय द पीरियड ऑफ जहांगीर सर, ओके। तो ये जो पूरी योजना थी ना सर, आई थी जोश-जोश में कि ये बड़ा करेंगे इंडिया को पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, कल्चरली, स्पिरिचुअली सब जगह से ऊपर यूनिफाई करेंगे, वो हो ही नहीं पाया सर, ओके। क्योंकि प्लान ये था कि ऊपर के लोग टॉप डाउन उसको फॉलो करेंगे, है ना, और उसको नीचे फिर नीचे इमिटेशन किया। इमिटेशन होता भी है सर, ठीक है। ऊपर का नेता जैसा करेगा वैसे कॉमन मैन भी बेसिकली कहीं न कहीं उसको इमिटेट, उस टाइम पे राजाशाही थी, तो राजाशाही के पॉइंट ऑफ से चीजें आपको मिलती रहेगी सर, ओके। प्लान तो भाई साहब का बढ़िया था सर, ओके, पर कोर्ट में लोगों ने फॉलो करने से मना कर दिया सर, ओके। दूसरा, अकबर अगर एक रिलीजियस ऑर्डर एस्टैब्लिश करता बड़ा रिजिड होता था, ठीक है, उसने दिल्ली इलाही के लिए कंपल्शन नहीं किया, देखो ये चीज माननी पड़ेगी सर, ओके, कि ही डिड नॉट कंपेल हिज पीपल, फॉलो करना ही वरना सर्विस करूंगा तुम लोग की सर, अपने कोर्ट के अंदर भी इशू करवा दे, जैसे मजहब में क्या किया उसने, ठीक है, तो कहीं उसने नहीं किया। तो इट वाज अ यूनिवर्सलिस्टिक आइडिया एंड ही वांटेड टू गेट रिकॉग्नाइज्ड एज अ रूलर एंड आल्सो मेक श्योर कि एक पूरी तरह से रीजनरेशन हो, स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से और बाकी सारे, है ना। तो हिज मेन एम वाज यूनिफिकेशन। इतने बड़े देश को कंट्रोल करने बैठा हुआ है, तो उसको ये पता चल रहा था कि भाई देखो अगर वो ये मसला इशू करने के बाद नहीं कर पाता, दिल्ली इलाही कर देंगे सर, गेटिंग ओके। बट देन वी विल फाइंड कि काफी लोगों ने कहा कि ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। वन ऑफ द रीजन इज दैट कि अकबर नो डाउट दिल्ली इलाही को लागू करवाता है, मुसलमान नहीं जुड़े, उसके पीछे का कारण ये था कि उनको लग रहा था कि दे डू काफिर, मतलब कुफर कर रहे हैं। मेजॉरिटी ऑफ द मुस्लिम्स वर अगेंस्ट द दिल्ली इलाही बिकॉज़ दे रियलाइज दिस पार्ट कि द गॉड इज ग्रेट, दैट्स ऑल राइट, बट बादशाह इज नॉट ग्रेट, ओके। इन फैक्ट दे वर अगेंस्ट द मदर एज वेल सर, गेटिंग ओके। ही डिड नॉट इंपोज इन अ काइंड ऑफ वी विल सी दैट इन अ सुपरफिशियल वे या ऊपर से सुपर इंपोज करने की कोशिश की, इसके लिए भी मुसलमान मना कर दिए, हम ना जुड़े, ठीक है, गेटिंग ओके। हिंदू क्यों नहीं जुड़े, उसके पीछे का एक कारण है कि दिल्ली इलाही वाज सीन एज डिवाइन मोनोथीज्म। अकबर कह रहा है कि ईश्वर एक है, अल्लाह एक है सर, ठीक है, गेटिंग ओके। वेयरएज वी विल फाइंड कि ये जो डिवाइन मोनोथीज्म का जो कांसेप्ट है दैव, है ना, एकात्मवाद का जो या बेसिकली एक ईश्वरवाद का जो कांसेप्ट दिया जा रहा है, दैट वाज अगेंस्ट द ट्रेडिशनल उपनिषदिक आइडिया जो अकबर ने पुरुषोत्तम दास से भी सीखा भी था सर।
he had learned है ना, उसने अनेकांत से भी सीखा था, तो he could have implemented that, sir, okay ना, but the population of this country realized this part कि ये एक प्रकार की modified Muslim practice ही है, monotheism के पॉइंट से जो फॉलो करवाने की कोशिश कर रहा है, but with the implementation of Din Hai, so they also stayed away from that, sir, getting my point, okay, तो ओवरऑल कहानी ये हुई कि ना हिंदू जुड़ा ना मुसलमान जुड़ा, दो मेजर कम्युनिटीज देश के उसके अंदर जुड़ती नहीं है, कोर्ट के अंदर उसको किसी ने कहा कि तुम फॉलो करोगे, सेकंड गेटिंग my point, okay, तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम हमको ये पता चलता है कि कोर्ट के अंदर फॉलो तो किया गया, बट वेरी फ्यू पीपल एंड दैट टू विद हाफ हार्टेड वे विल सी कि ये फॉलो करने की कोशिश करेंगे, सेकंड गेटिंग my point, okay, so his view was to unify empire and this unification of empire was not successful, sir, getting my point, okay, अकबर का प्लान शायद तक कुछ ऑथर्स ये कह रहे हैं कि आगे ये हुआ करता था कि अकबर इसके ऊपर इंस्टीट्यूशन बनाता, बुक लिखता, ऑर्डर्स क्रिएट करता, सर है ना, समझे नहीं समझे, और उसके बाद लोगों को पॉलिटिकल रिलीजियस स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ से एक कर देता, सर, गेटिंग my point, okay, सो इस तरह से उसकी आगे की स्टेज वो फुलफिल नहीं हो पाई, जब तक हमें पता चलता है कि जो इसके मेन फॉलोअर्स है वही नहीं बढ़ पाते हैं, सर, ठीक है, गेटिंग my point, okay, एंड इट सीज टू एग्जिस्ट आफ्टर द डेथ ऑफ अकबर, जैसे ही जहांगीर पावर के ऊपर आया तो किसी ने कहा दिन इलाही बोले वो पापा थे तब तक ठीक है, सर, ठीक है ना, समझे, अब तो मैं खुद ही इलाही, सर, ठीक है, समझे, तो आई एम दी गॉड लाइक, ओके, अब मैं डिसाइड करूंगा, सर, समझ में आया कि नहीं आपको, सर, तो ये भाई मतलब अलग कहानी है, सर, है ना, मैं थोड़ा बौखला गया था, सर, ठीक है, एक्चुअली कैसा होता है, जैसे उम्र होती है ना हमारी, वैसे तुम्हारा बिहेवियर भी चेंज होता है, सर, ठीक है, गेरिएटिक बिहेवियर कहते हैं, थोड़ा स्ट्रेस भी बढ़ता है जीवन के अंदर, तो अलग अलग प्रकार की कार्य आप करते रहते हो, सर, बूढ़े लोग देखो चिड़चिड़े हो जाते हैं, सर, ठीक, समझे नहीं समझे, कल आप नाना पाटेकर का वीडियो देखो, किसी को टपली मार दिया, बीच में जरा फोटो खींचना फट करके ना निकल यहाँ से साइड से, ठीक, दिस इज आउटकम ऑफ वी कैन से दी ओल्ड एज एज वेल, सर, ठीक है, घर में आप बड़े बुजुर्ग को देखो, आपको लगेगा यार ये पहले ऐसा नहीं हुआ था, चिड़चिड़े क्यों हो गए, सर, ठीक है, समझे नहीं, तो विल फाइंड कि वो थोड़ा नेचर वैसा होता है, व्यक्ति थोड़ा बदलता है, घर में रहता है, मूविंग थोड़ा कम हो जाता है, सर, ठीक है, समझे नहीं, तो विल फाइंड उसको लग रहा था कि मेरे पास सब ज्ञान है ना, मेरे पास हिंदुओं का ज्ञान है, मेरे पास सूफियों का ज्ञान है, मेरे पास क्रिश्चियनों का ज्ञान है, मेरे पास मुसलमानों का ज्ञान है, सर, ठीक है, समझे, तो मैं कुछ एक रिलीजियस गाइड के रूप में उभर के आ सकता हूँ, सर, ठीक है, समझे नहीं, तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम वी विल सी दैट ये करने की कोशिश तो करेगा, बट देन समहाउ वी विल सी ये नहीं हो पाया, सर, ठीक है, समझे, तो अकबर की पॉलिसी समझ में आ गई, धार्मिक नीति, ये पॉलिसी के कारण ही एम्पायर बना है, एंड ओवर पीरियड ऑफ टाइम हमको पता चलता है कि यही पॉलिसी फिर फाइनली जब औरंगजेब आएगा तो तोड़ेगा, और उसके कारण इनका डिक्लाइन गया, सर, ठीक है, समझे, तो रिलीजियस व्यू होपफुली आपको क्लियर हो गए हैं बादशाह के टाइम से या अकबर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अपन यहाँ से वापस आते हैं, कहाँ गया रिलीजियस व्यू, सर, है ना, समझे, हाँ, सो कूल रिलीजियस पॉलिसीज एंड फटाफट स्लाइड से रिवाइज करो, जैसे हमने सब डिस्कस कर दिया, आगे भी होगा, होगा, सर, ठीक है, समझे, तो अकबर ने पिलग्रिम टैक्स जजिया लैंड ग्रांट दी, अमृतसर बना, इबादत खाने की स्थापना की, अब्दुल लतीफ उसके पहले टीचर थे, सलीम चिश्ती के साथ हुआ, मोइनुद्दीन चिश्ती को फॉलो करते थे वो, सर, ठीक है, राजपूत वाइफ थी, शेख मुबारक, अबू फजल और फैजी, सर, ठीक है, तीनों के तीनों उनके सपोर्टर्स बन जाते हैं, इबादत खाना मैंने बताया कि अब्दुल कादिर बदानी, अबू फजल, इसमें और भी नाम लिखना है, क्या कह सकते हैं इबादत खाने में, तो अब्दुल नबी, शेख अब्दुल नबी एंड मखदूम उल मुल्क, है ना, समझे, ऐसे नाम है, सर, ठीक है ना, सुबह सुबह रट्टे मारने पड़ते हैं, मखदूम उल मुल्क का तो भूल ही गया मैं, ठीक है, अब्दुल नबी तो भी याद था, तो वी विल फाइंड अगले मास्टर कैसे याद रखता है, सुबह ही रट्टा मारा तो भी भूल गया क्लास में, कौन सा बंदा था, कौन सा बंदा पढ़ा, मतलब रट्टा नहीं मारा, मतलब रिवाइज तो करना ही पड़ता है, आपको लग रहा है कि है ना, क्लास के पहले कोई भी मास्टर होता है ना सर, मैं बताया ना, फट फटाफट फाइलें घूमती है अपनी, सब निकालो नाम है, नोट्स में होता है, पर क्या होता है कि दो तीन नाम मेन हो जाते हैं कि ये सब के सब मेन थे, सर, ठीक है, तो चलिए सर, ठीक है ना, तो चलता रहता है सर, नाम कितने नाम याद रखोगे सर, देखो देखो अब्दुल नबी, शेख अब्दुल नबी, मखदूम उल मुल्क, अब्दुल कादिर बदावी, ये तीनों के तीनों एक साइड के ऊपर थे, 1 2 और 3, और सामने अबू फजल और शेख मुबारक थे, फादर सन, है ना, ये बेसिकली दूसरे साइड के ऊपर थे, 1 2 और 3, है ना, ये सबके सब ऑर्थोडॉक्स थे और ये लिबरल्स थे, इसमें तीसरा फिरका भी था, तीसरा नहीं याद रखते, गेटिंग पॉइंट, ओके, तो वी विल फाइंड कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम हमको पता चलता है कि कहानी ये है कि हल्दी घाटी की लड़ाई हुई, उसके बाद उसने और ओपन कर दिया, शिया हिंदू क्रिश्चियन जोरास्ट्रियन सबको बुलाया, फिर ये बहुत लोग आए ना, पुरुषोत्तम दास बनारस से आते हैं, एंड देन दस्तूर राणा पारसी से आएंगे, हरि विजय सूरी वल्लभी से आता है, एक्वावियो मॉन्सेरेट, और वो बेसिकली गोवा से आएंगे, इसके बाद और 2 मिशन आएंगे, अकबर के समय पे टोटल 3 मिशन आए, 10 से 15 पादरी आए अकबर की कोर्ट में, सर, ओके, और इन सबको बेसिकली अकबर सुनता है, इनसे सीखता है, सर, ठीक है, समझे, ओवर पीरियड ऑफ उसने मजर इशू किए पॉलिटिकली, इसके ऊपर डिबेट है कि क्या बेसिकली ये रिलीजियस ऑर्डर को ओवरपावर करने का था, नहीं था, सर, ओके, उसने कभी भी ये नहीं कहा कि मोर अबाउट कुरान और अबाउट बेसिकली प्रोफेसी ऑफ गॉड, सर, ठीक है, समझे, उसको पता था कि क्या करना है, फिर ओली उलेमा से रिएक्शन दी, उसने कहा कि देखो एक ही सॉल्यूशन है, सुली कूल, सर, शांति से करो, सब है ना, सेटल हो जाओ, सर, ठीक है, तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम ही रियलाइज दिस पार्ट कि हम हाइगेटरी हो रही है, डिवीजन हो रहा है, डिसहार्मनी हो रही है, संघर्ष हो रहा था, है ना, ये सबके सब लड़ाई कर रहे थे, तो फाइनल उसका सॉल्यूशन ये आया कि भाई चलो शांति करते हैं, सुली कूल यूनिवर्सल पीस, ये उसको बचपन से सिखाया गया था, सर, ठीक है, समझे, कि सबके बीच में पीस होना चाहिए, सब रिलीजन आपको राइटियसनेस की तरफ लेके जाता है, लेकिन जहांगीर इसको फॉलो तो करेगा, बट वो इबादत खाने को आगे नहीं कंटिन्यू कर पाते, सर, ठीक है, समझे, तो इट वाज अ पॉलिसी टू एस्टैब्लिश पीसफुल एंड हार्मोनियस रिलेशन अमंग डिफरेंट पीपल, एंड इट वाज नॉट बेस्ड ओनली ऑन द टॉलरेंस बट आल्सो ऑन द सिविलियन रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी बेस्ड सिस्टम और प्लुरलिज्म को और इंटरफेथ डायलॉग को बढ़ावा देना, सर, ठीक है, इसी को पुश करने के लिए वी कम टू नो इसने दिन ही लाइफ को कंटिन्यू किया, देखिए उसको लेके एक अलग से डिबेट चलती है, डिबेट के पॉइंट ऑफ से मैंने आपको बताया, तो उसने बताने की कोशिश की कि भाई मैं डिवाइन मोनोथीज्म बना रहा हूं, ना, समझे, ताहिद इलाही भी कहते हैं इसको, ये दिन इलाही भी कहते हैं, सर, ठीक है, जो वन गॉड के अंदर मानता है, जो ये कह रहा है कि भाई देखो इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि हम सबके बीच में शांति करें, ठीक है, तो बीरबल, अबू फजल, फैजी, ये सब लोग जाते हैं, सर, समझे, बट देन वी विल फाइंड कि बाकी कोई इसको फॉलो करता नहीं है, इनफैक्ट ये न्यू रिलीजन है, इसके ऊपर एक अलग से डिबेट चलती है, इसी के कंटिन्यूएशन में अकबर ने बाल विवाह को अबॉलिश किया, पॉलीगैमी को लेकर रिफॉर्म्स किए, दूसरी मैरिज के लिए भी उसने नियम बना दिए, स्लॉटिंग ऑफ एनिमल्स को बैन करवाया कि देखो मैं बहुत सारी चीजें बदलने की कोशिश कर रहा हूं, सर, ठीक है, समझे, बट देन वी हैड ऑलरेडी डिस्कस कि अकबर की जो रिलीजियस पॉलिसीज है उसको बेसिकली ये सुली के पॉइंट ऑफ से देखना चाहिए, एंड देन इट हैड इट्स ओन इंप्लिकेशंस, इसके पॉलिटिकल इंप्लिकेशंस है, तो आपको एक बार यूपीएससी ने पूछा था ना कि अशोका यूज्ड दिस धम्मा फॉर पॉलिटिकल यूनिफिकेशन और धम्मा हैड पॉलिटिकल मैसेज, वैसा ही आपको आएगा कि सुल एक कूल करके जो बेसिकली जो पॉलिसी थी उसको अचीव करने के लिए इसने दिन इलाही की स्थापना करवाई, तो दिस दिन इलाही वाज अ टूल और मीडियम थ्रू व्हिच अकबर वांटेड टू यूनिफाई द एम्पायर, सर, ठीक है, आपको एक्चुअली कंपैरिजन में सवाल नहीं आते, पर एंशिएंट मिडिवल से आना चाहिए मेरे हिसाब से, एक ही क्वेश्चन में 2 डाल दो, सर, और वो क्या डिवीजन किया हुआ है ना, क्वेश्चन नंबर 1 टू 4 आप एंशिएंट से हो, 5 नंबर से मिडिवल शुरू होता है, क्योंकि इसका दिन इलाही और अशोक का धम्मा, सर, ठीक है ना, करेंगे पढ़ोगे, तो इसके कॉन्टेक्स्ट के अंदर से दे कैन आस्क यू क्वेश्चन एज वेल, दे शुड हैव आस्क्ड कि भाई शासकों के द्वारा जब ये फ्रिक्शंस देखने को मिल रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रही है, तो शासक कैसे प्रैक्टिकलिटी का सहारा ले रहे हैं, सर, ठीक है, दूसरा रास्ता बनाने की कोशिश करेंगे, समझिए, तो वी विल फाइंड कि ये स्टोरी लाइन है, आपको होपफुली अकबर की रिलीजियस पॉलिसी समझ में आई थी, है ना, तो रिलीजियस पॉलिसी से तो एक सवाल यही है, मनसबदारी आ गया, अकबर की रिलीजियस पॉलिटिकल आइडियाज, समझे, अकबर शेरशाह सूरी के बारे में पूछ दिया, रिलीजियस पॉलिसी फ्रॉम अकबर टू औरंगजेब, सर, मतलब ये तो देखिए हाउ डिड ही अफेक्ट द स्टेबिलिटी ऑफ एम्पायर, तो शांति होती है, सर, करेंगे, ओके, व्हाट मोटिवेटेड अकबर टू इनोसेट द दिन लाइफ, ठीक है, समझे, हाउ फार डिड ही सक्सीड इन स्प्रेडिंग इट, देखो फेल हो गया था, है ना, स्प्रेड नहीं हो पाया, सर, ओके, यूनिफिकेशन तो हुआ, थोड़ा टाइम नहीं, उसने सेटलमेंट भी लाया, है ना, समझे, और फिर लोग मानते भी थे, सर, देखिए वो ऊपर से इंपोज नहीं करवाता था, इट्स लाइक, है ना, समझे, कि ऊपर से इंपोज करवाने की उतनी आवश्यकता नहीं, बट पीपल यूज्ड टू फॉलो इट, ओके, मतलब नंबर्स थोड़े लिमिटेड है, नहीं देखा गया है, बट स्टिल वी विल फाइंड कि पीपल यूज्ड टू, क्योंकि क्या होता है कि एक अनरिटन रूल होता है ना, अनरिटन क्या है, मतलब बादशाह ने करवा रहा है तो थोड़ा बहुत मानना पड़ेगा, इट्स लाइक, है ना, समझे, आप कभी सरकारी ऑफिस में वहां पे जॉब करोगे तो कुछ कुछ चीजें ऐसी होगी जो आपको आउट ऑफ कंपल्सन करनी पड़ेगी, सर, ठीक है, समझे,
बीच में एक बार ऐसा समाचार आया कहीं सरकारी ऑफिस से कि एक साहब थे, बड़े बाबू थे, बड़े बाबू के घर पे किसी ने इंश्योरेंस का एजेंट बनने की शुरुआत की थी। तो वो इंश्योरेंस की पॉलिसी सबको समझा रहे थे, उनके जो दूसरे फैमिली मेंबर थे वो। अब साहब बड़े ऑफिस में थे, तो साहब ने इनडायरेक्टली सबका मुलाकात करवाया कि ये हमारे रिश्तेदार है, इंश्योरेंस एजेंट बने हैं, फला-फला कंपनी के है ना, समझे? तो मिल लीजिएगा एक बार। इनडायरेक्टली वो कह रहे थे कि इनका पॉलिसी का टारगेट आपको पूरा करके देना है सर, है ना, समझे? तो उनमें से ऑलमोस्ट 50% स्टाफ ने, 40-50% के आस-पास जितने स्टाफ मेंबर थे, सबने 2-5 हज़ार रुपए की पॉलिसी उस साल लिया उनसे, ठीक है? तो ये ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको दिखती नहीं है सर, समझ में आएगी नहीं आपको। म्यूचुअल फंड की फॉलो होती है सबकॉन्शियस वे के अंदर सर, है ना? क्योंकि वो क्या है कि पता है कि इनके नीचे नौकरी करना है सर, मतलब वहाँ पे सिस्टम चलेगी सर, ठीक है? तो फिर वो खाली खोटा काहे बोले ले लो सर 2-5 हज़ार रुपए सर, समझ में आएगी आपको। तो कन्वेंशन है सर, है ना? तो शायद तक अगर आप समझने की कोशिश करिए तो numbers were not huge in मतलब they were not huge, okay, just like बाकी सारे ऑर्डर्स होंगे सर, okay, it had its own limitations as well, बट हमें क्लैरिटी होनी चाहिए कि क्या क्या चीजें हुई थी सर, okay। तो ये अकबर की पॉलिसीज थी, ये पॉलिसीज के कंटिन्यूएशन के अंदर आपको दिन हिलाई से तो सवाल आ गया है सर, ठीक है। बाकी जो सवाल है ये आया सर, है ना, रिलीजियस व्यूज, राइट अ नोट, है ना, समझे? अकबर वाज दिन हिलाई मॉन्यूमेंट ऑफ अकबर सॉरी, है ना, क्या उसकी गलती थी या वो पागलपन था, समझ में आ रहा है सर, ठीक है, कि वाज दिन हिलाई मॉन्यूमेंट ऑफ अकबर सॉरी, व्हाट आर द इंप्लिकेशंस ऑफ द नोशन ऑफ सुलेकुल, सुलेकुल की इंप्लिकेशन क्या है, दिन हिलाई सर, अंडरस्टूड द कंटेक्स्ट और नॉट, ठीक है ना। देखिए यहाँ से अलग से आपको बहुत बड़ा सवाल पूछे गए हैं और भी सवाल आपको मिलेंगे सर। तो दिन हिलाई वाज नॉट अ मॉन्यूमेंट ऑफ अकबर सॉरी, इट वाज अ very conspired and a conscious attempt by Akbar to unify and knit an empire into a very systematic religious social ideological order, ठीक है। तो देखिए ऑब्जेक्टिव तो अच्छा ही था, समझ में आया कि नहीं आया? दिन हिलाई की क्रिटिसिज्म क्या होगी सर? व्हाट विल द क्रिटिसिज्म? उसके रिचुअल्स में प्रॉब्लम था। सेकंडली वो जिस तरह से उसको इंपोज करवाने की कोशिश कर रहा था उसको कोई करेगा नहीं क्योंकि लिबरल बन के कर रहा था, समझे नहीं समझे? तो वन प्रॉब्लम इज विद रिस्पेक्ट टू द रिचुअल्स वगैरह, समझे? जला लो अरे भैया कुछ और कर देता सर, ठीक है? नहीं मेरे को मेरा नाम ही करना है, वो नार्सिसिस्ट था थोड़ा सा, ठीक है? उसको लग रहा था मेरे को ही सब आता है सर, ओके? तो मैं ही सच्चा दृष्टिकोण दे सकता हूँ, आई एम द बिगेस्ट दृष्टांत और दृष्टिदाता ऑफ द प्लेस, ओके? समझे? तो अब मेरा विजन जो होगा वही चलेगा, नहीं चलेगा सर, तुम्हारे पहले भी सैकड़ों लोग आए थे, तुम्हारे बाद में भी आएंगे सर, ठीक है? तो यू से कि भाई माय विजन इज ओनली विजन, तो कौन चलाएगा तुमको सर, ठीक है? तो वी विल फाइंड कि देयर आर सर्टेन क्रिटिसिज्म्स, ओके? दिस क्रिटिसिज्म्स विल बी सी दैट ही नेवर कोर्स्ड। Second thing is the rituals were very like no haphazard and kind of very weird as well. ठीक है very open. Thirdly, he never created any kind of institutions of that time. Okay ना उसने बेसिकली ये सोचा था कि मैं बोलूंगा लोग फॉलो कर देंगे सर, ठीक है? पर वो होता नहीं है सर, okay? आपको थोड़ा बहुत उनको या इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा या आपको उनको फोर्स करना पड़ेगा, दो ही ऑप्शन होते हैं सर, ठीक है? वेरी इंपॉर्टेंट। सो देयर वर नो मिशनरीज, जैसे अशोक ने क्या किया था, अशोक का धम्म क्यों पॉपुलर हुआ, है ना? अशोक का धम्म पॉपुलर हुआ उसके पीछे का कारण है कि he had sent धम्म मंतास, है ना? धम्म महामंतास were actually officials were sent to spread the dhamma and the dhamma was very social and very systematic social order, very important, okay? but दिन्हे लाई के पॉइंट ऑफ से अगर आप समझने की कोशिश करें तो अकबर बेसिकली अलग तरह से गेम करने की कोशिश कर रहा है सर, नो डाउट दिन्हे was based on the religious orders and understanding of the religious orders, but the common man not ready to accept it also, very important, okay? तो वी विल फाइंड कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम हमको ये पता चलता है कि जो कॉमन मैन था उसमें जो हिंदूज और मुस्लिम्स थे कोर्ट के अंदर बैठने वाले, इन दोनों को इनसे परहेज था और ऊपर के लोगों ने जब उसको फॉलो नहीं किया, है ना, तो वो चीज आगे की जो क्या कह सकते हैं कि कॉमन मैन के अंदर जो पास ऑन होना चाहिए वो नहीं हो पाया, ठीक है? तो इट शुड नॉट बी सीन एज इनसेन एक्ट और ग्लोरियस ऑटोक्रेट एक्ट, ओके ना, समझ ओके? इट वाज अ फ्रेमवर्क दैट अकबर वांटेड टू इम्प्लीमेंट इट आल्सो, ओके? समझे? अगर इंसेनिटी तब होती जो कहेगा कि वदी अवदी सर, है ना, अलादीन अलादीन सर, समझे? ठीक है ना, समझे? बोले आर यू अकबर और आर यू अकबर, आई एम अकबर सर, अरे कहना क्या चाहते हो सर, ठीक है ना, सब कुछ अकबर के नाम से ही चलता है, तो उसे कोई डिक्टेटोरियल रिजिम तो था नहीं सर, ओके? वो चाहता था कि वो एक ऐसा रिलीजियस ऑर्डर बनाए जहां वी कैन सी दैट जितने भी संप्रदाय और धर्मों से उसने सीखा है उससे वो बेसिकली उनको वेल्ड कर पाए सर, ठीक है ना, समझे? वेरी इंपॉर्टेंट, ओके? तो एक ऑथर ने लिखा है कि ही इज ट्राइंग टू बी एक्सपर्ट इन मेटलर्जी एंड ही इज ट्राइंग टू वेल्ड अप द रिलीजियस ऑर्डर्स बिकॉज़ ही थॉट दैट आई कैन इंटरप्रेट एंड आई कैन सिंप्लीफाई द लर्निंग्स ऑफ ऑल द रिलीजन्स फ्रॉम माय एक्सपीरियंसेस एंड मेक देम इनटू सिंगल यूनिफॉर्म फ्रेमवर्क, दैट वाज एक्चुअली वन ऑफ द बिगेस्ट फॉलीज दैट अकबर ट्राइड टू डू सर, समझे? तो दिन्हे लाई वाज नॉट अ फॉली, द ऑब्जेक्टिव वाज नॉट अ फॉली, द प्रॉब्लम वाज दैट कि अकबर थॉट कि I can interpret each and every religious practice on my own, and then I'll ask people to follow it out. वो कभी नहीं होगा, क्योंकि the traditions that the people of this country or even the Muslims were following, okay, ना, who came from with the time of Babur, they had their own ideological thought, समझे? Very important, okay? तो इस वजह के रूप में वो कैसे, तो his objectives were very clear, good. He wanted to heal India, he wanted to create social cohesion among the Indian people, है ना, metallurgical expert बनने की कोशिश करेगा, but then it became very vague, है ना, समझे? Very important, okay? और फिर उसके बाद वो बड़ी प्रॉब्लम हुई, तो वो रिलीजियस सोवरेनिटी क्लेम करने के चक्कर में प्रॉब्लम होना, ठीक है? और फिर वो मिस्ट्रस्ट भी रहा, मुसलमानों को लग रहा था कि ये कुफ्र कर रहा है, हिंदुओं को लग रहा था कि इसकी ज्यादातर प्रैक्टिसेस वो मोनोथीज्म की तरफ है, और ट्रेडिशनल हिंदू जो है, जो अभी भी या जैनी जो थे वो एकांतवाद को फॉलो करने वाले लोग है ना, और ये जो सूरी महाराज ने उसको सिखाया था, तो उनको तो बेसिकली जो मान्यता अलग थी सर, गेटिंग पॉइंट, ओके? सो दैट इज वन ऑफ द रीजंस वी विल फाइंड कि ये हमेशा मिस्ट्रस्ट रहा, यही मिस्ट्रस्ट या काइंड ऑफ आप देखोगे वो कन्विंस नहीं कर पाए लोगों को सर, ओके? और फिर वी विल फाइंड कि कन्विंस नहीं कर पाने के कारण इसके ज्यादातर लोग इससे विपरीत रहे और दिन्हे इलाही वी विल फाइंड फाइनली खत्म हो गया सर, ठीक है? वेरी इंपॉर्टेंट, ओके? बट टाइम बीइंग जब तक अकबर जिंदा था तब तक अकबर के प्रति लॉयल्टी रही, क्राउन के प्रति लॉयल्टी रही, लोग उसको एक सिंबल डिवाइन एफिगर्स के रूप में मानते रहे सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके? एंड वी विल फाइंड कि उसका संप्रदाय का ये दिन्हे इलाही की जो एक्जिस्टेंस है वो चलती रही तब तक वो जिंदा रहा, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके? बट समहाउ आफ्टर हिज डेथ वो ऑटोमेटिकली गायब हो गया, मतलब ये था कि लोग मानते भी थे, पर शायद तक मैंने बताया ना वो इंश्योरेंस जैसी कहानी थी कि बड़े साहब का ट्रांसफर हो गया तो अगले साल पॉलिसी बंद करवा दी गई, ठीक है? तो फाइन थी, बड़े बाबू ने ना वो रिश्तेदार को फिर फोन किया, बोले तुम्हारी पॉलिसी बिकी कि नहीं बिकी इस साल, प्रीमियम रिन्यू हुआ कि नहीं हुआ? बोले नहीं सर आपका ट्रांसफर हो गया, तब आपका जो स्टाफ मेंबर है वो फोन उठाने से बंद कर दिया सर, ठीक है? आई एम टॉकिंग दिस थिंग आउट ऑफ रियल प्रैक्टिसेस, सब अनुभव आपको मिलेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके? तो वी विल फाइंड की कहानी आपको मिलती है, इंटरेस्टिंग है, लास्ट पॉइंट के ऊपर हम लोग देखेंगे, नो डाउट इट फॉर्मली सीज्ड टू एग्जिस्ट, बट समहाउ द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ अकबर इनडायरेक्टली और सबकॉन्शियसली फॉलो द सेम पॉलिसीज। किसने किया था? तो दो युवराज थे, एक था आपका दारा शुकोर, दारा शुकोर अगर जिंदा रहता तो बहुत सारी चीजें हो सकती थी, शाहजहां का बेटा सर, है ना, औरंगजेब उसको मार देता है, ठीक है? बड़ा लिबरल था, बड़ा कोएग्जिस्टेंस, टॉलरेंस, इंक्लूसिविटी की बात करता है रिलीजियस पॉलिसीज में, है ना? और दूसरा जहांगीर का एक बेटा था खुसरो खान, जिसको जहांगीर खुद मरवा देगा, समथिंग, है ना? सलीम क्या था, मतलब अपना क्या कहते हैं, खुर्रम क्या था, शाहजहां क्या था, अकबर का पोता था, अकबर का पोता था खुसरो खान, ही वाज द एल्डेस्ट सन ऑफ जहांगीर, बोथ ऑफ देम वर वी विल फाइंड की काइंड ऑफ पर्सन हु वर वेरी इंक्लूसिव इन नेचर। खुसरो खान सीक द हेल्प ऑफ फिफ्थ गुरु अर्जन देव, अर्जन देव को कहा मुझे आशीर्वाद दे दो, अर्जन देव ने कहा कि कोई बात नहीं सर, ठीक है? गुरु के घर पे आए हो, गुरु तुम्हें, है ना, तुम्हें कभी मतलब छोड़ेंगे नहीं इस तरह से, ठीक है? तो जहांगीर अर्जन देव को भी खत्म करता है, ठीक है? उनको भी मार देता है। और दूसरे थे आपके दारा शिकोह यही उपनिषद, यही वेद, यही ट्रांसलेशन की जर्नी को आगे कंटिन्यू करेंगे, है ना, समझे? तो ये दिन्हे इलाही ऐसा नहीं था कि चलो कॉमन मैन नहीं फॉलो किया, पर स्टेट के पॉइंट ऑफ से कुछ-कुछ राजा थे, ये स्कूल ऑफ थॉट से उभर के आए।
और इसके कारण ही शायद तक नेक्स्ट जनरेशन ऑफ रूलर्स कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस हुए थे, है ना समझे। और अकबर की रिलीजियस और अकबर की जो राजपूत पॉलिसी थी, इन दोनों पॉलिसी से मुगल एम्पायर बना। क्यों? क्योंकि आप देखिए कि जहांगीर कंटिन्यू टू फॉलो दैट, शाहजहां कंटिन्यू टू फॉलो दैट, ना बोथ द रूलर्स, ओके समझे। और इनके प्रिंसेस मैंने बताया खुसरो, और यहाँ पे देखोगे दारा शुको, ना समझे, इनके यहाँ पे भी इनकी रिलीजियस राजपूत पॉलिसीज दोनों रिफ्लेक्ट करती है, ठीक है। दो पॉलिसी समझ में आई। कल अकबर का लास्ट पार्ट होगा, वो था अकबर्स मनसबदारी सिस्टम एंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, एंड फिर मोस्ट प्रॉब्ली कल अकबर खत्म हो जाएगा, ठीक है। गेटिंग पॉइंट, समझे। देखो अशोका धम्मा फेल्ड, अशोका धम्मा नेवर फेल्ड, ओके ना। अशोका वाज एबल टू क्रिएट अ वेरी वेल एम्पायर बिकॉज़ ऑफ धम्मा, समझे। अकबर दिन ही लाइफ फेल्ड क्योंकि मैंने अभी इसके ऊपर डिस्कशन किया है, उसकी लिमिटेशंस क्रिटिसिज्म, ना समझे। लिखिएगा ये सब, ओके। यू आर स्क्रिबलिंग डाउन, सर स्क्रिबल कर रहा हूं, कितना सारा सर मन में है, मन में है मतलब दिमाग में है सर, ठीक है। तो इधर-उधर का पढ़ा हुआ है, नोट्स पड़ी हुई इधर से। तो कुछ चीजें यहाँ लेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से आप लिखते भी रहिएगा, मतलब कुछ स्लाइड्स में नहीं होगा, क्रिटिसिज्म वाला पार्ट है, बट यू शुड अंडरस्टैंड दिस पार्ट, ओके, है ना। तो वी विल फाइंड कि अशोका धम्मा वाज मोर ऑफ अ कोड ऑफ कंडक्ट, ये वाज एंटी रिचुअलिस्टिक इन, ये तो रिचुअलिज्म की तरफ लेके जा रहा है ना। ये दीवान ये सिंगल फ्रेमवर्क में सबको ढालने की कोशिश कर रहा था अकबर अपना, ओके। सो दैट इज वन ऑफ द रीजन पीपल हेजिटेट, कोडली लोगों ने मना कर दिया। अबू फजल आउट ऑफ कंपल्सन गया है, बदाऊरी कितना गाली देता है, बदाऊरी कहता है कुफर कर रहा है, इसने सजदा बैन करवा दिया, इसने अजान बैन करवा दिया, इसने दाढ़ी रखना बंद कर दिया, समझे। अब बदाऊरी को मिर्चा लगा था, उसको तो ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट में डाला था अकबर ने। तो एक काम कर, तू रामायण और वेद का ट्रांसलेशन कर संस्कृत से पर्शियन में, ठीक है। अब बदाऊरी तो एकदम मुल्ला बदाऊरी उसको क्या कहते थे कोर्ट के अंदर, एंड उसको ऐसे भी तो गुस्सा आता था, वो बड़ा ऑर्थोडॉक्स बाई करता बंदा, उसको भी तुम ऐसी जगह पे डालो और भड़ास निकालेगा राजा के लिए, समझे। निकालेगा नहीं निकालेगा यार, ये तो मेरे साथ गलत किया इसने सर, समझ। तो मुंतखब अल तवारीख है ना, अच्छा हम लोग मिडीवल एरिया में मुगल्स की हिस्टोग्राफी भी बाकी है, जैसे सल्तनत की देखी थी ना, तो एक बार औरंगजेब तक आने दो, फिर मैं आपको बेसिकली जितने भी हिस्टोग्राफर्स हैं कोर्ट में, है ना, अबू फजल से लेके बदाऊरी से लेके इनके ऊपर डिस्कस करेंगे सर, करेंगे अपन। देखिए ये आगरा से बाहर नहीं जा पाया, सारी भाषा में देने लगी। आगरा और फतेहपुर सीकरी इधर ही रह गया है, महल के अंदर ही रह गया सर, क्योंकि संस्थाएं नहीं बना पाया ना अकबर। अकबर ने कहा तो ये सेरेमनीज करेंगे ना, डिनर करेंगे, डिनर के अंदर लोग याद करेंगे, तुम्हारा बर्थडे आएगा तुम दिन को याद करोगे, है ना, व्हेन योर बर्थडे विल कम अप, है ना, आप हैप्पी बर्थडे सेलिब्रेट करोगे दिन के नाम के ऊपर, मतलब ऐसी ऐसी प्रैक्टिसेस थी जो मतलब पच नहीं रही थी लोगों को सर। जलालू जलालू सुबह मिलेंगे अच्छा किसी को आते जाते लॉबी में मिल गया तो जलालू जलालू, अरे क्या जलालू जलालू, गेटिंग ओपन समथिंग। व्हेन यू मीट समवन इन द लॉबी यू नॉट कॉल, है ना, हेलो हाय, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग, है ना, कैसे हो, है ना, खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, नहीं जलालू जलालू, अरे क्या जलालू जलालू। तो उसकी प्रैक्टिसेस उसको भारी पड़ी सर। लोग बोल रहे थे पगला गया क्या सर, मतलब इतना सेल्फ ऑब्सेस्ड राजा कहाँ मिलता है आपको। तो शासकों के अंदर आपको इस प्रकार की मान्यता बहुत देखने को मिलती है सर, मेरे नाम पे सब, वो तो कह रहे हैं सजदा बैन करवा दिया और कहा कि राजा का सजदा करवाओ सर, बताओ इसके लिए बौखला गया। तो लंबी कहानी है, बट रिलीजियस पॉलिसी से अलग से आएगा, 20 मार्कर आएगा, एंड यू शुड नो द होल पाथ ऑफ डेवलपमेंट, इबादत खाना किस तरह से निकल के आया सर, ठीक है। तो 20 मार्कर के अंदर आएगा तो आराम से लिख देंगे सर, समझे। तो उसकी एजुकेशन नहीं थी सर, ठीक है, पर वो वेरी प्रैक्टिकल नेचर, मतलब देखिए दिनहे लाई को छोड़ के उसने बाकी सारे कार्य धार्मिक नीति के हिसाब से देख लिए। चलो उसकी ओवरऑल रिलीजियस पॉलिसीज का एनालिसिस आएगा ना, आपको पूछा जाएगा, तो हमेशा रखिए कि दिनहे लाई वाज द ओनली थिंग दैट कुड नॉट बी मैच्योर्ड अप इंप्लीमेंट नहीं हो पाया। बाकी सारा आप देखिए तो सब कुछ सक्सेसफुल रहा। चलो ये तो लास्ट फेज में किया, 1582 के बाद किया, ठीक है ना, 1542 में, 82 में, 1582 में। इसके पहले जितनी भी नीति थी उसके कारण एम्पायर वेल्ट हुआ कि नहीं हुआ, राजपूत पॉलिसी, रिलीजियस पॉलिसी, जजिया अबॉलिशन, पिलग्रिम टैक्स, तो उससे तो भी फायदा ही हुआ है ना। तो मतलब इट्स लाइक, है ना, समझो आप पूरी गेम खेल रहे हो, उसमें 10 मैचेस है ना, आप अल्टीमेटली कब तो जीत गए हो सर, समझे। एक आध बीच में क्वार्टर फाइनल हार गए या क्या कह सकते हैं कि आपने कोई गेम हार गया, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है, नॉकआउट में नहीं हारना चाहिए सारी भाषा में। तो अकबर ने वी विल सी कि नॉकआउट नहीं हारा था, बाकी सब तो जीता ही हुआ था, समझिए, है ना। तो कल मिलते हैं अपन सुबह 8 o'clock, है ना, तब तक जलालू सर। नो ही नेवर बेसिकली प्रोक्लेम्ड एज अ खलीफा सर, समझे। उसको डर ये था कि ये खलीफेट सिस्टम जो सुन्नी मुस्लिम्स भारत में फॉलो करते हैं और जो शिया मुस्लिम्स जो है वो पर्शिया यानी कि ईरान को सफाविद एम्पायर फॉलो कर रहे हैं, उन दोनों से अलग होकर मैं इक्वालिटी डिग्री को इस तरह से लागू करूं जहां चीफ इंटरप्रेटर बन जाऊं। देखो खलीफा वाज बियॉन्ड द चीफ इंटरप्रेटर, समझे कि नहीं समझे, गेटिंग पॉइंट, ओके। हियर खलीफा वाज द स्पिरिचुअल एंड पॉलिटिकल लीडर। व्हेन दिनहे लाई वाज फॉर्मड इट वाज सेड कि वो पोप किंग बनने की कोशिश कर रहा था। मगर वाज नेवर सीन विद रिस्पेक्ट टू सोशल ऑर्डर, जहां अकबर ये कह देगा कि मैं बेसिकली रिलीजन को ही अलग तरह से रीडिफाइन कर रहा हूं। एक है इंटरप्रिटेशन, जो एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट है उसका इंटरप्रिटेशन कर रहा हूं, कुरान का, शरीयत का, समझे कि नहीं समझे, गेटिंग पॉइंट। डिस्पाइट शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट, शिया लोग कहां बैरम खान को किया था, समझे कि नहीं समझे। देखो उसमें प्रॉब्लम नहीं था सर, ठीक है ना, आज भी जाते हैं सर, तभी भी जाते थे, ऐसा दिक्कत नहीं है सर, देखिए रिलीजियस पिलग्रिमेज में दिक्कत नहीं है सर, इडियोलॉजिकल डिफरेंसेस है, समझे कि नहीं। बैरम खुद जाने की कोशिश कर रहा था। There are many people around who had belonging to different religious sect denomination, they had gone to basically pilgrimage हज के लिए सर, ठीक है। अब कोई दिक्कत नहीं है सर, ठीक है, तभी भी दिक्कत नहीं थी ऐसी वाली तो। चलिए सर, ओके, ठीक है, कल मिलते हैं अपन। बेसिकली लिटरेसी का मतलब क्या है सर, ठीक है ना, दो बात आपको बता देता हूँ, ठीक है। लिटरेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कहते हैं कि एक वैसा व्यक्ति जिसको राइटिंग जाननी चाहिए सर, है ना, समझे नहीं। वैदिक पीरियड में राइटिंग की नॉलेज बेसिकली नहीं थी, ऐसे एविडेंसेस हमारे पास, हिस्टोरिकल एविडेंसेस, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस, ये कह रहे हैं। इसके लिए लिटरेट कहा, लिटरेट किसको कहते हैं, पर्सन हु कैन रीड एंड राइट अ पर्टिकुलर लैंग्वेज अप टू पर्टिकुलर स्टेज, बिकॉज़ दे डिड नॉट इन राइटिंग सर, समझे। ये राइटिंग के आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं, इस बेसिस के रूप में ये स्क्रिप्ट नहीं मिलती है, इसके लिए कहा गया कि क्योंकि ये वर्बल पास ऑन हुआ था, समझे, तो इट इज सब्जेक्ट टू इंटरप्रिटेशन, है ना, समझे, करेंगे अपन, ओके। क्योंकि आगे अगर इसके ऊपर और डिस्कवरीज होगी तो हो सकता है कि इसकी इंटरप्रिटेशन बदले। इसके लिए अभी वो प्रोटो हिस्ट्री के अंदर ही ट्रांजिशन हो रहा है ना, प्रोटो हिस्ट्री हमने बताया था कि वो बेसिकली इवोल्यूशन है, ठीक है। चलिए सर, ठीक है, तो खत्म करते हैं एंड आई विल सी यू टुमारो सर, ठीक है। कल अकबर को खत्म कर देंगे, कल अकबर खत्म हो जाएगा, कल मनसबदारी सिस्टम में बाकी है, एंड मनसबदारी के साथ साथ दो ही बाकी है, एक है रेवेन्यू सिस्टम, अरे भाई सर, है ना, खत्म ही नहीं होता अकबर, देखिए कितना भारी है सर। जीएस होगा तो कब तक निपटा दिए होते सर, पार्ट फुट सर, ठीक है। गिरिंग बॉडी यहाँ तो खत्म नहीं हो रहा है सर। चलो सर, बाय।